बड़े प्रोजेक्ट के नाते हम कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं। माननीय सदस्यगण, मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि माननीय सदस्यगण एक साल में वर्कशॉप में कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं। मैं जहां भी देश में जाता हूं, ये मेरी प्राथमिकता रही है। I had indicated to the honorable members that their performance will be reflected both in the House and on Sansad TV. I hope you take note of it again and let us have right performance. I had indicated to the Honorable Minister Dharmendra Pradhanji to make available to all members our Vedas, because most of us have not seen it. He has done it. I congratulate him. But I expect the honorable members, they will set an example by engaging in plantations at a massive scale. Shri Virendra Prasad Besse. Thank you, sir. To fight against the pollution, air pollution, tree plantation is one of the best ways, sir. Sir, Assam great history, sir. On Assam in tree plantation, Assam great history, sir. On 17 September 2023, on the auspicious occasion of Honorable Prime Minister, under the leadership of Assam Chief Minister, more than 100 crore tea plantation done in Assam, sir. This Your is the record, supplementary. sir. And not only that, sir. Please ask your supplementary. More than 48 lakhs people participated in the tea plantation in Assam on the occasion of the birthday of Honorable Prime Minister. I want to know from the Honorable Minister, this is a very good initiative taken by the state government, especially on the 17th December, 2nd October, birthday of Sir, your supplementary. Mahatma Gandhi. If your ministry is planning to subsidize or Honorable budgetary Minister. allocation, will give to state government for Honorable this type Minister. of novel projects, sir. माननीय नहीं, एक राजीव जी मैं आपको कह दूं, लीडर ऑफ द हाउस ने जब कहा कि आप निकाले जाओगे, उसमें इनका संदर्भ संसद से नहीं था, इस हाउस से नहीं था। ये संकेत कहीं और दे रहे थे, आपको सचेत कर रहे थे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न, आप जानते हो मेरे से ज्यादा। ऑनरेबल मिनिस्टर, Honorable Minister, Honorable Minister, nothing will go on record, Rajiv. माननीय सभापति, Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने वृक्षारोपण के प्रति जो संवेदना दिखाई उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सदस्य ने भी आसाम सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से वृक्षारोपण अभियान का उल्लेख किया है वो भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन माननीय सदस्य का स्पेसिफिक एक प्रश्न था कि इसके द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो 2014-15 से शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सेंटर स्टेट का रेशो 60:40 रहता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और जो विशेष रूप से 3 हिमालयन स्टेट है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इसका अनुपात 90 और 10 का अनुपात रहता है। इसके अतिरिक्त भी देश भर में शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि माननीय सदस्य ने ये विशेष रूप से उल्लेख किया था कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा नगर वन योजना उस कार्यक्रम को किया जाता है जिसको स्पॉन्सर किया जाता है, और इसके अतिरिक्त जो कैंपा का फंड भी है इसमें एलोकेट किया जाता है। और एक
20 टारगेट प्रोग्राम भी इसके अंतर किया जाता है जो हम फॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पेड़ों के लगाने की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं। श्री अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी कुछ स्थानों पर चीड़ का वृक्षारोपण किया जा रहा है और क्या चीड़ को हटाकर किसी अन्य प्रजाति के पेड़ों को लगाने की योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय कि जहां पर भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम है, ये स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्राम है और सभी प्रजातियां एक ही तरह के जलवायु क्षेत्रों और सब जगह पाई नहीं जाती है। बीच बीच में वन विभाग के द्वारा जिस प्रकार के प्रयोग हुए हैं उसमें कई पेड़ों की हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं, तो ये स्टेट स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक है। माननीय सदस्य अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी एरिया स्पेसिफिक विषय पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके विषय का समाधान करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वाट्स, रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सर्टन कंसर्न्स अबाउट ट्री फेलिंग, यानी कि जब नेशनल हाईवेज बनाए जाते हैं तो सर्टनली बर्ड पीपल, नीम, शीशम के पेड़ काटे जाते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एफोरेस्टेशन का बड़ा एफर्ट है, मगर उस एफर्ट में खासकर बर्ड पीपल के पेड़ को रोज बड़े चाव से खाता है और वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्री गार्ड जो हैं उसका हाइट 5 फुट या 6 फुट है, जबकि रोज जंप करके 8-7 फुट तक चला जाता है खाने के लिए और पेड़ बढ़ते नहीं। यानी सर्वाइवल ऑफ दी प्लांटेड ट्रीज इज माय कंसर्न। एंड सेकंड थिंग, जो शीशम में 5 साल के बाद बंट आ जाता है, फंगस आ जाता है और बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं या पेड़ों को संवर्धन और संरक्षण करने की बात करते हैं तो हम सभी प्रकार के पेड़ों के संरक्षण करने की बात करते हैं और इन सब प्रकार के जब पेड़ों के संरक्षण करने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बायोडायवर्सिटी में भी कुछ स्पीशीज या पेड़ ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड किस्म के हैं और उसको हम बनाए रखने के लिए विशेष रूप से रिजर्व एरिया जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं वहां पर हम इसके पूरे प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण को बचाने में लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है और इसलिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने में भी हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि हम केवल वन संरक्षण नहीं, हम देश में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री में जिसको हम फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसमें किसानों की आय भी भविष्य में हो सके, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और पॉलिसी को भी उन्होंने इशू किया। क्वेश्चन नंबर 199, डॉक्टर के लक्ष्मण। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, डॉक्टर के लक्ष्मण। Thank you, Chairman, sir. Through you, I thank the Honorable Minister for reviewing the regulations and notifying with the revised regulations benefiting thousands of ESIC staff and officers, which was long due. Thank you, sir. Sir, whether it's a fact that some officers of the ESI at middle level management have not been considered for promotion since long. If so, the steps taken by the ESIC to give due promotion to them. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि क्या ESIC के जो रेगुलेशंस हैं उनको हमने बाकी जो सरकारी कर्मचारी है उनके बराबर समकक्ष किया है या नहीं किया है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये एक लंबे समय से विषय पेंडिंग था, लेकिन ESIC में हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी का गठन करके
15 दिसंबर 2022 को हमने इस ओएम को निकाला है और इस ओएम के बेसिस पे हमने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के स्टाफ की कंडीशन और रेगुलेशन ये 2023 में निर्धारित किए हैं और इसलिए उसके अंतर्गत अब जो हमने ग्रेडिंग करी है उसके द्वारा जो एक लंबे समय से अधिकारियों के पदोन्नति का विषय था उनका समाधान हुआ है और उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम अब इस सारी कार्रवाई को विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। Second supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, whether the ESI impelled any other hospitals or medical practitioners, etc., to provide the medical treatment to its staff and officers where some services are not available with the SIC? If so, the details thereof, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, ईएसआईसी की जो सुविधा है वो आईपीएस को उपलब्ध है जो इंश्योर्ड पर्सन है। भारत सरकार के अंतर्गत जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं जो उसकी मान्यता के अंतर्गत आते एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत उनको आईपी बनाया जाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो आईपीज है इनका जो इलाज है वो ईएसआईसी अस्पताल में होता है और दुनिया भर में ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर किसी भी कर्मचारी का इलाज होता है तो हायर लिमिट कुछ भी नहीं है। ये सबसे बढ़िया योजना है जिसमें कर्मचारी को पूरा पैसा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस समय पूरे देश के अंतर्गत ईएसआईसी के 161 अस्पताल चलते हैं और अभी हमने 107 और अस्पतालों को स्वीकृत किया है। इन 161 अस्पताल के अंतर्गत टोटल 11,547 जो है ये पैरामेडिकल कैडर्स की जो पोस्ट है। बाकी सारी जो पोस्ट है अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई भर्तियां हो रही है उस भर्तियों के कार्य को चल रहा है। हाँ, ईएसआईसी के जहां पर हमारे हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है लेकिन जहां पर हमारे आईपीज हैं उनको हम पूरा इलाज देने के लिए एमपैनल हॉस्पिटल करते हैं और एमपैनल हॉस्पिटल की भी एक पूरी लिस्ट है जो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए लागू आत्मनिर्भर रोजगार योजना के उद्देश्य क्या है और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की अब तक की कुल संख्या कितनी है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य का प्रश्न है वो मेरे इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। ये जो मूल प्रश्न है ये सरकार के द्वारा जो ईएसआईसी की सुविधा है उसके संबंध में है। ईएसआईसी की सुविधा सरकार की केवल मेडिकल बेनिफिट की सुविधा नहीं है, इसमें मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस और अदर बेनिफिट दिए जाते हैं। ये कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली एक वृहद स्कीम है जिसमें 13.5 करोड़ के लगभग लाभार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है, वो इससे बिल्कुल पृथक है। मैं उनका एक भिन्न प्रश्न है इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको उत्तर दूंगा, उसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 200 श्री सुशील कुमार मोदी। पूछता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 2020 में 106 टाइगर्स की मौत हुई, 2021 में 128 और 2022 में 121। मैंने आज एनटीसीए की वेबसाइट पर देखा कि 146 टाइगर्स डेड इन 9 months, हाईएस्ट इन 11 years। तो इस साल के 9 महीनों में मरने वाले टाइगर्स की संख्या 146 पहुंच गई है केवल 9 महीनों के अंदर। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की मृत्यु क्या, क्योंकि मंत्री ने अपने उत्तर में एक और बात कही है कि नेचुरल कारणों से जो मृत्यु हुई है वो 60 से घटकर 37% हो गया। इसका मतलब है कि 37% नेचुरल
कारणों से डेथ हुई है और अननेचुरल और पोचिंग से 63% डेथ हुई है। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की डेथ का क्या कारण और सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। माननीय मंत्री जी, सो नियर एंड सो फार। माननीय सभापति जी, उत्तर तो आपको देख के देना होता है, सदस्यों की दूरी की महत्व नहीं रखती। इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। जी, धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है टाइगर्स की मृत्यु के लिए, हमारे यहाँ एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा एक पूरी तरह से एसओपी बनाई जाती है। उस एसओपी के अंतर्गत किसी भी टाइगर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका एक पूरा डेटाबेस रखा जाता है, जिसमें राज्य सरकार की रिपोर्ट और टाइगर की डेथ के कारणों को इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हम जब भी किसी टाइगर की डेथ होती है तो जो थर्ड पार्टी सोर्सेज है, उससे भी कंफर्मेशन किया जाता है और उसकी एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो नेचुरल डेथ हुई है, पोचिंग से डेथ हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी मानवीय आबादी का दबाव पड़ रहा है, कुछ टाइगर की डेथ एक्सीडेंट के कारण, ट्रेन या सड़क के एक्सीडेंट के कारण भी वो डेथ के कारण बने हैं। इन सबको रोकने के लिए हम समय समय पर लगातार अपनी गाइडलाइन भी जारी करते हैं और उसके साथ जो देश के जो टाइगर कंजर्वेशन की जो हमारी सबसे बड़ी सफलता हुई है कि उनका जो कोर एरिया है, उस कोर एरिया में ज्यादा दबाव ना आए, इसलिए हम कोर एरिया से विलेज के रीलोकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं एनटीसीए को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता भी उस पर पाई है, ताकि जो ह्यूमन आबादी का प्रेशर है वो टाइगर्स पे ना आ पाए। एक और विषय भी है, कई बार हमें लगता है कि टाइगर हैबिटेट में जो टाइगर है वो, कई बार हम कहना चाहते हैं कि केवल वो टेरिटरी की रक्षा नहीं करता। अभी एनटीसीए ने एक एटलस प्रकाशित किया है कि भारत की जो 53 टाइगर रिजर्व्स है उसमें बहुत बड़ी संख्या में नदियां भी निकलती है, ट्रिब्यूटरी भी निकलती है। तो हमारी एक तरीके से ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा है। इसलिए पूरे कोर एरिया को जो हम संभाल के रखते हैं, उसका हमारा अर्थ ये है कि टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ वहां पर बायोडायवर्सिटी, बाकी स्पीशीज भी है। इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और जो डेथ के कारण है उसकी पूरी एसओपी हम लोग करते हैं और इसको हम पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट में अपडेट करके रखते हैं, ताकि इसमें एक निष्पक्षता का विषय रहे और सही में जो टाइगर कंजर्वेशन, हमारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हम कार्य करते हैं, उसको समुचित तरीके से हम कर सके। इसलिए उसमें पूरे डेथ के कारण हम उस एसओपी के मान्यता के अंतर्गत ही करते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी। मेरे एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 5 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां एक भी टाइगर नहीं है और 7 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक टाइगर है। लेकिन इन टाइगर रिजर्व की जो ग्रेडिंग की गई है, जिसको मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन कहते हैं, उसमें उनको गुड का दर्जा दिया गया। तो जब एक भी टाइगर नहीं है तो उनको गुड का दर्जा दिया गया, फेयर का दर्जा दिया गया और बांधवगढ़ जहां 135 टाइगर है उनको भी गुड या वेरी गुड का दर्जा दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से ये स्पष्ट जानना चाहूंगा कि ये इवेल्युएशन का क्या तरीका है कि जहाँ 135 टाइगर है वो गुड या वेरी गुड में, और जहाँ एक भी टाइगर नहीं है उस टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन के अनुसार गुड या फेयर के दायरे में रखा गया है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है और इसका कुछ हिंट मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी दिया है। ये जो टाइगर जो पूरा हैबिटेट एरिया है, ये टाइगर के साथ साथ हमारी ट्रिब्यूटरी निकलने का, हमारी बायोडायवर्सिटी का, वहाँ के इकोसिस्टम का, वहाँ के इकोसिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम है उसका, वो पूरा हैबिटेट को हम पूरी तरीके से देखते हैं। जो 5 टाइगर रिजर्व माननीय सदस्य महोदय ने कहे हैं, मैं मानता हूं कि अभी जो फिलहाल की जो हमारी इस समय की जो गणना है उसमें सह्याद्री, सतकोशिया, कंवल, दाम्पा और कामलंग, ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इस समय टाइगर के चिन्ह नहीं देखे गए हैं। हमारे जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपस में कॉरिडोर के साथ भी जुड़े हुए हैं।
एक समय में पलामू में भी हमारे पास कोई टाइगर नहीं था, लेकिन बाद में आज पलामू में हमारे टाइगर बड़े हैं। एक समय में हम ऐसी भी स्थिति में थे कि पन्ना में हमारा जो पूरा टाइगर रिजर्व था उसमें से टाइगर खत्म होने जाता है, पन्ना में हमारे सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व आए हैं। तो टाइगर अगर किसी क्षेत्र में अभी नहीं पाया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ की बायोडायवर्सिटी, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का प्रे एरिया, वो जो बाकी सारा इशू है जो इकोसिस्टम का मैनेजमेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी टाइगर रिजर्व को ग्रेडेशन देते हैं तो टाइगर के साथ साथ बाकी उसका इकोसिस्टम कैसा, उस इकोसिस्टम को हमने किस प्रकार से मेंटेन करके रखा है, क्योंकि ये इकोसिस्टम हमारी अपने आप में धरोहर है। और मैं ये मानना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि इस समय जो हमारा बक्सा का टाइगर रिजर्व है, हमारा नामदापा का, मुकुंदा हिल्स का, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, पलामू का, ये जो टाइगर, इंद्रावती का जो टाइगर रिजर्व है, इसमें एक समय में टाइगर कुछ में कम भी हुए, लेकिन आज हम वापस से टाइगर को वहां पर बसाने में या उसके प्रजनन को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब सिद्ध हुए हैं। इसलिए केवल ये मान लेना कि आज टाइगर नहीं है तो कल निश्चित रूप से कॉरिडोर के माध्यम से या जहां पर हमारी टाइगर की आबादी ज्यादा भी हो जाती है वहां पर भी हम रीलोकेट करते हैं, लेकिन उसके बसने की संभावना, बायोडायवर्सिटी की संभावना, जंगल की सघनता, जंगल का विविधीकरण, जंगल की जैव विविधता, जंगल का जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से, वो हमारे ग्रेडिंग का आधार होता है। और इस ग्रेडिंग को हम बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो इसको पूरी तरीके से देखकर एक इसको खरे और अच्छे मानक करें। और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और पिछले 9 वर्षों में जब अभी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में अब टाइगर की संख्या पर्याप्त और बड़ी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें भारत में श्री बाबूराम निषाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ऐसे विषय पर आपका संज्ञान सरकार और माननीय मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत ऐसा पौधा है जो हानिकारक है, विलायती बबूल। विलायती बबूल ऐसे वन क्षेत्रों पर फैल गया है जहां उपजाऊ जो अच्छी सी घास रहती है वहां उस वन क्षेत्र में पशु पक्षी नहीं रह पाते हैं, मैदानी क्षेत्रों पर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस विलायती बबूल से मनी बहुत ढेर सारा क्षेत्र ऐसा रोपित कर दिया गया है जो नुकसान पहुंचाता है। इसको हटाकर ऐसे वन क्षेत्रों पर फलदार वृक्ष लगाने का सरकार का क्या उपाय है और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहता हूं। यही मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, और इस पर भी प्रकाश डालें, ये विलायती नाम कैसे पड़ा? माननीय सभापति जी, ये बात सच है कि कुछ स्पीशीज इस प्रकार की हैं जो हमारे नेटिव स्पीशीज में नहीं आती हैं। किसी न किसी कारण से वो स्पीशीज जो है हमारे जंगल में आ गई और उनका बहुत तेजी से, जिस प्रकार से कीटाणु फैलते हैं, इस प्रकार से उनका जो पड़ा है, तो चूंकि वो हमारी स्पीशीज नहीं थी, बाहर से आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में चूंकि वो नेटिव नहीं थी, उसको विलायती नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि घास के बारे में बड़ी चर्चा होती थी जी प्रश्न का। इसलिए। लेकिन ये जो स्पीशीज है, माननीय सदस्य ने जो अपनी आशंका व्यक्त करी है वो एकदम सही है। हमारे जंगल के कुछ क्षेत्रों में लगातार ये जो स्पीशीज बढ़ती हैं, उसके विलायती बबूल या लेंटाना भी जिसमें हम कहते हैं, उसके कारण हमारे जंगल का एक जो बड़ा क्षेत्र है वो घिर जाता है और उसका हमें ध्यान में नहीं होता है। लेकिन जो वहाँ का जो एक पूरा बायोडायवर्सिटी सिस्टम है उसमें वो एक गतिरोध भी उत्पन्न करते हैं। हमारे जो हर फॉरेस्ट एरिया और विशेष रूप से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ का एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। फील्ड ऑफिसर उस प्लान को स्वीकृति देते हैं। उस स्वीकृति के अंतर्गत अगर इस प्रकार का वो जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ एरिया होता है, उस बड़े हुए एरिया में वो उसको निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन ये चूंकि जंगल तो पहाड़ और बहुत दूर है, सड़क भी नहीं होती, इसलिए उसको किस प्रकार से निकाल के दोबारा से वो बीज पनपे ना, उसके लिए भी वो लोग स्थायी व्यवस्था का काम करते हैं। अभी एक विषय और हम लोगों ने शुरू किया है, नीचे जो साउथ में हमारे इस प्रकार की स्पीशीज है, बांदीपुरा के जंगल में, वहाँ की सोलेगा ट्राइब से उन्होंने एक अच्छा विषय शुरू करा है। उन्होंने उसके जो स्पीशीज को रेडिकेट करके निकाल के उसके फर्नीचर बनाने का, उससे कुछ अच्छे आर्ट की चीजें बनाने का काम किया है।
इसको कुछ जगह पे बाकी भी निकाल के परमानेंट हटाने का काम किया जा रहा है, पर ये बहुत सीमित प्रयोग है। और हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा है, अधिकारियों के द्वारा फील्ड स्तर पे इसका निर्णय लिया जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जंगल के लिए हमारी एक बड़ी चुनौती है जिसको हम लोग समाधान करने में लगे हैं। ये सुनो मिनिस्टर। जब डॉक्टर के पास गया तो मुझे बताया गया कि मुझे एक एलर्जी है, कांग्रेस ग्रास से एलर्जी है। तो मंत्री जी कुछ हमारे को प्रकाश डालें कि कांग्रेस ग्रास से एलर्जी कैसे हो जाती है। मंत्री जी की जहां पढ़ाई हुई है ना, और जिस प्रांत में पढ़ाई हुई है, वहां भी बहुत बहुत व्यापक चुनौती था ये, और मंत्री जी को पूरी जानकारी है इसके बारे में। आप मंत्री जी से अकेले में बात कर लीजिए, आपको इलाज भी बता देंगे। सबको ज्ञान नहीं तो अच्छा क्या है? इट इज फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रेस्पॉन्ड। श्री ओके, सभापति के निर्देशों का पालन करूंगा, अकेले में बात श्री पवित्र मार्गरेटा। So my question to Honorable Minister is that what are the rules and regulations framed or steps taken for ease of commercial tree plantation by people in general? Honorable Minister. महोदय, व्यावसायिक वनरोपण के लिए हम लोगों ने कुछ स्पीशीज को और कुछ पौधों को पूरी तरीके से मान्यता दी है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो सबसे बड़ी चुनौती एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है कि जब एग्रो फॉरेस्ट्री में किसी एक पेड़ को काटते हो तो उसको दूसरी जगह तक जो ले जाते हैं, ट्रांजिट जो करते हैं, वो ट्रांजिट करने के लिए हर राज्य की अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसके कारण इसकी कमर्शियली वाइबिलिटी नहीं आती है, और इसलिए अब हमारे मंत्रालय ने इसको सुविधा देने के लिए एक नेशनल लेवल पे ट्रांजिट प्लान का प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्यों से दूसरे राज्य में लकड़ी के आवागमन को ले जाने से एक तरीके से प्रतिबंध से मुक्त किया है। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसके कारण हमें लकड़ी के आयात करने पर डिपेंड होना पड़ता है, और इसके कारण कई जगह सघन जंगल भी कट जाते हैं। इस जो नेशनल ट्रांजिट प्लान सिस्टम को शुरू किया गया है, मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, और कमर्शियल और एग्रो फॉरेस्ट्री के संबंध में जो नियम लगाए गए हैं वो भी मंत्रालय की वेबसाइट पे पूरी तरीके से उपलब्ध है। श्री निरंजन बीसी। Chairman sir, I would like to know from Honorable Minister that what step the ministry is taking to redress the challenges posed by deforestation and habitat loss for wildlife conservation. Honorable Minister. महोदय, मैंने अपने जो पूर्व प्रश्न में जो नेशनल की जो भारत सरकार की योजनाएं बताई गई हैं, जहां पर वनों के काटे जाने पे वापस से ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, कैंपा प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हर 2 वर्ष में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे फॉरेस्ट का सर्वेक्षण किया जाता है, और उस फॉरेस्ट के सर्वेक्षण के द्वारा हम ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ सघन वन या फ्रेगमेंटेड वन, 3 प्रकार के जो वनों की कैटेगरी है, वो किस प्रकार के वनों की कैटेगरी है, फ्लोरा फोना कैसा है, और फिर स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान के द्वारा उनके संवर्धन, संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, श्री इराना कडाडी। प्रश्न संख्या 201। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री इराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बढ़ता प्रदूषण भी है, जिसके लिए अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकी की आवश्यकता है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट जैसे इस्तेमाल किए हुए सोलर पैनल और विंड टर्बाइन के प्रबंधन के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है,
और इनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वेस्ट टू वेल्थ ये भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी कार्य योजना है और हमारे मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है और इसलिए रिसाइकिल को लेकर के विभिन्न विषयों में, चाहे रबड़ वेस्ट का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, समय समय पर मेटल, यूज्ड ऑयल, इन सब विषयों को लेकर के रिसाइकिल वाले अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हमारे मंत्रालय के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशिका जारी की जाती है। इस संबंध में नीति आयोग के द्वारा भी विस्तार से रिसाइकिल विषयों पे काम किया गया है और अन्य मंत्रालय भी, खासकर जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण अनुकूल इन विषयों के लिए व्यापक दिशा निर्देशिका जारी की जाती है जो विभिन्न क्षेत्रों में हमने जारी की। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री ईराना कडाडी। जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ शुरू किया गया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की और प्रदूषण के रोकथाम के लिए मिशन लाइफ के माध्यम से किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया को पर्यावरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और व्यक्तिगत अपने योगदान के द्वारा हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का काम कर सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना दी है। और इसलिए मिशन लाइफ का जो पूरा नाम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान देता है। मंत्रालय के द्वारा एक मेरी लाइफ ऐप भी शुरू किया गया है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इसको कार्य कर सकते हैं। अब कृषि के क्षेत्र में अगर हम कृषि सिंचन के कार्य को में भी अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि पानी कम लगे, हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि धरती में ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग ना हो, तो ये सारे व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इसको मिशन लाइफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आज पूरे दुनिया में जो भी पर्यावरण वार्ताएं होती हैं उसमें अब सब डॉक्यूमेंट्स में इस बात को मान्यता भी मिलने लगी है कि दुनिया में जिस प्रकार से उपभोग बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसको दुनिया के सब देश मानने लगे हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को लोग आजकल स्वीकार करने लगे हैं। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के विषय को दिया है, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आज इस बात पे जोर देने लगी हैं कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, वही मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है। श्री महाराजा सनाजाओबा लिशेम्बा। Sir, my question to Honorable Minister is that due to mass poppy plantation in the hilly areas of Manipur and other neighboring northeastern states, drastic climatic change is happening now. Sir, what effective measures or steps are taken up to stop mass poppy plantation and to save climatic change in the northeastern states, especially in Manipur? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, ये बात सच है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो कृषि क्षेत्र में भी पड़ता है। कृषि क्षेत्र में मौसम में होने वाले बदलाव, कृषि क्षेत्र में तापमान में होने वाले बदलाव के कारण हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते हैं और इसलिए इसको देखने के लिए देश में एक एडेप्टेशन प्रोग्राम बनाया गया है। उस एडेप्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो स्थानीय जो फसलें बोई जाती है उनकी इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्या हो, उसी के हिसाब से स्थानीय एडेप्टेशन प्लान में प्लानिंग की व्यवस्था की जाती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बार ये माना गया है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है
और इसलिए भविष्य में इस बार के COP28 में भी इस बात को एम्फोसाइज किया गया कि इनकी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ा सके, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसको लेकर के दुनिया के सब देश कार्य कर रहे हैं और भारत में भी जो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनता है उसमें इन विषयों को पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। श्री रायगा कृष्णनैया, the honorable member will speak in Telugu. రెస్పెక్టెడ్ చైర్మన్, ఈరోజు వాతావరణ కాలుష్యం అనేది దేశంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ప్రధానంగా అడవులు, చెట్లు రోజు రోజుకు తగ్గిపోవడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇస్తున్నప్పటికి కూడా మన భారతదేశం లోపల వాతావరణ కాలుష్యం రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది. దీనికోసం ల్యాండ్ మీద, ఫారెస్ట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే అధికారం ఉంది. దీని విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి యూనిఫామ్గా ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫారెస్ట్ మీద, ల్యాండ్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తీసుకున్నట్టయితేనే ఈ ఫారెస్టు లోపల పెంపకం, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ విషయం లోపల సమూలంగా మార్పు రాకపోతే డే బై డే వాతావరణ కాలుష్యం పెరిగి ఇది పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. పైగా విద్య లోపల ప్రైమరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచే వాతావరణం మీద పిల్లలకు బోధన జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి వాతావరణం కాలుష్యం యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి. అదేవిధంగా ల్యాండ్ లోపల 30% ల్యాండ్ ఫారెస్ట్ కు ఇవ్వాలని నా సూచన. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्नों की रेंज बहुत व्यापक थी, जिसमें वायु प्रदूषण से लेके भूमि अधिग्रहण तक के विषय है। लेकिन भूमि जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय होता है, हमारे संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है। जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है उसका ही हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। Question hour over. Announcement by the chair. Honorable members, before we take up the bills for consideration, there is a government bill to be withdrawn as listed in the supplementary list of business for today. Shri Ashwini Vaishnav to move for leave to withdraw the Telecom Regulatory Authority of India Amendment Bill 2008. Honorable Chairman, sir, I rise to move for leave to withdraw the Telecom Regulatory Authority of India Amendment Bill 2008 and also to move that the bill be withdrawn. The question is that leave be granted to withdraw the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is withdrawn by leave of the House. The Telecommunications Bill 2023, Shri Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the Telecommunications Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Telecommunications Bill 2023 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Mani Dr. Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir. Thank you so much, Deputy Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, I welcome the Telecommunications Bill 2023. And sir, the Telecommunication Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on December 18th and passed. It repeals the Indian Telegraph Act 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, the Telegraph Wires Unlawful Possession Act 1950, and it also amends the Telecommunication Regulatory Authority of India Act 1997. Sir, the authorization for the telecom-related activities, it provides for prior authorization from the central government
requirements to provide telecommunication services, to establish, operate, maintain, or expand telecommunication networks, and to possess radio equipment, and that the existing licenses will continue to be valid for a period of their grant of 5 years, where the period is not specified. I think this is a very fair point that's being made by the Act, by the bill, and I support that. In terms of assignment of spectrum, spectrum would be assigned by auction except for specified uses where it is allocated on an administrative basis. This would include purposes such as national security and defense, disaster management, weather forecasting, transport, satellite services, etc. I think it is a very good move that is being made by the government through this bill to ensure that a natural resource like spectrum is being auctioned. I commend the Honorable Minister for that. In terms of powers of interception and search, messages of between two people may be intercepted, monitored based on certain grounds, which includes very specific prescribed grounds relating to the security of the state, prevention of incitement of offenses, public order. And you know, sir, because we have many border states, we have cases where cross-border terrorism is very rampant, and therefore it's very essential that such things are there. My only request to Honorable Minister would be that what would be the role of the states in terms of this process, if during his answer he would provide, because then it would be much more easier for us to understand that between the center and the state, how the powers and these interceptions and searches would work out. In terms of powers to specify standards that have been provided, the right of way for facility providers to seek a right of way over public or private property to establish telecom infrastructure has been provided for. It's a very good provision. Protection of users, Honorable Deputy Chairman, sir. And in this bill, it's provided that prior consent, there'll be certain measures to protect users, which includes prior consent to receiving specified messages, such as advertising messages, creation of do not disturb registers, and mechanism to allow users to report malware or specified messages. I think this is the need of the hour, especially with the kind of messaging and the kind of malware that we see today. In terms of appointments to TRI, the bill amends the TRI Act to allow individuals with at least 30 years of professional experience to serve as the chairperson and at least 25 years in professional experience to serve as ministers. It actually enhances and escalates it to a much higher level. I believe this is a wonderful thing going forward. Digital Bharat Nidhi, it's a very wonderful proposal that has been made. The Universal Service Obligation Fund that was established under the 1885 Act to provide for telecom services in underserviced areas like the states of Odisha and others. Now the bill retains this provision, renames the fund as Digital Bharat Nidhi, and allows it for the use for research and development. In terms of various offenses and penalties, they have been specified. I've got only a minute to go, so I'll not dwell much on it, but specific provisions in terms of criminal and civil offenses have been provided, such as if someone provides telecom services without authorization or gaining unauthorized access to a telecom network or data, it's a punishable with an imprisonment up to 3 years, a fine up to 2 crore rupees, or both. I think this is a very important element in terms of providing punitive measures. And the amount that has been provided, it is a substantial amount. Usually we find in our laws, there are very feeble amounts that actually embolden such mischief mongers to actually find a lot of strength. But with this kind of a measure coming in, I think it's a very good step forward. Apart from that, breaching terms and conditions of authorization is punishable with a civil penalty up to 5 crore rupees. I think this is a very good step, because with this step, when you have up to 5 crore rupees, it is a huge burden for anyone who thinks once or twice to do some kind of mischief. Because usually you find in our laws, sometimes you find 1,000 rupees, 5,000 rupees, 10,000 rupees, and that unfortunately emboldens the wrongdoers. But with this kind of a punitive measure at this level, it will be very, very substantial. My time is over. I'll just conclude by saying that the regulatory sandbox provided under the bill, under clause 27, it provides regulatory sandboxes to stimulate innovation and technological advancement in telecommunications.
I think this is mirroring the success of the Reserve Bank of India's sandbox in the fintech sector, where it actually significantly influenced payments, digital KYC, and financial inclusion. So this initiative will help to provide a controlled environment for companies to experiment with new technologies and services. It will facilitate risk management by allowing small-scale testing to identify and mitigate potential risks, will enhance the development of safer, more reliable technologies, and additionally, the sandbox setup aids in policy development by offering real-world data to shape effective regulations. Honorable Deputy Chairman, sir, I have completed very briefly the measures. It was a bill that had been there a long time coming, and I'm grateful to Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji for bringing this bill. It's a timely bill, and going forward, this bill was very much required. With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and my party, the Biju Janata Dal, we support the bill. Thank you. Thank you, Dr. Sasmit Patra ji. माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी. सभापति महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है इस महीने में कि सदन के अंदर दो ऐसे बिल आ रहे हैं, एक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाला बिल जो 168 साल पुराने और जो न्याय से संबंधित जो कानून थे उनको बदलने के लिए बिल आने वाला है, और ये दूसरा बिल 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950, ये तीन लगभग 100 साल से ज्यादा पुराने, जिसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 138 साल पुराना है, इसको रिपील कर नया द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जो है और सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो कॉलोनियल मानसिकता है उसे बाहर निकलने की अपील की थी। इसलिए वैसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बने अब जब आउटडेटेड हो गए हैं, समय के अनुसार उनमें सुधार की आवश्यकता है, वैसे कानूनों को रिपील कर और उनके स्थान पर नए कानून लाए जा रहे हैं। सती महोदय, आपको याद होगा कि 2G स्पेक्ट्रम का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें यूपीए की सरकार थी और स्पेक्ट्रम एलोकेशन को इलीगल करार कर दिया गया था, 100 से ज्यादा लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था। एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि स्पेक्ट्रम का जो प्रेफरेबल जो मोड होगा वो ऑक्शन के माध्यम से ही आवंटन किया जाएगा। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है उससे करीब 4,30,000 करोड़ की इनकम और सरकार को हुई है। हमारी सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में आ सके, और आज उसका परिणाम है कि 25 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और प्राप्त हुआ है। सती महोदय, 10 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जो सुधार किए गए उसी का परिणाम है कि मोबाइल बेस स्टेशन जो इसका मुख्य आधार है, जहां हमारी सरकार आने के पहले या उसके आसपास 6.25 लाख थे, उसमें 4 गुना की वृद्धि होकर 25,50,000 हो गए हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर ये जहां 1.5 करोड़ थे, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 85 करोड़। 5G का जो रोल आउट है, और मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना फास्ट रोल आउट हुआ है कि 4 लाख से ज्यादा साइट्स जो है वो 14 महीने में स्थापित हो चुकी है। और अब बिहार सरकार 6G को लाने में लगी है। 5G का जमाना चला गया, अब हम 6G के दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सती महोदय, सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि जो टावर लगते थे उनके क्लियरेंसेस में बहुत समय लगता था,
तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 85% टावर का क्लियरेंसेस विद इन सेकेंड्स, यानी मिनट में नहीं, सेकेंड्स के भीतर उसका आवंटन हो रहा है। राइट ऑफ वे, ये जो केबल बिछता है, बाकी बिछता है सड़क के किनारे, राइट ऑफ वे की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ राइट ऑफ वे के अप्रूवल में 230 डेज लगते थे, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 10 डेज। और इतना नहीं सौती महोदय, 100 से ज्यादा जो कॉम्प्लाइंसेस थे, जो रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती थी, उनको हमारी सरकार ने हटाने का काम किया है। सौती महोदय, जहाँ एक और हम ऑक्शन से स्पेक्ट्रम का एलोकेट कर रहे हैं, वहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट, यानी प्रशासनिक तरीके से हम स्पेक्ट्रम का आवंटन कर रहे हैं। खास करके मेट्रो को अगर आवश्यकता है, कम्युनिटी रेडियो को अगर आवश्यकता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अगर आवश्यकता है, डिफेंस के लिए आवश्यकता है, रेलवे के लिए आवश्यकता है, पुलिस के लिए आवश्यकता है, तो इन विभागों को या इन संस्थाओं को ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जनहित में प्रशासनिक तरीके से उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। सती महोदय, एक मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता है, आज संजोग से विपक्ष नहीं है, नहीं तो शायद वो इसको मुद्दा उठाते, वो सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन। क्योंकि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि सैटेलाइट के लिए जो स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होगा, वो तकनीकी कारणों से ऑक्शन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए वो प्रशासनिक तरीके से और उसका आवंटन किया जाएगा। और मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री विस्तार से बताएंगे कि ये जो पूरे विश्व के अंदर जो सैटेलाइट है, चूंकि उसका कोई एरिया डिफाइन नहीं है, ये जो बाकी जो स्पेक्ट्रम है उस तो भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम का जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम का लोकेशन है, तो इसके लिए पूरे दुनिया में कहीं भी ग्लोबली ऑक्शन का प्रावधान नहीं है। और ट्राई को ये जिम्मेवारी दी गई है कि किस तरह से उसकी मेथोडोलॉजी होगी, उसको वो तय करेगा, उसकी प्राइसिंग के बारे में भी और वो विचार करेगा। एक और मुद्दा जिसकी चर्चा विपक्ष करता है कि देश के हित में नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अगर आवश्यकता पड़ी तो टेलीकॉम सर्विसेज को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसकी भी कई बार आलोचना होती है, लेकिन अमेरिका में 26/11 की घटना घटी या बड़े बड़े जब तूफान आते हैं तो उस समय सरकार की ये मजबूरी हो जाती कि पूरे टेलीकॉम सर्विस को अस्थायी तौर पर और वो अपने हाथ में ले सके। और सती महोदय, ये जो टेलीकॉम सेक्टर ये सनराइज सेक्टर है और जिसको एजीआर कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये करीब 3 लाख करोड़ का यह आंकड़ा पार कर चुका है। सती महोदय, पुराने एक्ट में स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी नहीं थी कि स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे। इसमें स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया गया है और ये भी प्रावधान किया गया है कि अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, अगर आपने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में ले लिया कि अनयूटिलाइज्ड है, तो वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया कि आपको स्पेक्ट्रम मिला, आप शेयरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, लीजिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है। एंड अलाउइंग सरेंडर ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, अगर सरेंडर आपके पास स्पेक्ट्रम है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप उसको चाहें तो सरेंडर भी कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, जो आपसी विवाद होते हैं उसके समाधान का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसी गलती हो गई जो सरकार के निगाह में आने के पहले आपने अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर दिया कि हमसे ये गलती हो गई, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए बिना दंड के और उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और जो डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है टू बी डिजिटाइज्ड और जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की बहाली होगी। टीडी सेट के अंदर भी आप समाधान के लिए जा सकते हैं और डेजिग्नेटेड कमिटी ऑफ अपील
इसका भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, एक फंड पहले से बना हुआ USOF के नाम से जाना जाता है। हर टेलीकॉम कंपनी को अपने जो AGR है उसका एक हिस्सा USOF में देना पड़ता, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर सुदूर इलाकों के अंदर टेलीकॉम नेटवर्क को ले जाया जा सके। उसका नामकरण बदलकर USOF से बदलकर डिजिटल भारत निधि उसका नाम किया गया है, और अब उसका इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी किया जाएगा। सभापति महोदय, एक सरकार की आलोचना होती है बार बार कि आपने इंटरसेप्ट कर, दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, उस दो आदमी की बातचीत को आपने इंटरसेप्ट कर लिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भी टेलीग्राफ एक्ट में इंटरसेप्शन का प्रावधान है, ये कोई नया प्रावधान नहीं है। आज भी आप राज्यों में देखते हैं, राज्य को भी अधिकार है, दो अपराधी बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी बातचीत है जो देश और राज्य की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है, तो उसको इंटरसेप्ट करने का और प्रावधान है। इससे कोई नया प्रावधान नहीं डाला गया है, वही लॉफुल इंटरसेप्शन जो संविधान के दायरे में है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दायरे में है, उसको इंटरसेप्ट करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। एक और बात का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये जो सोर्स है, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, ये बड़ी संख्या में बाहर से आते हैं। अब हो सकता है कि हमने विदेशों से आयात किया, उस हार्डवेयर में कोई ऐसी चीज लगा दें ताकि यहाँ पर उसके द्वारा सर्विलेंस हो, स्पाइंग हो, स्नूपिंग हो। इसके लिए हमने इस बिल में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है कि ट्रस्टेड सोर्स जो है, ये रिजिम जो ट्रस्टेड सोर्स होगा, और टेलीकॉम नेटवर्क के प्रोटेक्शन का भी और सरकार ने पूरी चिंता की है। सभापति महोदय, बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं अनचाहे कॉल को लेकर कि कॉल आ गया, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन दिन भर में 10 कॉल आ जाता है, SMS आ जाता है, मैसेज आ जाते हैं। साइबर क्राइम, तेजी से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी और जो अनसॉलिसिटेड अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और मैसेजेस हैं, उनको रोकने के लिए भी इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ KYC का प्रोविजन है। कोई भी अगर सिम लेना चाहेगा तो यूं ही दुकान पर गया सिम नहीं खरीद सकता है, उसको KYC के प्रावधानों का पूरा पालन करना पड़ेगा। और मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, 1,16,00,000 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस की जांच की गई, और जिसमें 60 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस फ्रॉड पाए गए, गलत पाए गए, जिनको डिसकनेक्ट किया गया है। तो इसके अंदर सारथी पोर्टल के नाम से एक पोर्टल इसके अंदर डाला गया है, ताकि जो फ्रॉड हो रहा है मोबाइल के नाम पर, उसको भी जो है इसके द्वारा जो है रोका जा सके। तो सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक और छोटी सी बात, इस बिल के अंदर बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया गया, ताकि मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बिल के कठिन प्रावधानों को समझ सके, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए फिर से एक बार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को इस 138 साल पुराने कानून को रिपील कर नए कानून बनाने के लिए, बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय सुशील कुमार मोदी जी। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, टॉपिक इज द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। Sir, I'm very thankful you for giving this opportunity to participate in the bill discussion and pass. The bill seeks to replace the Indian Telegraph Act 1885 and the Indian Wireless Telegraph Act 1933. The bill makes it mandatory to obtain authorization from the central government to establish and operate telecommunication networks, provide telecommunication services, possess radio equipment. The bill also states that the spectrum will be allocated through auction except for specified entities and purposes which will be assigned to administratively.
Sir, one of the aspects mentioned in the bill is that telecommunications may be intercepted on specified grounds, including security of the state, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. The bill provides for mechanism to exercise the right of way for laying telecom infrastructure in public as well as private property. The central government may provide for measures to protect users as requiring prior consent to receive specified messages and creation of a do not disturb the register. Sir, in the recent times, it has been observed that wherever the agitation, protest, shutting down in internet services has become a regular feature. How long the internet services are shut down in such areas has to be considered. In the instant bill, it has been stated that the telecommunication may be intercepted on specified grounds, including security of the state, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. Sir, the above quoted provisions will be a serious breach of privacy of individuals. Right to privacy has been upheld by the FX court in Puttaswamy case. Sir, as far as with regard to the Andhra Pradesh is concerned, the opposition leaders, the telephones The of bill the is opposition leaders telecommunication. are Please tapped. come to That the bill. under the guise of tap, all the opposition leaders Please, are speak on the tapping subject. by the state government Speak on the with the subject. help That of will the go on the police. record only now. So with the help of the that Speak on is the a serious subject. issue which is concerned, sir. Yes, speak serious. Yeah, it is purely Speak on the bill. related to this subject. Speak on the Everybody bill. is speaking, every state. Please But speak how on you the are bill. curtailing my right in? No, I am not curtailing. Please No, speak on it the is bill. a subject, sir. Bill, If speak. it's a subject, so as far as the state government which is in power, they are tapping all the opposition leaders' phones No. and Go on the restricting the subject. movements of the, Go on the which is subject. a violation of the fundamental rights. That should be curtailed. Go on the I subject, request the please. Honorable Minister to take steps not to indulge such activities by the respective state government and take a control by the central government itself. Thank you. Sir, it is my earnest appeal to the government to request the central government to consider these Thank type you. of complaints Thank and you. attend and restrain the state government from Thank doing you. so. Thank you, you. sir. Thank you. माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी. Thank you, Chairman, sir. So first of all, I would like to compliment the Honorable Minister, the government, for this historic bill, because I think most importantly, after 100 years, it subsumes 3 acts and brings everything together, which is a significant thing. This is actually a transformational bill. The most important thing about this bill, as compared to the previous bills, is the fact that this is a principle-based architecture which has been given, and not very minute details to make the bill larger and thicker and bigger. What it does, that it helps in the growth of this telecom sector, for which India is known. Our entire digital economy is based on this particular robustness of this architecture, and this has been provided for, looked after in the bill. And in that particular process, the right-of-way concept which has been brought in is, I think, one of the most innovative things, and I think it must have come personally from the Honorable Minister, given his penchant for new innovations to every sector. The right-of-way, sir, would help in ensuring that the digital infrastructure, the towers that actually can go into the rural areas, both public and private land, could be acquired, and the district magistrate has been given the power, which basically means that it is very operationally feasible. It is not an inoperationally, a plan which is not really acceptable or not really implementable in the field. The next points about the bill, which I'll just, because since my party and party leader has already spoken, I just wanted to bring out certain points which I thought are very significant about this bill and which should not be, lost in the debate. The other point is, sir, it has removed currently the telecom department issues more than 100 types of licenses, registrations, and permissions. And this bill seeks to club many of those into a single authorization process, which again I think is a very significant thing for promotion of or increasing teledensity
in this country, particularly in those areas which are underserved or where the penetration is low. The other aspect is the aspect of sandboxes, which was referred to. Here, only one suggestion which I would like to make to the Honorable Minister is that we have sandboxes in SEBI, we have sandboxes in RBI as well, but many of these sandboxes are not functioning. Many startups promoted by non-resident Indians, they often approach me that they do not know what to do about a particular law. They really want to contribute to India's growth sector, but the regulators are probably not very helpful. So the sandbox approach is a very nice approach. Only thing, it should be made really operational, and if required, some allocation of funds should be made for this purpose, so that a hand-holding exercise can be done for these NRIs who have promoted startups and wanting to contribute to the growth of Indian economy. The last point which I want to make is the point relating to KYCs. So the bill provides for stringent provisions for while taking a SIM. Now, during the discussions in the Parliamentary Standing Committee on Finance, where I am a member, we have often been talking about cyber security, cyber fraud issues, and the main issue finally comes down as to why we cannot track down those perpetrators and take action against them, comes down to the issue of the SIM, the ease with which the SIM is issued without KYC norms being stringently followed. So what the Honorable Minister has done in this bill is that it has made the KYC norms stricter, and with this, I think the kind of cyber frauds and cyber security issues that had arisen in the entire financial sector would be would actually decline, and one can actually clamp down on them and make the law enforceable, take them to task, apprehend them, and fix them in the court of law. The other point is relating to traceability and anonymity. I think this debate has been there. I wish the members on the opposition side were there to listen to me on this, because I speak on this quite a bit, that while anonymity is important, anonymity cannot be absolute. Whenever there is an issue of national security, whenever there is an issue of person's own privacy, then traceability also has to come in, because you have to know the end-to-end point for enforcing the law, enforcing the criminal procedure courts, and booking somebody under the law, under the rule of law that is existing in the country. The only advice again would be that since the private sector would be greatly involved in collecting these biometric particulars of individuals, the privacy of that the individual citizen could probably get compromised, because the private sector is should actually be under the new digital data protection bill. They should actually be equally concerned as the government bodies. But I think that that particular aspect should also be a matter of concern and should be addressed by the Honorable Minister in the subsequent rulemaking. Thank you so much, sir. Once again, thank the Honorable Minister for the माननीय डॉक्टर माननीय श्री धनंजय भीमराव महादिक। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया। देश की वर्तमान सरकार पिछले 10 साल से देश विकास के आयामों को सामने रखकर नीतियां निर्माण या नीतियों में संशोधन कर रही है। सर, ये सरकार देशवासियों के सपने और उम्मीदों को उनके अनुरूप सबका साथ सबका विकास के मूल लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, और इसीलिए देशवासियों का सरकार को अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। सरकार के विकास की गारंटी से देश हित में सभी विधेयकों को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। उपसभापति जी, देश के विकास में टेलीकम्युनिकेशन की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये विधेयक, ये बिल उपभोक्ता को उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स, WPC रिफॉर्म्स, ROW रिफॉर्म्स, लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स। सर, लाइसेंसिंग पहले 100 पेजेस लगते थे, अभी ये मात्र 10-12 पन्नों में लाइसेंसिंग की प्रणाली सहज की गई है। उपभोक्ता या यूजर के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय इस बिल के माध्यम से लाए गए हैं। सर, पहला, जो स्पैम मैसेजेस आते हैं जिनकी वजह से लोगों को ठगने का काम होता है,
कई उदाहरण हमारे सामने हैं, कई सारे केसेस होते हैं कि आपको एक मैसेज आ जाता है और आप उसको रिप्लाई करो या डाउनलोड करो तो आपको पैसे मिलेंगे, और इससे ठगी होती थी। तो अभी ये इसमें एक प्रावधान किया है, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे स्पैम मैसेजेस नहीं आएंगे, उसको कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है सर। शिकायतकर्ता पहले कंप्लेंट करने के लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ती थी उसको अब सरल किया गया है। अब ये ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रक्रिया शुरू की गई है जिसका नाम सारथी रखा गया है। ऑनलाइन वो कंप्लेंट की उसकी सुनिश्चित हो सकती है सर। पहले किसी और के नाम से सिम कार्ड लेके धोखाधड़ी होती थी। हमने देखा है कई बार नकली सिम कार्ड या बोगस सिम कार्ड से बैंक से पैसे निकाले जाते थे। क्राइम करने के लिए दूसरों के नाम के सिम कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। अब ऐसे सिम कार्ड्स, नकली सिम कार्ड्स किसी और के नाम से मिलना अब इस बिल की वजह से असंभव हो चुका है सर। स्पेक्ट्रम लाइसेंस सरल किया गया है। पहले का जो कानून था 1885 टेलीकॉम एक्ट, उसमें स्पेक्ट्रम का उल्लेख ही नहीं था सर। इसमें इस बिल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है और स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रणाली भी सहज की गई है। पहले हमने देखा है पूर्व सरकार में स्पेक्ट्रम के घोटालों के आंकड़े हमने देखे, लाखों करोड़ों का घपला घोटाला होता था, लेकिन अब ये सब प्रणाली ऑनलाइन की गई है। इस साल के ऑक्शन में 2023 में हमने देखा है 1,50,173 करोड़ हमें ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस के माध्यम से ऑनलाइन करने की वजह से ये सरकार को प्राप्त हुए हैं। साइबर क्राइम सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के लिए भी कानूनी प्रावधान इस बिल में किए गए सर। यूजर्स के कंप्लेंट्स अभी स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश ये भी उन पर कार्रवाई कर सकते हैं सर। इन सभी नीतियों की वजह से जो परिणाम हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है, वो सराहनीय है। नंबर ऑफ बीटीएस, जो बीटीएस की संख्या थी वो पहले 6,25,000 थी, आज 2023 में बढ़कर 25 लाख हो गई है सर। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस जो पहले 1.5 करोड़ थे वो अब 88 करोड़ हो चुके हैं सर। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट भारत देश है। मात्र 14 महीनों में 4 लाख साइट्स एक्टिवेट हो चुकी है सर। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर्स की डिमांड होती थी, आज करीब 85% टावर्स पूरे किए गए हैं और उसका लाभ नागरिकों को हो रहा है। लाइसेंसिंग का जो एवरेज टाइम था वो पहले 230 दिन का था, वो अब मात्र 10 दिन में लाइसेंस की प्रणाली हो चुकी है, आसानी हो चुकी है सर। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक उभरता तारा दिख रहा है सर। आज इस साल 3 लाख करोड़ का उसका टर्नओवर हो चुका है, एनुअल ग्रॉस रेशियो जिसे हम कहते हैं। एफडीआई इनफ्लो में हमारा जो अब 25 बिलियन यूएस डॉलर्स हमें एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तक 57 लाख फ्रॉडुलेंट नंबर्स डिस्कनेक्ट कर दिए गए सर। पहले इस पे काम नहीं होता था, अब हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय अश्विन वैष्णव जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में टेलीकॉम विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं 2 सुझाव सर 1 ही मिनट में देना चाहूंगा। इस बिल में ओटीटी का उल्लेख नहीं है या ओटीटी एक्सक्लूड किया गया है सर। ओटीटी के लिए भी कोई रेगुलेटरी एक्ट लाना जरूरी है, कानून लाना जरूरी है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और खासकर इनके कंटेंट पर बिल्कुल कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। कई बार गलत विभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना है। हमारे बच्चों के हाथ में आज इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी रिमोट उनके हाथ में होता है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ओटीटी के लिए भी कोई एक्ट लाना जरूरी है, ये मैं मानता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूं। दूसरा सर, एजुकेशन के लिए अभी इंटरनेट अनिवार्य हो चुका है। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में एक इनिशिएटिव लिया है। हमने जिला नियोजन का जो फंड्स होता है उसमें से मेरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 1970 स्कूल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हम जिला नियोजन के फंड से उन सब को जोड़ने के लिए
हमने अभी टेंडर निकाला हुआ है, हम इंटरनेट ब्रॉडबैंड हर एक छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे स्कूल को भी हम इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की या शहरी स्कूल की तरह इनको भी आधुनिक प्रणाली से शिक्षा मिल पाएगी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश के सभी जिलों में इस तरह इनिशिएटिव अगर लिया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए खासकर इसका उपयोग हो सकता है। अगर ये कर पाए तो उनको बड़ा लाभ होगा। मैं इसके माध्यम से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल भी इन स्कूल पर आ जाएगा। सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के सभी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रियल टाइम डेटा भी अपने हाथ में आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी हम कंट्रोल लग पाएंगे। धन्यवाद। मैं इसका इसीलिए मैं मंत्री से दो मांगे करता हूं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। महादिक जी। डॉक्टर एम थम्बी दुरई जी। Sir, you have to give some more time because others. No, sir. Only hardly 5 minutes, sir. Because we have to pass this bill within the stipulated time. Sir. Mr. Deputy Chairman, sir, I rise to participate in the telecommunication bill. As many members mentioned, the bill seeks to replace the Indian Telegraph Act 1985 and the Indian Wireless Telegraph Act 1933, which are very old acts. This bill provides for authorization to be required for the central government to establish and operate telecommunication networks and to provide telecommunication services. It further states that the spectrum will be auctioned through auction, which is very good. Sir, I would like to bring to the notice the government that this had not been followed in the case of 2G spectrum case. Sir, everybody knows that very scam they took at UPA government. 1,75,000 crores scandal took place at that time. UPA government. CAG also gave the report. Supreme Court also directed to take necessary action on the scandals. Sir, especially at that time in UPA government, DMK party minister and one member also put some time in the Bihar jail. But even though the judgment has come differently, but government has gone to the appeal because Honorable Prime Minister recently has said about the DMK party. Please speak on the minister. No, sir, I'm telling the spectrum is action. Yes. This is a part of the thing I have to tell, right. Sir. Spectrum is that because the DMK party at that time part of the government which involved that minister. I don't want to mention the minister name. That DMK minister at that time Union Cabinet involved. He was 1 year in the jail also. And also one member, former chief minister's daughter also 6 months in jail. That kind of scandal UPA government colluded with the DMK government, spoiled the exchequer, 1,75,000 crores. You are repeating now. No, our Prime Minister is very particularly said this scandal has to be taken seriously. I request the government has to take seriously, and because the appeal is there. At that time, what the lower court said at that time, CBI not cooperated, that is why they could not, but there is a validity said. He waited 1 year to judgment, that piece he could not. But I request the government, let the CBI check seriously, and also government also, as Prime Minister wishes, that scandals, who have been scandals, they have to take serious action, especially DMK party is the main party involved in the scandal. You are repeating now. This action is coming in the action. That is why action telling. I am presenting the action what is coming, but without action, that at that time UPA government 2G spectrum allocated because of the scandal took place. Therefore, still I am requesting the Honorable Minister, as our Prime Minister requesting, and also my party leader Yadapadi Palaniswamy, former Chief Minister of Tamil Nadu, many times expressed you requested the government, central government, to take action and see that who are involved those kind of people who cannot escape. That is, I request this kind of scandal very common in the DMK. Today also, one minister, state government, convicted for 3 years. Today, judgment has come. Corruption case. Yes. This kind of corruption, sir, that is why they've gone away. If at all they're here, they would have defended that if they want. Why they have gone? Now come on the because bill. They know this kind of scandals, we are going to raise it. They could not answer for that. That is why they've gone away. That is why I'm telling. Because this is a forum, they can defend their case if they want.
They have not able to, DMK cannot defend. Now come on the bill. No, please. no, no, on the bill only I'm Yes. speaking, sir. Yes. The auction is one of the bill in that side. In that serious issue took place because of that government, because of scandal, the UPA government has gone. They have only got 44 MP seats at that time, 2014. We got 37. Modi has come because Prime Minister is because of his good nobility and his good character. He never involved this kind of, he won't allow this kind of scams. Therefore, he is the architect how to protect the country. Therefore, I hope that our Honorable Prime Minister now take it seriously, as he said, Thank to you. book these DMK Thank you. people who are involved in the scam. Thank you. And Thank also you. DMK parties, the Thank main you, Dr. M. scandal. Thambidreji. Therefore, I request them to take Thank you. necessary action, sir. Thank you. Mani Shri GVL Narasimha Rao ji, please be brief. Be brief. Yeah. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. So this bill, the Telecommunications Bill 2023, it replaces two acts, primarily the archaic pre-independent British era acts of Indian Telegraph Act and also the Indian Wireless Telegraph Act. This seeks to reform, simplify regulatory and licensing regime. I'll highlight only a few important aspects of the bill, sir. One, it simplifies the license procedures. Earlier, 100 licenses were required. Now it needs a simple authorization. One simple authorization instead of 100 licenses that were required earlier. It's a major reform aimed at ease of doing business, which has actually been the leitmotif of the current government. I'd like to congratulate Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Minister for bringing, Shri Ashwini Vaishnav ji, for bringing in such a serious major reform measure. Sir, this requires only authorization for three aspects, that is providing telecom services, operating and expanding telecom networks, and possessing radio equipment. And any unauthorized services, telecom services, are mentioned as an offense and are punishable by either a sentence or by a penalty of 2 crores. And also possessing unauthorized equipment. So the bill clearly lays out what are the various procedures and what are the procedures to be followed, and the clear punishments are also listed in this. So the spectrum reform, as it was mentioned by the Honorable Minister in the Lok Sabha, the previous Indian Telegraph Act, 1885 Act, did not define spectrum clearly in that bill, in that act. But today, this is very clearly laid out in the bill, and the auction, as has been the practice of the government under Honorable Prime Minister Modi ji, auction will be the principal and the preferred mode for assignment of spectrum, and the spectrum will be allocated administratively by a price mentioned, a reserve price determined by the TRAI, only for certain clearly defined purposes. To be allocated through the administrative process for metro, community radio, broadcasting, such public interest services. It will also be allocated for government functions like defense, railways, police, security, etc. And only in certain cases like backhaul and satellite services, which includes, say, teleports, TV channels, DTH services, digital satellite news gathering, etc. So the bill, the first schedule of the bill clearly lays out such satellite services where administrative mechanism will be adopted. So the bill also specifies, as other honorable members mentioned, it clearly provides for a well-defined right-of-way framework, and telecom networks, they have been protected from any kind of arbitrary shutdowns, ceilings without any prior authorization. So in a way, this will certainly strengthen the government support for right-of-way, and telecom companies will certainly get a better treatment for their infrastructure, and any damage
or interruption or interference of telecom services will certainly be, the companies will be authorized. They can take their complaints to the district administration, and district magistrate and judge will adjudicate on such matters. Certainly, and a major relief for the telecom users. So this bill provides for user protection. The do not disturb register, which may have existed for some years, this will now get the legal mandate, and all telecom operators will be required to set up online grievance redressal mechanisms. Subsequently, to ensure better identity and security, anybody who uses SIMs or acquires SIMs fraudulently by stealing anyone's identity will certainly be made a punishable offense. So, last important point, the interception. Some people have expressed certain doubts about the provisions for interception of services, but this clearly, the bill has made no changes to the existing provisions for such interception. Whatever Supreme Court guidelines have been framed, which have been in use since 1996, they will remain unchanged, and the same safeguards and guidelines will continue. And the only change that has been made is the word telegraph in the context of interception has been replaced with telecommunication. Except that, there is no change made. Certainly, I think anyone who is talking of privacy and any kind of removal of safeguards is actually trying to mislead the public. Certainly, only on the grounds of security of state, public order, only in such cases, or national calamities or disasters, only in such cases, interception will be done as per the existing provisions. Certainly, sir, this is a major reform bill, and this was certainly one, ease of living for the consumers, ease of doing business for the telecom operators. It's a great reform, and I welcome the bill, sir. I support it, and I congratulate the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for bringing in such a reform legislation. Thank you, sir. Mani Shri S. Niranjan Reddy, please be brief. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. As you suggested, sir, I'll be very brief. Sir, the bill replaces very old archaic acts, and I think it's very commendable because it makes a distinction between spectrum controlling entities and spectrum using entities. It has also bundled 100 different types of services and brought them into 3 categories, sir, in relation to for whom authorizations are required to be done. Sir, I'm very happy to note that the entire spectrum process is now provided to be auctioned. So there will be transparency. The limited carve-out made for allotment on administrative basis is also specified. There are guidelines which specify that this will be done in some national interest and also for matters that may be concerning any interest of the state. Sir, the bill provides for harmonization and reframing of spectrum frequencies and better utilization of the spectrum. Sir, it also provides for various standards to be maintained by the telecom operators. So this is very important because as we realize, sir, the mobile phone has become the most potent machine in the pockets of every human being. A lot of data, and data being the new oil, is transmitted through these mobile phones, and specification of standards that would provide for cyber security and also maintenance of data would go a long way in the government achieving the object of ensuring maximum data privacy for citizens and also in relation to the security interests of the country. Sir, one area of concern I had, and I would want the government to come up with clear guidelines, is that when it is providing for interceptions in national interest, it is to be provided for by certain guidelines that are to be notified. So these guidelines are going to be in the form of administrative instructions. I would want the government to make these guidelines to be as strict as possible. Sir, I note, sir, that there is no judicial oversight in respect of any authorization granted. The Supreme Court also notes that it is not mandatory. There are some countries which have administrative oversight through a higher ranking officer. There could be a judicial oversight. So it is left to the wisdom of
the legislature to decide what is to be done. Since we have felt that we are going to entrust this to the administrative oversight, sir, I would request the Honorable Minister to ensure that the guidelines and the quality of oversight committee is sufficiently strong so that it takes care of all interests of the users. So the last point, it provides for a variety of user rights and protection of users. It also provides, sir, for the grant of, it makes a provision for a dispute resolution mechanism. Sir, I would just wish to bring to the Honorable Minister's notice that in clause 30, the word used is the central government may establish or notify. If this is established or notified at the earliest, then an online dispute resolution can happen very quickly for any user grievances. So the bill is forward-looking. I compliment the government for bringing this bill, which is very timely, and my party supports the bill entirely. Sir. Shri Ashwini Vaishnav to reply the discussion. सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद कि इस ऐतिहासिक दिन में जहां दो कॉलोनियल माइंडसेट के और कॉलोनियल एरा के बिल्स को आज रिप्लेस करके आज के भारत की आकांक्षाओं के हिसाब से नए कानून बनाए जाएंगे, आज इस ऐतिहासिक दिन में जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल के डिबेट में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए, पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक तरीके से एक बहुत कठिनाई वाले पीरियड से बाहर निकल के और एक घोटालों की जो कालिक लगती थी इस सेक्टर पे, वहां से बाहर निकल के आज एक सनराइज सेक्टर बना है। जैसा कि माननीय कई सदस्यों ने कहा, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे रहे ये बात कि पिछले 9.5 वर्षों में भारत में टेलीकॉम के बेस स्टेशन यानी टेलीकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स, उसकी संख्या करीब 6 लाख जो थी 2014 में, उससे बढ़ के आज 25 लाख हो गई है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टेलीकॉम सेक्टर के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास रहा है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स जो मात्र 1.5 करोड़ थे, वो आज 85 करोड़ 85 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का हुआ है, तो वो भारत में हुआ है और इसमें मैक्सिमम जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए इक्विपमेंट इस रोल आउट में यूज हुए। अध्यक्ष जी, राइट ऑफ वे अप्रूवल अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या थी, जिसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज 85% टावर के अप्रूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। एंटर का बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे और टावर की परमिशन मिल जाती है। एवरेज जो 230 दिन लगते थे, आज मात्र 10 दिन लगते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं जिसके कारण आज टेलीकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है, विश्व भर में एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। सभापति महोदय, इस बिल में इन सब रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया गया है और इस बिल के द्वारा बहुत एक मेजर सब्सटैंशियल चेंज इस सेक्टर में लाने का प्रयास किया गया है। मैं 10 पॉइंट है जिनके ऊपर संक्षिप्त में विषय रखूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहला पॉइंट है, इस बिल में उपभोक्ताओं को, भारत के नागरिकों को, उनको सबसे ज्यादा सेंटर में रख के उनके हितों को ध्यान में रख के बिल में कानून में प्रावधान किए गए। किस तरह से? अगर हम देखें तो आज प्रैक्टिकली मोबाइल फोन टेलीकॉम सिस्टम करीब हमारे जीवन की हर सुविधा के लिए, चाहे बैंकिंग हो, टिकट की बुकिंग हो, प्रत्येक, चाहे हेल्थ केयर हो, करीब सभी चीजों के लिए मोबाइल फोन का हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो मोबाइल फोन का मिसयूज करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल में किया जाए? वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं तो योग है। तो माननीय सभापति महोदय, कोइंसिडेंस है।
माननीय सभापति महोदय, कैसे उन लोगों को वेट कर रहे थे कि आप बोलोगे, आप तुरंत दोगे शरारती तत्वों को। माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे नागरिकों को जो ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने का आज एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका इस बिल के माध्यम से रखा गया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री रेड्डी जी को, जिन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू भी किया जाए। इस तरह से एक आधुनिक डिजिटल बाय डिजाइन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इस बिल के माध्यम से लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम के लिए राइट ऑफ वे की बहुत जरूरत पड़ती है, केबल लगाना हो, ऑप्टिकल फाइबर लगाना हो। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, चूंकि ये बहुत ही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से बहुत ही एक सुगम राइट ऑफ वे रिजीम लाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एलिमेंट इसमें रखने का कहा था, जिसमें किसी भी हाईवे के साथ हो, रेलवे के साथ हो, नहर के साथ हो, जहां पर भी एक लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, उसके साथ एक कॉमन केबल कॉरिडोर बने, जिसका उपयोग ओपन एक्सेस बेसिस पे हर कोई कर सके। माननीय सभापति महोदय, तीसरा इसमें एलिमेंट है लाइसेंस रिफॉर्म्स का। करीब आज 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं और लाइसेंस इतने कॉम्प्लिकेटेड, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि बड़ी दिक्कत आती है। उसको बहुत ही सहज भाव से, सरल तरीके से करके सारे लाइसेंसेस सिस्टम की जगह एक सिंपल ऑथराइजेशन वाला स्ट्रक्चर इस बिल के माध्यम से लाया गया है। चौथा रिफॉर्म माननीय सभापति महोदय लाया गया स्पेक्ट्रम के बारे में। जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए और जो एक टेलीकॉम का कठिन दौर था, एक कहा जाए तो डार्क एज की तरह, जिसमें बड़े बड़े घोटाले होते थे 2G के समय में, और जो घोटाले के लिए दायी थे वो मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अंदर आए ताकि आज सुने अपने घोटाले के काले कारनामों को और देश के प्रति जवाबदेही दे कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को भी अपने काले कारनामों में, अपने घोटालों का एक माध्यम बनाया था। अध्यक्ष जी, आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, का प्रावधान किया गया है कि ऑक्शन से ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी वेल डिफाइंड, नैरोली डिफाइंड कैटेगरी, जो कि शेड्यूल 1 में रखी गई है। 19 आइटम है। वो आइटम किस तरह से है? पुलिस हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की जो आइटम्स है, शिपिंग हुआ, मेरीन हुआ, एयरक्राफ्ट हुए, और जिनके टेक्निकल कारणों से जहां पे ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट के कम्युनिकेशन हुआ, जो बैकहॉल का कम्युनिकेशन हुआ, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसी रिसोर्स है जो बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेज से एकदम अलग है। स्पेक्ट्रम को समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बेसिकली फिजिक्स की एक लॉ है।
जैसे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए कोई माइन है, तो उस माइन को जितना उपयोग में लाएंगे वो माइन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरी कोई भी एसेट्स होती है, मान लो कोई मशीन है, तो उस मशीन को जैसे उपयोग में करेंगे वो खत्म, डेप्रिशिएट होती जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से ये दुनिया है, तब से वैसा की वैसा रिसोर्स है ये, बिल्कुल इसमें खत्म नहीं होता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा की डेफिनेशन रखी गई कि अजर है, अमर है, वैसे ही स्पेक्ट्रम भी माननीय सभापति महोदय एक ऐसी रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आज अगर एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग कर रही है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में दूसरी संस्था को दिया जा सकता है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो, वो देश के लिए जरूरी है, सोसाइटी के लिए जरूरी है। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP, जिससे कि देश में स्पेक्ट्रम का किस तरह से डेवलपमेंट हो, भविष्य में कैसे उपयोग होएगा, उसका एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म रखा गया है सभापति महोदय। और बहुत सारे स्पेक्ट्रम के यूज के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, रीफार्मिंग, हार्मोनाइजेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी असाइनमेंट, टेकिंग बैक अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, इस तरह के बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड रिफॉर्म्स इस बिल में लाए गए। सभापति महोदय, एक डिजिटल बाय डिजाइन 4 टियर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नेटवर्क की व्यवस्था इस बिल में की गई है। मान लीजिए किसी ऑथराइजेशन में कोई छोटी सी भूल हो जाए टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसमें कोर्ट के ऊपर बड़ा भार लादने के बजाय एक सिंपल तरीके से वॉलंटरी अंडरटेकिंग की व्यवस्था की गई है कि छोटी सी भूल हो गई तो सरकार के पास जाए कि ये भूल हो गई मेरे से और इसकी ये पेनल्टी लीजिए और अपना काम आगे बढ़ता रहे। तो वॉलंटरी अंडरटेकिंग की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इससे माननीय सभापति महोदय बहुत सारे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे। छठा पॉइंट है माननीय सभापति महोदय कि एक जो साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क रखा गया है। जैसा हम सब जानते हैं, आज जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहला अटैक होता है टेलीकॉम नेटवर्क पे, और टेलीकॉम नेटवर्क एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि इसको सिक्योर रखा जा सके और किसी भी तरह के हालात में टेलीकॉम सेक्टर चलता रहे, वैसी व्यवस्था की जाए। वो सब प्रावधान इस बिल में लाए गए। माननीय सभापति महोदय, कई मान्यवर सदस्यों ने इंटरसेप्शन के विषय में कहा। इंटरसेप्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क एक क्लियरली वेल डिफाइंड चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी की भूमिका क्लियरली स्पेसिफाइड है, उस व्यवस्था के तहत चल रहा है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में टेलीकॉम नेटवर्क को लेने का जो प्रावधान आया, वो भी एक वर्तमान व्यवस्था में वो प्रावधान है और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको स्ट्रेंथन किया गया है और दुनिया भर के सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था होती है। माननीय सभापति महोदय, 8वां विषय है डिजिटल भारत निधि का। सभापति महोदय, बहुत ही गौरव की बात है, आज से अगर 10 साल पहले कोई अगर कहता कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो और डिजाइन हो, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी एक व्यवस्था कायम की है कि आज सभापति महोदय, भारत में डिजाइन्ड, भारत में मैन्युफैक्चर्ड 8,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और गौरव की बात है, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए इक्विपमेंट भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू हो रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण आज देश के सभी स्टार्टअप्स, सभी नौजवान और सभी साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े व्यक्ति गौरव लेते हैं। और इसीलिए डिजिटल भारत निधि का विस्तार किया गया है कि हर एक क्षेत्र को सैचुरेशन मोड में टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाए और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए भी डिजिटल भारत निधि में से इसका उपयोग किया जाए, फंड्स का उपयोग किया जाए। और बहुत एक हर्ष की बात है माननीय सभापति महोदय कि करीब 18 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए
जो कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए 6G का टेराहर्ट्ज का टेस्ट बेड, इस तरह की व्यवस्थाएं ली गई है जो इसमें फंडिंग की गई है डिजिटल भारत निधि के माध्यम से। सभापति महोदय, 9वां पॉइंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। टेलीकॉम में सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम की बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। इसीलिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किसी भी स्टार्टअप को, जैसे अभी हाल ही में एक स्टार्टअप ने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के फोकस में रख के और लेह लद्दाख को फोकस में रख के एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया गया। तो अब उस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था इसमें की गई है। माननीय श्री रेड्डी जी ने या माननीय श्री पटनायक जी ने कहा था कि क्या ये प्रैक्टिकल है। मैं बताना चाहूंगा कि करीब करीब 500 के आसपास ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस के माध्यम से एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी व्यवस्था की गई है और वो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से चल रही है। और इस बिल के बाद में, जब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में उसको लीगल बैकिंग भी मिल जाएगी। सभापति महोदय, मैं अंतिम विषय पे आऊंगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करीब 40 लाख लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस सेक्टर में कोई डिसरप्शन नहीं हो, इतना बड़ा रिफॉर्म आए और कोई उसमें डिसरप्शन नहीं हो, ये बहुत ही ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि एक एक बिल, एक एक लाइन, एक एक शब्द को इस तरह से रखना है कि पूरे के पूरे सेक्टर में स्मूथली रिफॉर्म हो, बिना कोई डिसरप्शन के रिफॉर्म हो। सभापति महोदय, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आए हैं और जो टेलीकॉम सेक्टर की जो पुराने घोटाले वाले लोगों की जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को छोड़ के एक सनराइज सेक्टर बनाने की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस हाउस से कि इसको यूनानिमसली पास किया जाए। धन्यवाद। The question is that the Telecommunications Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 62 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 62 are adopted. The first schedule, the second schedule, and the third schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The first schedule, the second schedule, and the third schedule are adopted. The clause 1, the enacting formula, and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula, and the title are adopted. Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Bills for consideration and passing. The Bharatiya Nyay Sanhita 2023. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023.
and the Bharatiya Sakshya Bill 2023 to be discussed together. Shri Amit Shah to move the motions for consideration of the following bills as passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshya Bill 2023. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों और शास्तियों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। दंड प्रक्रिया संबंधित विधेयक विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There is one amendment for each of the motions moved for consideration of the above said bills as passed by Lok Sabha by Shri Ilamaram Karim for reference to select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Not more. You are giving some statement. Let it be. I now call upon members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Sujit Kumar. Shri Brajlal. Shri Brajlal. Nothing else will go on record. Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। आज एक ऐतिहासिक दिन है महोदय। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्रण बताया था देशवासियों को, और उसमें एक पंच प्रण है कि गुलामी की सभी निशानियों को मिटाना, और वो दिन महोदय आज आ गया है। आज अंग्रेजों के बनाए गए कानून, उनकी पार्लियामेंट द्वारा पास कानून आज समाप्त होंगे और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2223, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2223 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसकी स्थान लेगी। महोदय, मैं थोड़ा उसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें जो शुरुआत हुआ बैरकपुर से और मंगल पांडे जी ने शुरुआत की, और महोदय उनको जो प्रोत्साहन दिया था वो दिया था श्री माता दीन भंगी। महोदय उस समय हमारे वाल्मीकि समाज को हिकारत की दृष्टि से भंगी कहा जाता था, और वहां से विद्रोह शुरू हुआ और वो मेरठ तक आ गया। जब धन सिंह गुर्जर ने, जो कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बगावत की शुरुआत की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब फडणवीस, तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उदा देवी, मौलवी हमीदुल्ला, इस तरह से पूरे देश में जो फैला, उनकी नींव जो थी हिल गई। अब उन्होंने सोचा कि किस तरह से भारतीयों को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। तो महोदय आईपीसी जो उनका था, इंडियन पेनल कोड, वो 1860 में आया, 163 बरस पहले। महोदय उनका था उद्देश्य दंड देना, भारतीय दंड संहिता, और आज जो ये बिल आया है इसका नाम है न्याय संहिता। हम दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। महोदय भारतीय संविधान बना
और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कांग्रेस अपने कार्यकाल में इतने दिन रहे, इन्होंने इन गुलामी की निशान जो थे उनको मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये कानून जो आज माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लाए हैं, ये तो कब का समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की महोदय। उसके बाद अब ये जो कानून है, जो नया कानून हम ला रहे हैं, इसके एक समरी बताना चाहूंगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता महोदय, इसमें पहले 511 धाराएं थी और अब कर गई हैं 358। 23 चैप्टर थे, अब हो गए हैं 20 और 22 सेक्शन और सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 19 सेक्शन हटा दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महोदय 1998 में बना था, सीआरपीसी, और अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। महोदय, जब मैं होम अफेयर्स कमेटी में इस पर डिस्कस कर रहा था तो कई पुराने कांग्रेस के मेंबर्स ने कहा, साहब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है? नागरिक सुरक्षा मतलब सिविल डिफेंस। हमने कहा नहीं महोदय, सिविल डिफेंस नहीं, ये जो संविधान ने अधिकार दिए नागरिकों को, तो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उसी की सुरक्षा के लिए बना है नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम। महोदय, इसमें कुल 484 सेक्शन थे, 531 सेक्शन अब हुए हैं और 37 चैप्टर पहले थे, 39 चैप्टर अब कर दिए गए हैं। इसमें 39 सबसेक्शन क्लॉजेज, 40 प्रोविजोज, 4 एक्सप्लेनेशन जोड़े गए हैं और 177 सेक्शन को मॉडिफाई किया गया है। महोदय, इसी तरह से जो अंग्रेजों द्वारा पारित कानून था एविडेंस एक्ट 1872, वो कहलाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें 167 सेक्शन थे और महोदय अब उसमें 170 सेक्शन हैं, 2 सेक्शन, 6 सब सेक्शन और एक शेड्यूल उसमें ऐड किया गया है। अब महोदय मैं सबसे पहले आता हूं भारतीय न्याय संहिता। महोदय, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, सबसे पहले उन्होंने उन धाराओं को रखा जैसे सरकारी अधिकारियों से विवाद, उन्होंने जोड़ा क्वाइन को गलत तरीके से बनाना, इस टाइप की चीजें उन्होंने जोड़ा। उनको जो सबसे बड़ा अपराध है मानव वध, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यभिचार, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी महोदय, इसलिए 302 जो है मानव वध, उसको स्थान मिला 302 पर, और व्यभिचार जो था, बलात्कार था, उसको मिला 376। महोदय, जो महोदय ये कानून आया न्याय संहिता, ये सबसे पहला चैप्टर जो है वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने, और हम उसको न्याय देना कहेंगे क्योंकि सजा तो अंग्रेजों की शब्दावली थी। इसमें जो लाया गया है एक शब्द गैंग रेप, अगर 18 साल से कम महिला बच्चे के साथ गैंग रेप होता है, इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान दिया गया महोदय। इसके अलावा अगर गैंग रेप होता है और किसी महिला जो 18 साल से ऊपर हैं, तो उसमें आजम कारावास और 20 साल तक की सजा है। महोदय, एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया है आतंकवाद। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे अपोजिशन के मित्र यहां पर नहीं है। आतंकवाद आज ये खाली देश के नहीं, पूरे विश्व की समस्या है, और हमारे प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों से इसको हमेशा उठाते रहे हैं कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। महोदय, 1985 में बना था टाडा अधिनियम। ये था जब पंजाब में आतंकवाद फैल चुका था, हमारे एक प्रधानमंत्री जी की हत्या हो चुकी थी, और टाडा का हम लोगों ने, तब भी मैं सेवा में था,
यंग एसपी, और हम लोगों ने इसका प्रयोग किया और उस समय टेररिज्म को रोकने में बहुत बड़ा ये फायदेमंद रहा। महोदय, ये टाडा 1985 में कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया, रिपील कर दिया, जब इसकी हमें जरूरत थी। क्या जरूरत थी? 90 में कश्मीरी पंडितों, सिखों, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, पलायन हो रहा था, कश्मीर में आतंकवाद पीक पर था। तब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत इस कानून को वापस ले लिया टाडा। महोदय, उसके बाद आता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते प्रधानमंत्री। 2002 में पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। किस संबंध में लाया था महोदय? अभी हम लोगों ने 13 दिसंबर को शहीदों को दिया है, मैंने श्रद्धांजलि दिया है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उन्होंने अपनी बलिदान देकर पार्लियामेंट की सुरक्षा किया था, सदस्यों की सुरक्षा किया था। उसके बाद जब लाया गया, ये हमारे विपक्षी उसको लाने के पक्ष में नहीं थे और राज्यसभा में वो बिल गिर गया था। उसके बाद ये तीसरा मौका था भारतीय संसद के इतिहास में, संसदीय इतिहास में, जब ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा लोकसभा में पोटा पास हुआ। और पोटा पास हुआ, उसके बाद टेररिज्म पर रुकावट आई, आतंकवादियों में डर पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही 2004 में मनमोहन सिंह जी के अंडर में सरकार आती है, वो पोटा वापस ले लिया गया महोदय। उसके बाद जो देश में आतंकवाद फैला महोदय, उसको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कुछ चीजें मैं जरूर कहूंगा। एक हमारे कांग्रेसी मित्र अभी बैठे थे, अभी वो चले गए। 26/11 जब अटैक हुआ तो बॉम्बे गए और उन्होंने कहते रहे कि साहब ये तो पाकिस्तानियों द्वारा नहीं किया गया है, ये तो आरएसएस द्वारा किया गया है, बजरंग दल द्वारा किया गया है। महोदय, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई अजीज बर्नी से, नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। और वो खुद गए दिल्ली में और बॉम्बे में उन्होंने उसका विमोचन किया। कई पुराने कांग्रेस नेता, उन्होंने भी कहा, सबने कहा नहीं साहब इसमें हाथ नहीं है, जबकि कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा जा चुका था और उसे फांसी की सजा हुई। महोदय, जो देश में ब्लास्ट हुए, जिसमें यहाँ का दिल्ली में सरोजनी नगर, पहाड़गंज, बटला हाउस, यहाँ का हाई कोर्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, 26 जुलाई 2006 को बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, 209 मारे गए थे। और उसके अलावा ओपेरा हाउस ब्लास्ट, बंगलुरु में ब्लास्ट, हैदराबाद में गोकुल चाट, बुद्धा मंदिर ब्लास्ट, मोदी जी के रैली में पटना में ब्लास्ट 2013, यूपी के कचहरी ब्लास्ट, महोदय काशी में 3 ब्लास्ट। ये तमाम जो ब्लास्ट हुए, ये उसी समय ये यूपीए सरकार की देन थी। और दुखद ये था कि कानून समाप्त कर दिया गया था और आतंकवाद रोकने के बजाय ये कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण के नीति में इसको एक भगवा आतंकवाद का एक शब्द दिया अपनी तुष्टीकरण के लिए, जिससे वो पावर में आ सकें। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि आज कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो रहा है। महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं ऑर्गेनाइज क्राइम। महोदय, ये ऑर्गेनाइज क्राइम, ये तमाम माफियाज हैं, हर स्टेट में है, उनकी पैरेलल इकोनॉमी है और उस पैरेलल इकोनॉमी के लिए, उसको क्रश करने के लिए उनको कानून के कटघरे करने में कोई कानून नहीं था। कुछ जगह स्पेशल एक्ट थे, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, महाराष्ट्र में मकोका, उसका इस्तेमाल हुआ। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे जितने माफिया सब जेलों में हैं। इसके अलावा उनकी संपत्तियां हजारों करोड़ में हैं, उसको कन्फिस्केट किया गया है। और आज उसी का कारण है कि जब एक शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है आदर्श, और तब निवेश आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 36 लाख करोड़ का निवेश आया। आज भारत में निवेश ही निवेश है। महोदय, जब यहाँ
आतंकवाद था, ब्लास्ट होते थे तो विदेशों से एडवाइजरी जारी होती थी, भारत सुरक्षित देश नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती थी तो यहाँ विदेशी निवेश करने नहीं आता था, टूरिज्म नहीं आता था, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री थी बैठ गई थी। महोदय, आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर, ऑर्गेनाइज क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में ब्राइट स्पॉट है। आज हमारी ग्रोथ जो है 7.6% है महोदय, उसका बड़ा सबसे बड़ा कारण है यहाँ आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस, उसकी व्यवस्था की गई है। अब महोदय मैं बताना चाहूंगा अपनी महिलाओं के बारे में। एक अपराध बहुत होता है चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैच कर लिया, चेन स्नैच कर लिया, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक आईपीसी में धारा नहीं थी। और उसमें क्या होता था, कभी चोरी में लिख दिया, कभी वहां गए अच्छा खाली लिख कर दे दो। लेकिन अब उसके निदान के लिए, स्नैचिंग के लिए आईपीसी में एक अलग धारा लाई गई है। महोदय, ये स्वागत योग्य है। अब आता हूं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के बारे में हमारी विरोधी पार्टियां बहुत हल्ला करती हैं, और कहीं अगर वो बीजेपी शासित राज्य में हो गया तब तो उनका कोई जो है वो छत पर से चिल्लाते हैं। अरे यहां तक कि आदिवासी को नहीं, सॉरी, बैकवर्ड को वो दलित बना देते हैं। मुझे मालूम है एक केस में हुआ था, मेमुला केस, ऐसा हल्ला किया उन्होंने। तो ऐसी पार्टियां जो मॉब लिंचिंग के बारे में चिल्लाती तो बहुत थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी रूल की कभी कोई कानून नहीं लाया। महोदय, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई 1984, जब यहां सिखों पर अत्याचार हुए, खासकर दिल्ली में और प्रदेश में हुए, 3000 लोग मारे गए, तो क्या था, मॉब लिंचिंग था। उस पर ये नहीं बोलेंगे महोदय। और तो और इनके पार्टी के नेता शामिल थे, उनको कानून के कटघरे में भी महोदय इन्होंने खड़ा नहीं किया। इनके कार्यकाल में दंगे होते महोदय, बड़े बड़े दंगे हुए। मैं तो उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस अफसर रहा हूं। वहां पर 1980 में मुरादाबाद दंगा, 87 में मेरठ दंगा, आसाम में नेली दंगा, दुनिया भर में दंगे फसाद होते थे, मॉब लिंचिंग, लेकिन इन्होंने कोई उसकी व्यवस्था नहीं की। कश्मीर में कहने की जरूरत नहीं है। और ये मॉब लिंचिंग पर कभी ये कानून नहीं लाए, क्योंकि ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मॉब लिंचिंग जैसा एक कानून लाया। इसके बाद डेथ काज बाय नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग। महोदय, अंग्रेजों के समय में कानून बना, धारा 304A। गाड़ियां उन्हीं के पास थी, बड़े बड़े जमींदारों राजाओं के पास थी। तो ये हुआ कि 2 को मार दो, 4 मर गए एक्सीडेंट में, सजा थाने से ही अवेलेबल था, 2 साल की सजा थी केवल। अब महोदय इसको काफी कड़ा किया गया है। अब 2 साल से 5 साल तक की इसमें सजा दी है महोदय। एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाया गया है कम्युनिटी सर्विस। तमाम जेलों में हमारे जो कैदी हैं, जो ज्यादातर गरीब घरों के होते हैं, छोटे छोटे अपराधों में बंद हैं, उनके पास जमानत का पैसा नहीं होता। और आज महोदय ये जो लाया गया है कम्युनिटी सर्विस, अब उनको सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का दंड के रूप में कहिए या न्याय के रूप में, अब वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे। आप स्कूलों में मालीगिरी का करा लीजिए, चौकीदारी करा लीजिए, वो राज्य सरकारें डिफाइन करेंगी कम्युनिटी सर्विस। ये लाया गया। लूनाटिक शब्द था, एक बड़ा डेरोगेटरी वर्ड था, उसकी जगह पर मेंटल इलनेस लाया गया महोदय। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महोदय, कि हमारे विरोधी कभी जब बात आती है भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इस चीज पर आती है, सिक्योरिटी पर आती है, जो सीधे टेररिज्म और तमाम चीजों से जुड़ी होती है, तो हमेशा ये इनका हाथ पीछे हो जाता है। और महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो खत्म हुआ, जिसको हम राजद्रोह कहते हैं, और ये इसमें व्यक्ति प्रधान होता था। और महोदय अब हम लाए हैं देशद्रोह। देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता महोदय। और इसके लिए
मैं अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। इसमें मृत्युदंड तक की व्यवस्था की गई है। महोदय, ये कुछ चीजें थी सैलिएंट पॉइंट जो मैंने भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया। और अब मैं बताना चाहूंगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम दिया था। महोदय, उसकी कितनी धाराएं बदली गई, कितनी जोड़ी गई, मैं पहले उसको बता चुका हूं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई महोदय। एक नागरिक को बड़ी दिक्कत होती है एफआईआर लिखाने की। लोग कहते हैं मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और कहीं डिस्प्यूट हो गया जुरिडिक्शन का। आप प्रदेशों की बात जानिए, दो प्रदेशों के बीच की, इवन जिलों में, तो उसको दौड़ना पड़ता था वो एफआईआर कहाँ लिखा है। महोदय, पहली बार आज इस नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन किया गया 0 एफआईआर, घटना कहीं भी लिखा सकते हैं और 24 घंटे में वो एफआईआर संबंधित थाने पर पहुंच जाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन देगा। इससे महोदय, इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है, जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को कानून में लाया गया। महोदय, एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दर्ज करने का प्राविधान किया गया है। और महोदय, एक अडल्ट्रेशन जो है, फूड ड्रग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो दूध पीते हैं या हम कोई सब्जी खाते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता कि ये अडल्ट्रेटेड है कि नहीं है, लेकिन उसको बहुत कम महत्व दिया जाता था। उसमें मैक्सिमम सजा थी 6 महीने की। अब 6 महीने की मैक्सिमम है तो कोर्ट उसको महीने भर की दे दे, कुछ फाइन दे दे, लेकिन अब इसको कड़ा बनाया गया है। और इसमें महोदय जो 6 महीने का मैक्सिमम था उसको मिनिमम कर दिया है, मिनिमम 6 मंथ, और उसके बाद उसका जो अपराध है उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना 25,000 तक इसमें कर दिया गया महोदय। एक सबसे बड़ा होता है जो पुलिस पर आरोप लगता है, सर्च और सीजर, कि साहब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पुलिस ने इतना दिखाया, अपने पास रख लिया। अब जितने भी महोदय सर्च और सीजर कुर्की होगा, उस सब की वीडियोग्राफी का प्रोविजन किया गया है महोदय। ट्रांसपेरेंट है, कोई आदमी अब ये आरोप नहीं लगा सकता। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जो ये लाया गया वो बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद महोदय, एक सबसे बड़ा होता है फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल। अभी हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और जब तक पुलिस जाती है सीन डिस्टर्ब हो जाता है, हम वहां से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और भेजते हैं, तब तक तमाम चीजें बदलाव हो जाता है। अब महोदय, जहां 7 बरस से ज्यादा की सजा होगी वहां फॉरेंसिक टीम का जाना मस्ट है। ये इस कानून में प्रोविजन सभापति महोदय किया गया है। और इसके लिए हर जिलों में फॉरेंसिक लैब की वैन चलेगी। इसके लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सभापति महोदय, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं महोदय। इसमें 35,000 साइंटिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ट्रेंड होंगे, और कुछ ही वर्षों में महोदय हम पूरे देश में फॉरेंसिक के एक्सपर्ट पहुंचा देंगे। और वो वैन पहुंचेगी, जांच होगी और कोर्ट में जाएगा, डिजिटल तरीके से जाएगा। और कन्विक्शन रेट, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे गृह मंत्री जी ने रखा है 90%, उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे महोदय। दूसरा आता है महत्वपूर्ण केसेज में जांच डिप्टी एसपी या उससे उच्च अधिकारी को दी जा सकी है, इसका प्रोविजन किया। एक महत्वपूर्ण होता है इन्वेस्टिगेशन में डिले। अब एफआईआर कायम हुआ तो 90 दिन में चार्जशीट लगाना अनिवार्य किया गया है, और यदि किसी कारण 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगाई जाती तो कोर्ट के आदेश से उसमें 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 180 दिन में चार्जशीट लगना अनिवार्य है। सभापति महोदय, इसके अलावा जब पुलिस चार्जशीट भेजती थी कोर्ट में पड़ा हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन अब महोदय जब चार्जशीट चली गई तो कोर्ट के लिए अनिवार्य होगा 120 दिन में चार्ज फ्रेम करें
और उसका ट्रायल शुरू। ट्रायल जब शुरू होता था तो ज्यादातर जो डिफेंस के वकील होते थे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी महोदय। 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन एडजमेंट लिए जाते थे और वो पीरियड ऐसा होता था जो दबंग होता था, माफिया होता था, वो जो है गवाह तोड़ लेता था, धमका लेता था, विन वॉर कर लेता था। और अब जो प्रोविजन आया है कि 2 से ज्यादा स्थगन आदेश अर्जेंटमेंट नहीं लिया जा सकता, इसलिए ट्रायल में तेजी आएगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। महोदय, कोर्ट्स में केस की सुनवाई खत्म हो गई, जजमेंट रिजर्व पड़ा हुआ है। अब जो प्रोविजन किया गया है अदालत के लिए, न्यायालय के लिए, कि जब सुनवाई खत्म हुई तो 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा महोदय। इससे आप देखेंगे कि एक तो जो न्यायालय में मुकदमे का भार कम होगा, क्योंकि हम समरी ट्रायल लाए हैं। तमाम केसेस समरी ट्रायल में खत्म हो जाएंगे 40%। और अब जो हमारे न्यायालय हैं उन पर वो बोझ नहीं रहेगा और जो जघन्य केस हैं उस पर जो उनको समय दे सकेंगे उसका होगा। और एक जो अपेक्षा की गई और वो 100% सही होगी कि हम 3 साल में से ज्यादा कोई भी केस न्यायालय में पेंडिंग नहीं रहेगा महोदय, और न्याय होगा। आज 20-20 साल से केसेस पड़े हैं महोदय। एक मैं केस जाऊं, सब जानते होंगे, बेहमई केस। वो हुआ था वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1981। महोदय मैं बगल के जिले में एडिशनल एसपी था जालौन में। उस केस में आज तक महोदय जजमेंट नहीं आया है। 38 मुलजिम थे, 38 में करीब 34 इनकाउंटर में मारे गए या मर गए, केवल 4 बचे हैं और आज तक जजमेंट नहीं आया है। और महोदय जो उसकी मेन अभियुक्त थी वो सांसद भी बन चुकी, उनकी हत्या भी हो चुकी, लेकिन 4 बचे हैं और जो मेन मान सिंह बचा है जिनका हस्बैंड था, आज तक नहीं हुआ। एक पार्टी ने माननीय बनाया उन्हें और महोदय न्यायालय से जो पुलिस की केस डायरी गायब कर दी गई। अब वहां पर फोटोकॉपी तो है लेकिन जज साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आज 40 वर्ष से ऊपर समय हो गया महोदय। तो ये स्थिति आज जो नया कानून आ रहा है उसमें अब ये नहीं होगा। गवाहों की सुरक्षा का प्राविधान किया गया महोदय। दूसरा, हमारे थाने जो केस प्रॉपर्टी पकड़ी जाती थी, गाड़ी पकड़ी जाती थी, एक्सीडेंट में गाड़ी टूट गई तो हमारे थाने जंग के यार्ड बन जाते थे महोदय, और उसके डिस्पोजल की सुविधा नहीं थी, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, अपील में है, तब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता महोदय। अब जो किया गया है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका वीडियोग्राफी होगा, डिजिटल, उससे उसको कोर्ट में दिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी अब ऑक्शन हो सकती है, हमारे खजाने में पैसा आएगा और थाने जो हमारे हैं वो जो जंकयार्ड बन चुके थे इससे मुक्त होंगे महोदय। लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट, सीनियर अफसरों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगनी है लेकिन गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है। जो जिनके संबंधित सरकारें होती थी तो वो सरकारें सैंक्शन नहीं देती थी महोदय, पड़ा हुआ आप लिखते रहिए। सीबीआई चार्जशीट स्तर पर पहुंच गई, राज्य सरकारें उसमें अनुमति नहीं दे रही हैं। अब किया गया है कि अगर 120 दिन में सैंक्शन नहीं मिलता तो मान लिया जाएगा इट इज ए डीम्ड सैंक्शन और उस भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट महोदय लगाई जाती। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा कंट्रोवर्सी रही, हथकड़ी लगाना महोदय। मैं तो खुद पुलिस अधिकारी रहा हूं, आज तमाम होता है कि हथकड़ी ना लगाने के कारण मुलजिम एस्केप हो जाता है और पुलिस के जो जवान होते हैं उनके खिलाफ 224 आईपीसी का मुकदमा कायम होता था। अब महोदय इसमें हथकड़ी लगाने का प्रोविजन इसमें किया गया है, आर्थिक अपराधों को छोड़कर जो जघन्य केस के अपराधी हैं। यस सर, मैं जल्दी से समाप्त कर रहा हूं महोदय। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है महोदय। बड़े बड़े अपराधी क्राइम किए और बैठे हैं, उनका चूंकि यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनका ट्रायल नहीं हो पाता था। अब महोदय
ट्रायल इन एब्सेंसिया हो सकता है, उनको सजा दी सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा सकती है। तो ये महोदय जो प्रोविजन लाया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं साक्ष्य अधिनियम पर कुछ बोल दूं। तीसरा अधिनियम है महोदय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें जो है तमाम गुलामी के काल के आकार के शब्द थे। क्या थे? पार्लियामेंट ऑफ यूके, नोटिफिकेशन बाय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, एनी डोमेनियन, कॉलोनी, possession of Her Majesty or Privy Council, Her Majesty's government and possession of British Crown, all that जो कॉलोनियल वर्ड थे इसमें एविडेंस एक्ट में उस सबको निकाल दिया गया महोदय। ये गुलामी के चिन्ह जो थे ये समाप्त हो गए हैं। दूसरा महोदय सबसे महत्वपूर्ण है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। आज हर चीज में क्राइम होता है कहीं ना कहीं। टेलीफोन, सबसे पहले हम टेलीफोन की, मोबाइल की ही बात करते हैं कि वो मिल जाए तो उसको हम एनालाइज करके मुलजिम तक जितने लोग उसमें शामिल हैं पहुंच सकते हैं। उनको सबको दस्तावेज की श्रेणी में लाया गया महोदय। और साथ ही साथ कि जो हमको एविडेंस मिलेगा वो सेकेंडरी होगा, तो उसमें कोई घपला ना हो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये किया गया है, उसका एक अधिकारी होगा और वो जो होगा उसको देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, तब कोर्ट में उसमें मान्यता होगी। महोदय आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज ऐतिहासिक दिन है और हम सभी उस इतिहास के हिस्सा बन रहे हैं। और महोदय मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था और आज उस गरीब घर के बच्चे को आज न्यायालय में इसमें इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका दिया महोदय। और इसके लिए ये मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन भी था मेरे जब मुझे चेयरमैन बनाया गया था होम अफेयर कमेटी का। इसलिए महोदय मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं इस बिल पर मौका दिया। और प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासकर अमित शाह जी ने, जिन्होंने 4 साल इस बिल को बनवाने में 181 मीटिंग उन्होंने खुद अटेंड किया, मेहनत किया। पूरे देश के जितने विद्वान थे सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी एमपीज को, वाइस चांसलर को, सभी यूनिवर्सिटीज को, सबको इन्होंने पत्र लिखे। और पत्र लिखने के बाद तमाम उसके आए, उसके तो उनके कमेंट्स आए, उनके इनपुट आए और उन सबको मिला करके आपने 4 साल में बिल तैयार किया और 11 अगस्त 2023 को पेश किया। और आज ये राज्यसभा से पास होकर महोदय कानून बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December 2023 has agreed without any amendment to the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service and terms of office Bill 2023, which was passed by RajyaSabha at its sitting held on 12th December 2023. श्री सुजीत कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं अपने पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से ये 3 ऐतिहासिक कानूनों के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, मेरी पार्टी बीजू जनता दल हमेशा कोई भी कानून जनहित में हो या देश हित में हो, सरकार के साथ हमेशा खड़ी रहती है। चाहे वो 370 धारा को हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो या चाहे ये 3 कानून हो। और व्यक्तिगत तौर से महोदय मैं I applaud these 3 bills because these are in the interest of Mother India. They support the unity of our country. Hence, I personally support these 3 bills. और महोदय मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं क्योंकि ये बिल पे मुझे बोलने का मौका मिला है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और मैं स्थायी समिति का सदस्य भी हूं जिसको ये बिल्स रेफर किए गए थे और जिसके चेयरमैन ब्रिजलाल जी थे, जिन्होंने अभी अपने अभिभाषण में विस्तृत रूप से बताया। और मैं धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री जी का कि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे सजेशंस जो समिति ने दिया था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया इंग्लिश में। सर, Brijlal ji has already spoken and gone into details about the technical provisions for the bill. I will articulate why I support this bill, giving 5 reasons. Sir, first and foremost,
Sir, the essence of these three bills are justice, equality, and neutrality. Justice, equality, and neutrality. Sir, these are the three foundation pillars of our constitution. Hence, because of the constitutional norms, because we all believe in the constitution of the country, which Honorable Prime Minister said is the Bible of our nation, the Gita of our nation. Hence, sir, I support this bill because this is a tribute to the founding fathers of our constitution, Dr. Ambedkar, Sardar Patel. Sir, second reason why I support this bill is because this is a great step in moving away from the colonial hangover. Sir, there were 475 places in the three acts, IPC, CRPC, and Evidence Act, Indian Evidence Act. There were 475 mentions of colonial references. Her Majesty, Privy Council, Jury and Barrister, London Gazette. So, sir, at one stroke, these three bills are completely doing away with all the vestiges and signs of colonial hangover. Sir, secondly, sir, Indian Penal Code 1860, CRPC, Indian Evidence Act 1872, though they had Indians in their name, they have Indian in their name, but sir, there was nothing Indian about them. The soul was certainly not Indian. The names might have Indian in them, but the soul was of Great Britain. So, sir, because the soul was not Indian, there was no trace of Indian culture, Indian tradition, Indian values. So, sir, through these bills, हम लोग सर इसमें भारत की खुशबू को लाने की कोशिश की है सर. Sir, the three criminal acts that we have, IPC, CRPC, Indian Evidence Act, they were meant to perpetuate the colonial rule. They were meant to subjugate the Indian subjects into slavery and brutality, sir. So they were never meant to give justice to Indians. They were never meant for the good of Indians. So, sir, these three bills, which will replace those three colonial legislations, will provide justice to our countrymen, will be for the betterment of our fellow citizens. Sir, in the IPC, CRPC, in IPC, you had, sir, offences against the state, offences against public servant, preceding, sir, heinous crimes like rape and murder. That was, sir, the need of the colonial masters because they gave precedence to offences against them over offences against an Indian. But in this, sir, BNS, Bharat Nyaya Sanhita, offences against crime against women and children have been given precedence, particularly crime against women and children. Sir, Section 124A, sedition, has been done away with. Sir, राजद्रोह को हटा के देशद्रोह को सर लाया गया है. ये बहुत बड़ा परिवर्तन है सर. Sir, governments will come and go. Governments will come and go, sir, but nation will remain for eternity. Nation first. That has been the philosophy of removing sedition. And in place of sedition, sir, we have incorporated a clause which affords the unity and integrity of our country. Sir, by removing sedition from our statute book 124A, sir, today we pay tribute to hundreds and thousands of our freedom fighters who went to jail, who were sent to gallows because of the misuse of 124A by the colonial rulers. Sir, the third reason why I support this bill is because, sir, this is a great example of modernization of our legal system. Sir, our criminal justice system was obsolete, archaic, we all know, sir. It was crying to be reformed. Sir, there was a desperate need to overhaul our laws, to modernize our legal framework, because, sir, the society has evolved. 1860, 1872, 160, 170 years old laws, sir. Society has evolved. Social values have evolved. Technology has become so prevalent. Sir, today we have technology in pretty much every walk of life, be it education, health, agriculture, but not in the legal fraternity, sir. So there was a need to bring in technology to modernize our legal framework, and these three bills have done that. Sir, already Bijlal has spoken about many of the provisions where technology will be incorporated. Sir, digitization of the criminal justice process. Sir, the definition of document has been expanded to include electronic digital records. Digital electronic records have been made primary evidence under the Bharatiya Sakshya Bill. Sir, now inquiry trial can be conducted digitally. Electronic recording of a statement by the police is also permissible, sir, during investigation. Sir, the provision of EFIR and Zero FIR have also been incorporated, sir.
Sir, women will be the biggest beneficiary of this. Sir, we all know that women find it very uncomfortable to go to a police station to register an FIR. That's the reality, sir. But now they can go for an EFI. They don't have to go to the police station. They can file zero FIR. They can file FIR anywhere else. Wherever they are comfortable filing an FIR, not necessarily in the police station under the jurisdiction of which the crime has been committed, and the FIR can be filed. So, sir, this will eliminate the need to travel to the police station, particularly greatly aiding our women, sir. And, sir, the new laws also prioritizes the usage of forensic science in crime investigation. Sir, for any crime, for any offense where the punishment is over 7 years, it has now become mandatory for a forensic expert to be present at the scene of crime for doing the investigation. Sir, this integration of technology and digital forensic science, sir, will allow the police to, sir, get critical information and help in increasing our conviction rate. Today, sir, our conviction rate is one of the lowest in the world. And, sir, government has often spoken about increasing this conviction rate to about 90%. So, sir, I strongly feel that this bill will certainly help in increasing the conviction rate. Sir, videography is now made compulsory at the time of search and seizure of any property. Again, this will help in protecting the fundamental right of the citizen. Sir, organized crime, clause 111, petty organized crime, clause 112, great additions to the IPC, sir, to the BNS. Sir, terrorism. Sir, previously I'm shocked to state that there was no mention of terrorism. Sir, we talk of zero tolerance towards terrorism. Sir, when we talk of zero tolerance towards terrorism, but we do not have a section in IPC where terrorism could be punished, how, sir, are we going to tackle terrorism, particularly cross-border terrorism, when we are surrounded by a very, very hostile neighbor? Sir, crime against women and children have been given stringent punishment under this new provision. For gang rape, 20 years of imprisonment has been prescribed, and for gang rape of a minor, death penalty has been prescribed, sir. Sir, this will certainly deter heinous crime against our women and children. Sir, the fourth reason why I support this bill is because it will help in the timely dispensation of justice. Sir, we all know today our courts are pretty much choked up. We have close to 70,000 cases pending in the Supreme Court, close to 60 lakh cases pending on the High Court, over 4.23 crores cases pending in our trial court, district court, sir. Sir, it is often said, justice delayed is justice denied. Sir, there are numerous movie dialogues, sir, on this aspect. I did not go into details, sir. You have been one of the finest lawyers of the country, you understand. Sir, now this legal provisions will have strict timeline for the state, for the investigating agencies, and also for the judiciary. Sir, this is why I believe that this will result in timely dispensation of justice. Trial in absentia is another great addition. Sir, this will help in bringing the fugitives, particularly the economic offenders who commit crime in our country and then they abscond. They will be certainly deterred. And final reason, sir, why I support this bill is because of the reformative aspect instead of the punitive aspect. Sir, the name itself, it was called Indian Penal Code, but now it is the Bharat Nyaya Sanhita. So, sir, from punitive to justice. Sir, I would like to, refer to Swami Vivekananda, sir, who is one of the greatest gifts to mankind from our land, one of the greatest philosophers that the world has ever seen. And he often spoke of the fact that each soul is potentially divine. Each soul is potentially divine. That was, sir, Swami Vivekananda's philosophy. Sir, this underscores the intrinsic value of every person. This underscores the reformative, the rehabilitative potential of every person. And this is what these three bills speak about, sir. Sir, community service. Instead of sending a person to jail for minor offenses, community service also has been prescribed as a form of punishment. This will, sir, not only decongest our prisons, but also bring in some kind of social reformation, some kind of social aspect to our criminal justice system. Great addition, sir.
For the first time, community service has been prescribed as a form of punishment for petty offences, and I greatly welcome this. Sir, I would like to talk of Section 309 of IPC, punishment for attempt to commit suicide. Sir, a person takes the extreme step of committing suicide only when she or he is so mentally depressed that she or he finds no hope in living, in surviving. And sir, when that person fails in committing that crime, meaning fails in committing suicide, we then go on to punish that person. So what kind of justice was this? I'm surprised that even after 75 years, this section was there in our IPC, in our statute book. Thankfully, I must really compliment the government, sir, that they have now done away with Section 309, attempt to commit suicide. This was already, sir, diluted through the Mental Health Care Act of 2017, but now it's also not there in our criminal statute book. Highly commendable, sir. Sir, I have a couple of suggestions, sir. Sir, one is that, sir, the Law Commission has time and again recommended that the ratio between judges and population in our country should be 50 per million. But today, the judges to population ratio in our country is only 19, which is one of the lowest in the world. So I request the government, ma'am, through you, that they should seriously look into it and increase the number of judges, particularly at the trial court, in the trial courts, and also increase the number of policemen. Today, the global standard is about 220, 225. Our prisons. So Draupadi Murmu also made an emotional appeal in this aspect while addressing the National Law Day celebration. And she lamented that many in India end up being in jail for years for the slightest of crimes, or even when wrongly framed. They have little recourse. This needs to be fixed. This is, Madam President. So I really urge the government, I strongly urge the government that they will look into this issue of UTPs, issue of under-trial prisoners crowding our prisons. Not only are they crowding our prisons, it's a violation of basic fundamental right. Every person has a right to be free unless proven guilty. So this is something which I would love the government to look into. And the third suggestion I have, ma'am, is regarding the multiple FIRs. Ma'am, recently we had many cases. We also had a recent case of Miss Nupur Sharma. She had to face, I'm not getting into the merit of what she said and whether there should have been multiple FIRs in her name, or there should have been an FIR in her name. But the fact that she had to face multiple FIRs in different parts of the country, that itself is so problematic, ma'am. This is why I suggest that there should be provision in the statute book that there cannot be any provision of multiple FIR, because not only is it an unnecessary harassment of the accused, but also it delays the criminal justice system. And my last suggestion, ma'am, is regarding the gender neutrality. There have been a lot of positive aspects in the three bills in respect of making them gender neutral as opposed to the old ones. But now that 377 is no longer there in the statute book, and 375, which IPC 375, which is the offense of rape, is not gender neutral. So there is no way a person could be punished for raping a man. And we know, ma'am, that it happens. It happens in our prisons, it happens in our hostels, and it happens in other places. Men are routinely raped, but there is no provision in our statute book to punish for that rape of a man. We have thankfully there are provisions relating to the kidnapping of children, trafficking. These have been made gender neutral in the BNS, but not the offense of rape. Law Commission in 2000 and the Justice Verma Commission in 2013 had also recommended that offense of rape should be gender neutral. But I'm sad that this has not been done in BNS. I hope this will be taken care of. Ma'am, I would like to finally talk
briefly, while I'm on the subject of criminal justice system, I would like to briefly talk about the judicial overreach or the judicial encroaching on the turf of the parliament, which is so dangerous for our parliamentary democracy. Ma'am, separation of power is an essential feature of our constitution. Article 50 talks of separation of power. The three organs of the government have to work in their own respective domain. But ma'am, this fine balance between judiciary and the legislature and the executive is being routinely, I must say routinely being eroded and trampled by the judiciary in the name of fundamental rights, in the name of separation, in the name of independence of judiciary. There is unnecessary interference time and again by the courts in administrative matters, ma'am. This is destroying the spirit of our constitution and is very, very dangerous for our democracy. Ma'am, the judiciary wants to reform every aspect of the government, but itself. It wants to reform every aspect of the government, but it doesn't want to reform itself. This is why we have such a large pendency of cases which the judiciary has not taken note of. Ma'am, the parliament and the state assemblies, they reflect the will of the people of India, the sovereign will of the people of India. And it is the duty, the mandate, and the responsibility of the parliament and the state assemblies to make laws. The judiciary, at best, can interpret those laws. But the judiciary has taken unto itself the task of making laws. So, ma'am, the classic example of the National Judicial Accountability Commission of 2000, the Act, NJSC Act of 2014, unanimously it was passed by both the houses of parliament. 2/3 of the states ratified it. 16 states, ma'am, ratified this act, but it was struck down by the Supreme Court of India because the Supreme Court deemed that this was interference into the judicial appointment, thereby violating the basic text of the Constitution, which is independence of judiciary. Ma'am, and here I would like to quote former Finance Minister, late Sri Arun Jaitley, who had called this the tyranny of the unelected. He had called, and in his words, I quote, "If the elected are undermined, democracy itself would be in danger." So, ma'am, I'll end by supporting the three bills. I think they are extremely timely. They are in the interest of the nation. And also, I have already stated my concern about judicial overreach, judicial encroachment into the working of the executive and the legislature. And I hope that good sense will prevail and that the separation of power, which is there in Article 50 of the Constitution, will be respected by all the three organs of the government, particularly by the judiciary. Thank you. Sri S.K. Niranjan Reddy. Thank you, ma'am. Ma'am, I feel privileged that on this momentous occasion when we are revising the entire criminal law administration, I get to speak on behalf of my party. I am rising to support the bill for a few reasons, which I will spell out one after the other. Madam, my first reason for our party supporting the bill is the clear intent that the government wants to show for the purpose of changing and improving the criminal law administrative system. So when I say improve, there has been some criticism that the laws are mostly similar to the outgoing legislations in many areas. There has also been a criticism that there has been a cut and paste job. I think this criticism is misplaced. I feel, madam, that when these old laws are being replaced, some of the provisions have been interpreted over a period of time. The courts have now given specific meaning to certain expressions. They have culled out specific procedures that need to be followed, also built in certain safety. So if those provisions are reincorporated when a new law is made, it will settle a lot of these provisions because some new provisions dealing with new offenses are being introduced separately under the penal code. There are some new procedures being brought in under the BNSS, and there are some new Evidence Act provisions which are brought in under the new Act. But when a lot of the provisions which are otherwise working well, if they are retained in the new provisions that are made, I do not agree with the criticism
that this should not have been repeated. There should have been a whole-scale change. The other criticism is that the old acts could have been amended if only the government wanted to introduce a few new provisions or few new offenses or new procedures. Now, this also, ma'am, I do not agree completely, because what would happen is if someone is making large-scale changes to existing laws, by the very numbering of the provisions, the amendments will make the act unwieldy. Like in the Income Tax Act, when amendments were made where the amendments would start with a particular section. It will start with 15A, it will go to 15ZA, it will go to 15ZE. So if we are making certain large-scale changes to the law, I commend the government's approach in bringing in a new law, while retaining the essence of the old law wherever there is no difficulty. Ma'am, having said this, I think the revamp of the criminal justice administration is a journey. It is going to be arduous, but it needs to be earnest. I would want to compliment the government on starting this journey well. It has not stood on a principle or ego, because when these laws were introduced, in the first instance, madam, what is redeeming for me personally is that the government agreed to refer the matter to a joint parliamentary committee, which means the government was willing to look at suggestions. The joint parliamentary committee made certain recommendations. The government, in my view, accepted the correct recommendations. One of the recommendations of the parliamentary committee was contrary to the Supreme Court judgment. The government was cautious. It did not accept that recommendation because it understood that the law has been interpreted in a particular manner. So the provision, one of the recommendations, was not accepted. Now, not only that, when the bill was introduced in the other house yesterday, the government made two further changes, because the government received a proposal from the medical practitioners that some of these provisions may affect the medical practitioners without an intention. So the government is exhibiting a keenness where it wants to keep improving. Now, that is a great position to start the revamp of a law, because as I said, madam, the journey will have to be humble, it will have to be earnest, it will have to be by people who are not standing on ego. And I'm very glad that this government has shown an openness and willingness for the purpose of making further changes. Madam, I believe that the old method of making laws has now fundamentally undergone a shift. Earlier, society would move at a very slow pace. So if a law was to be made, the law would hold good for 20 years, 30 years. But in the current situation where developments happen so very fast, the approach may need to be one where the government may have to come up with many iterations of the law. So if this is the first step in bringing in the law, as so long as the government is alive to any evolving developments and is making changes accordingly, then, madam, I think we would be having a first-rate law which the government is proposing to start, and it has started on a good note. Just for instance, to give an example, from the time this act was originally proposed to that bill being discussed before the Honorable Parliament, the government was not looking at a situation of a deep fake. Now, deep fake, even under the current amended law, would have to come possibly within the meaning of forgery only. There is no separate offense for deep fake. Luckily, we have a provision under the Income Tax, the IT Act and the rules, which make adequate provision for punishing people who are resorting to deep fakes. But the penal law, while this in my view would also be a penal offense, the penal offense is being addressed by virtue of the IT Act being capable of roping in such a mischief. So some of these new developments that may happen would need to be incorporated into our law from time to time. For instance, madam, I also find that while we have taken care to bring in snatching of mobile phones or movables as an offense, we would still have to go back to the IT Act for the purpose of a data theft. Someone may not steal the mobile, but someone may actually be stealing the entire data from the mobile. Now, this may possibly come within the meaning of theft.
which is very broadly defined under the old IPC and also under the new enactment, but there is no separate offense which deals with data theft. Now, as we go forward, there may be further developments that may happen where the law may have to be amended for the purpose of incorporating this. So, ma'am, I have a suggestion for the government. In the insolvency regime, we have a permanent committee which is called the Insolvency Law Committee. The law committee constantly looks at the developments in the field, it looks at development in the courts, and it constantly keeps making recommendations to the government that if a particular provision is introduced or if a particular explanation is added, it may clarify the position, and the government has been making these changes in the insolvency and bankruptcy code from time to time. Now that, madam, deals with a very simple law in the relative context of the criminal administrative laws that we are looking at. And in that narrow space, that law has been very throbbing and has been alert to the needs of the society because of the Insolvency Law Committee being a permanent body that continues to make recommendations. So the recommendation, ma'am, I have for the Honorable Home Ministry is, the Honorable Home Ministry may consider, the government may consider having a permanent committee which could be headed by people who are experts in these areas, who would also get a feedback from the stakeholders, from the lawyers, from the judges, from the litigants, and then see how some courts are interpreting some of these provisions, because some of the interpretations may go contrary to the spirit with which the law has been made. So a small addition, small alteration, a small explanation may make a huge difference. So, madam, this is one of my suggestions for the government, because this would make the law nimble, agile, and it will be very quick to react to whatever is needed of the society. Madam, the next point that I wish to make is a lot of new provisions that have been made were previously not covered. So the government is moving in the step of identifying some of the mischiefs which have been left out, where the government wants to arrest them, and they have incorporated a lot of things like organized crime, petty organized crime, terror has been defined. We have now an offense relating to endangering of unity, integrity, and sovereignty of the country after repealing the sedition laws. What I find, madam, is that while we are making provision for dealing with offenses like this, the acts possibly at this point fall a little short of defining these terms and confining the meaning of these terms. Now, what has happened, madam, is when criminal laws use expressions that are very wide, the courts have held consistently, this is courts all over the world, including the Honorable Supreme Court in India, have taken a view that if the expression is not clearly defined, it may start affecting persons and citizens who are not originally intended to be captured within the provision of that mischief. This makes the law excessively broad. It may then become vague, and it may therefore be struck down. So we have had one provision of the IT Act being struck down on this theory. I fear that some of these provisions are going to be challenged in court, and therefore it may require, as I say, a further iteration. It may require at some point of time the Parliament to step back in and give a clear definition so that these expressions are confined to the area that they are intended for. This is again a suggestion so that we don't wait for many years to pass and for a court to eventually define how this term must be understood. Because the entire area of defining what the term will mean is essentially that of the Parliament. And I think that is a right that we need to exercise rather than leave it to the court to interpret because of a gap in legislation. I am not at this point, madam, suggesting that there are gaps that cannot be filled. I am only saying that the law can be improved with further iterations after hearing the stakeholders. Madam, then I move on to the next point. Another reason why we support the bill is the idea to quicken the criminal justice process system, the courts, and the manner in which an FIR will be lodged, a final report will be filed, the additional time that will be granted. All of this is good. The idea is noble, but it comes with a set of challenges. Madam, I would want to apprise the government that this is akin to
the government wanting to have a very fast train, but the rails, the infrastructure is creaking. Madam, I appear in courts regularly when I am not here, and I have heard judges complain, including in national company law appellate tribunals, NCLTs, commercial courts, and other regular courts, that the judges are working in most subhuman conditions because they have no assistance, they do not have a stenographer. Judges are writing 80 pages to 120 pages by hand because the judgment will have to be delivered under the CPC within 30 days after the matter is reserved. Now, we have made a provision that a judgment will need to be delivered within 45 days, but I have serious doubts whether the infrastructure would enable the coming into effect of this clear, noble intention of the government. Madam, I also have a suggestion here. The suggestion is the central government will face a difficulty because the courts are a state domain. It is the states that will have to make provision for having adequate infrastructure. Center will not be able to sit on the state's head, and we sitting in the Council of States would not wish that the center should impose more than necessary. Now, if that is so, one of the ways the central government could consider ensuring that the intent that it has to have a first-rate criminal justice administration in the country is given effect to, without the states falling behind on providing infrastructure, possibly would be by providing for certain incentives like the Finance Commission does when states meet certain targets, be it in the power sector, be it in the educational sector, or solid waste management. Whichever states ensure that they are doing this, the Finance Commission is granting a higher share to the states. So if the legal reforms are also going to be included, specifically with reference to the criminal law justice infrastructure, then this act and the intent that it seeks to achieve can be easily accomplished. Otherwise, this might remain on paper. Like, madam, we all know, the Representations of People's Act says that any election appeal in the High Court must be decided in 6 months. The law makes that provision, but we see that it rarely ever happens. Lucky are those legislators whose cases are decided before the person who won completes his term. Election petitions are now stretching for 4 years, 4.5 years. So while we may make a provision that a judgment must be delivered within 45 days, I am foreseeing some difficulties on the operational side because of the infrastructural deficiencies. So that may need to be attended to give complete effect to this law. Madam, then I have a suggestion to make with regard to the forensics. The provision of forensics that has been included, clause 176(3) of BNSS is a very important provision. The government has also taken a very practical view. The government notes that it may not be possible to operationalize this forensic study being conducted unless an adequate infrastructure is built up. So the provision says that it will come into effect from a date to be notified by the state government within 5 years. Now, in this 5 years, the forensic infrastructure may need to come in. But one lacuna I find, and this may have to be addressed separately, not through the criminal justice system, is that the forensic science and forensic study in India does not have any regulator like the medical institutions or any other institutions. So a regulatory standard may need to be set up. An accreditation which will recognize may have to be provided. So my suggestion, madam, would be that the government make an appropriate provision for ensuring that the forensic framework is put into place. Sir, there is one other area that the government may have to consider, and the IT Ministry of the central government has doing a fantastic job in this. For the purpose of criminal investigation, we now enable the collection of biometric data by the investigating agency and by the court. Supreme Court says this is permissible. So there is no problem about the legality of the collection of some of this data. But the issue would be, where would this data be stored? How safe would this data be with the police and with the courts? How would the issues of privacy be covered? So these are some aspects that may need to be considered
Once these provisions kick in and they start operating from whatever date is notified by the state government. Sir, I then move on to certain aspects because we're dealing with a set of three different laws. I'm just going in a seamless manner from one act to another in relation to the criminal justice machinery. Sir, the concept of fair trial and the right of an accused. So when I say accused, I am not speaking about a person who is convicted or is guilty. I'm speaking, sir, of a person who is accused of a crime, and our law proceeds on the assumption that every accused will be deemed to be innocent until he is proven guilty. So a person facing a charge who is an accused starts off with this presumption in his favor. We have had a very famous saying by one Russian writer, Fyodor Dostoevsky, who said, the mark of the development of a civilization is not from the way it deals with the people who have achieved well in the society. It is in the way it deals with the criminals of the society. Sir, with these two philosophies in mind, I have three quick suggestions. Sir, on the aspect of bail, I find, sir, that a majority of the old provisions have been carried over. It is salutary because the Supreme Court has interpreted these provisions to say that bail is the rule, while jail is the exception. But what happened, sir, is because our justice system was not very good, we have noticed a tendency over a period of time that courts are hesitant to grant bails in any matter where it thinks the accusation is grave, because several of these matters were resulting in acquittals because of witnesses turning hostile or the evidence not being properly placed before the court. Sir, once the changes are made, once we bring in forensics, once we have a better administrative system, we should slowly now start moving towards the developed countries where the criminal justice system clearly adheres to the belief that a person will be released on bail once he provides adequate security and if he is not interfering with the criminal trial, and his punishment will start after he is convicted by the court, not by putting him in jail and not granting him bail even before he is found to be guilty. Because, sir, in many cases we see if person is in jail for 6 months or 1 year and eventually it is found that he is actually acquitted, then the civil liberty can never be brought back. Please conclude, Niranjan Reddy. Sir, I have... You have 9 minutes, you have spoken more. Very well, sir. I'll try to finish as quickly as I can. Sir, while the bail has been liberalized, sir, there's one area that the government may have to consider. Sir, clause 479 in subclause 2 says that the benefit that the government wants to give of half the term being already spent in jail and 1/3 if it is not punishable with life or death, the person is entitled to be granted bail. 479(3) says the above provision will not be applicable if the person is guilty of more than one offense or is involved in more than one case. Sir, even if a person is accused of only one offense, many times we see, sir, that in the FIR they list out 4 or 5 offenses. So even a first-time offender, in the first FIR registered against him, will have more than one offense mentioned against his name, which will deny him the benefit of the bail that is provided under 479(2) of the BNSS. Sir, the third of the issues relating to the rights of accused is in relation to handcuffs. While clause 43(3) specifies that it will be done only in some serious cases, the Supreme Court has clarified that this is ordinarily treated to be inhuman. It must not be resorted to except in exceptional cases. Sir, I would want the government to lay down clear guidelines. It is not that whoever is accused of that variety of offenses need to be brought to the court in handcuffs. Sir, I have been in courts, in criminal courts. Sometimes when there is a grave offense and an offender is brought before the court, it is quite scary. Sometimes it gives us confidence when we see if that person is handcuffed, but this would be extremely rare cases where
that kind of protection may need to be granted. So the government may have to come up, sir, with some guidelines in the cases where handcuffing will be permitted. Sir, the provisions now introduce the salutary feature of community service. Just two quick points. Sir, what will qualify as a community service? The types of community service are not specified. Now, this would leave it to the discretion of the magistrate. The magistrate will decide what will be community service. Is it sweeping the road? Is it manning a public duty at a traffic light? Or is it something else? So the legislature may have to step in. The parliament may have to come in for the purpose of indicating what are the types of community service that can be imposed by the court. The discretion will be with the court to impose which of the appropriate punishments. Also, sir, if the punishment is to be community service, the Act does not make a provision as to the length for which community service needs to be imposed. So if someone is guilty of theft of less than 5,000, it cannot be that he will be asked to undergo community service for 3 years. That will be worse than him facing punishment for that offense, which may be very small. Sir, then I have 2-3 other suggestions for making this even more workable. So we find that the Supreme Court of India is inundated with bail petitions, anticipatory bail petitions, and quash petitions, either grant or someone challenging the non-grant of a quash order. So this is happening because the old CRPC provided that all these bails, anticipatory bails, and quash petitions will be heard by a single judge of the High Court. There is no intra-court appeal provided under CRPC. So in the writ jurisdiction or on the civil side, there are a few appellate provisions which say that the appeal would lie from a single judge of the High Court to a division bench. Sir, if in CRPC we bring in the new law, if we are able to bring a provision which will say that there will be an intra-court appeal in relation to bails and quash petitions, almost 80 to 90% of the people will get their justice in the division bench. Either they win or they lose. Very few cases will come up to Supreme Court. It will not clog the Supreme Court. Otherwise, Supreme Court is now left with dealing a lot of these matters, and it is not able to focus, sir, on the more serious and important issues. My friend, sir, Mr. Honorable Member Sujit Kumar had spoken about multiple FIRs. Sir, I find that we still will be having the same problem, that for one particular incident, multiple FIRs can be filed in multiple jurisdictions. We have not made a provision, sir, which says that if an FIR relating to that particular offense, I'll take only 2 more minutes, sir. If an FIR relating to the same offense is already registered, and if that is brought to the notice of the second registering police station, the police station must cease any further action. This provision is missing, sir. This may, again, as I mentioned in the earlier part of my address, if there are going to be repeated iterations, and that will be the way we will keep improving, some of these things can be addressed. Sir, also I noticed in clause 173, when an FIR is to be registered, the government wanted to ensure that the non-guilty people are not harassed. So clause 173(3) says that a particular police officer may take 14 days for the purpose of conducting a preliminary inquiry. But strangely, sir, that is only fixed for offenses above 3 years and below 7 years. So if it's an offense below 3 years, there is no provision today for conducting a preliminary inquiry. Sir, also we need to consider whether this clause 173(3) providing for preliminary inquiry should be for all such offenses, because it may mean that FIR is not registered for 14 days at a go. So the last of my suggestions. Sir, please conclude. Clause 1, yes, sir, this is the last of my submission, sir. Clause 1 of each of the bills, sir, nomenclatures the Act as BNS, BNSS, and BSA. Sir, I am using these abbreviations because I am not comfortable with the language. Sir, coming from Hyderabad, I can speak a bit of Hindi, but even I am not comfortable with this language, sir. Sir, the Constitution provides that the acts and the text of the Act, which includes the name of the Act in clause 1, ought to be in English. Sir, I respect that possibly we are trying to move away from a colonial hangover and a past. We want to signal a clear sign that this is our own homebred, our own cultured law.
Sir, this can be easily achieved without affecting the sanctity of the constitutional provision by saying that this will be called so and so in English and also called so and so. Okay. So the two names, if they are mentioned, sir, what may happen is, in any event, the language of the court will be the language that the courts are using. The act becomes much more easier, sir. After spending so much time, sir, I have had this request from a lot of my lawyer friends who keep requesting that when I get to speak on this bill, I must make a request to the government to please include both the English and Hindi titles for this act, so that the act will be easily operational. Okay. Sir, I thank you for the opportunity. And I conclude by saying that my party entirely endorses the approach. We want to go along with the government and keep improving the bill. My suggestions are constructive. Sir, I would request the Honorable Home Minister to consider these suggestions. We support the bill fully, sir. Thank you. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on this historic piece of legislation. I stand to speak in support of the bill. Sir, in the year 1834, the first Indian Law Commission was constituted under the chairmanship of Lord Macaulay, which gave birth to the Indian Penal Code in 1860. The Indian Evidence Act was enacted in the year 1872 with a view to consolidate the law relating to evidence. The Code of Criminal Procedure 1973 regulates the procedure for arrest, investigation, inquiry, and trial of offences under the Indian Penal Code and under any other law governing criminal offences. So these key provisions, which form the basis of the justice delivery system in India, have been antiquated and are age-old. When the British came to India, the original and the only purpose was colonization of the mind, since they believed that if the mind was colonized, they will not lead long-standing armies to colonize the natives. According to the British historian Elizabeth Kolosky, the main idea was that the British felt that the natives and the colonials needed different set of laws under which they were governed, as they felt the natives was incapable of appreciating the rule of law and hence needed stringent laws to be governed. That explains the idea behind the criminal tribes and the Thuggy Acts, which were based on the concept of hereditary criminality, which the British believed was inherent in the natives. Present laws as they stand reeks of colonial hangover. Sir, it still reminds us of the times when the British were ruling us, and they continue to rule us through these acts, written by them for them. These acts were formulated at a time when the population of the country was about 20 crores, and the population today is 7 times as compared to that. The previous acts were designed to serve the crown and its officers at the cost of the Indian society and resources. The acts were not only exploratory in nature, but far, far away from any kind of justice. It was a result of these inefficiencies that the criminal justice system ended up creating an atmosphere of distrust in the minds of the citizens, who remain largely apprehensive of finding any justice after suffering. So due to the changing nature of the society, its attributes, its elements, the laws have become obsolete and fall short in encompassing the overall picture of society and the needs of the prevailing system of the justice at large. A need was thus felt for a long time to overhaul this mechanism, make it more contemporary and inclusive of the existing constructs. So the new proposed laws reflect of the government's intention to align the legal system with the 21st century, emphasizing citizen-centric legal structures, digital transformation, and a focus on the justice rather than the punishment. So the context in which these acts have been introduced is very, very important. And while discussing these, we should not miss the wood for the trees. The intent is to create an ecosystem of justice delivery which is not procedural oriented, but justice centric. Sir, I would like to quote a share from Dushyant Kumar, which sums up this entire scenario in a very good way to begin my speech. कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो,
ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं. Sir, many voices have been raised questioning the need for the significance of these bills. I want to substantiate my arguments as well as the need for a total reform of the justice delivery mechanism with a few data points. So at the district courts, almost 4.5 crore cases are pending in various district courts in India. About 1.2 crores are pending for more than 5 years. About 5 lakh cases are pending for more than 25 years. About 40% of these pendencies are due to the fact that either records are awaited or due to non-availability of counsel. If one finds that data worrisome, the pendency report of the high courts is even more worrisome. Almost 70 lakh cases are pending, of which 60% are pending for more than 5 years. The average time in which a decision is likely to be made in a subordinate court is nearly 6 years. 6 years, sir. Chandrayaan 3 reached the moon in 40 days. And if your case moves to any other higher courts, 10 years is the average time to get justice. The average number of hearings, the turnaround time between the two hearings, and the caseload is extremely high. So is the cost of litigation as well as the man hours lost while attending these hearings. The two combined leads to a loss of at least rupees 1 lakh crores. Moreover, the High Court judges are severely under pressure. They just get on an average about 5 to 6 minutes to hear a case. Justice delayed is justice denied, sir. Sir, I would also briefly talk about the under trials. So almost 78% of our 5.5 lakh prisoners are persons whose cases are being decided by the courts. This was about 55% in 1975. Today it's 78%. About 30% of these have been in prison for more than a year. For every 10 prisoners in India, only 2 have been convicted for a crime. With a yearly average conviction rate of about 40%, our justice system would have kept imprisoned over 3 lakh innocent people. We often read about reports wherein under trial have been kept in prison for periods longer than the punishment itself. People have been acquitted for their cases after spending decades in prisons. And not just this, sir. The fight for justice is almost often a fight with the justice delivery system. For the victims, it's even more agonizing. The high cost of litigation, frequent adjournments, complexity of laws, procedural overburden, dehumanizing ecosystem, multiple agencies, corruption, judicial fatigue, and whatnot. These remedies had become more painful than the disease itself. The path to justice is like a proverbial aag ka darya. And it is the vision of the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who has resolved to transform this aag ka darya into a nyay ki pavitra dhara. And for that, I cannot thank him and the Honorable Home Minister enough. It is this backdrop, the introduction of the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Nagrik Suraksha Sanhita, and the Sakshya Sanhita to replace the existing archaic laws, the IPC, CRPC, the Evidence Act, is a welcome move, sir. An idea whose time has come. So I'd like to quote John F. Kennedy, who says, "Change is the law of life, and those who look only to the past and present are certain to miss the future." Sir, I would like to throw some light on the key provisions of these bills and how they are an improvement over the existing provisions. The Bharatiya Sakshya Sanhita. Sir, the antiquated Indian Evidence Act of 1872 is an absolute solution to the problems of a bygone era. Evidently, the act has been adapted to evolving criminal activities and lacks modern criminology practices. Attempts to address this through amendments proved insufficient, indicating the need for a comprehensive overhaul. The Bharatiya Sakshya Bill 23 aims to streamline evidence rules for a fair trial, sir. It omits outdated colonial references and produces from the 1872 Act. Sir, the proposed legislation aims to tackle issues in the current legal system, such as its complexity, high case backlog, low conviction rate, insufficient fines for crimes, overcrowded prisons, limited use of modern technology, delayed investigations, intricate hearing processes, inadequate forensic evidence utilization, and delayed justice delivery for the underprivileged. Sir, amongst the many challenges introduced in the bill, I would like to highlight 2 key changes. One is the removal of the British references from the bill to align the bill with the ethos of Bharat.
The words like Parliament of the United Kingdom, London Gazette, Lahore, United Kingdom, or the Great Britain and Ireland, Her Majesty by the Privy Council, Her Majesty's Dominions, etc. have been deleted. Section 166 relating to the power of the jury to put question, etc. have been deleted as the jury system has already been abolished in India. The terms like lunatic, unsound mind, etc. have also been done away with. The second point I'd like to highlight is the use of technology and digital means in processing evidence. Sir, To conclude, your time is over. Sir, I will seek your guidance. I am the only independent representing the independents in the House, so I'll seek time to complete my speech, sir. Conclude, conclude. So, Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nyaya Sanhita to replace the Indian Penal Code, sir. So, the age-old IPC, which is almost 150 years old, is plagued with a lot of shortcomings. Complex nature of this legal system, huge pendency of cases in the courts, low conviction rate, the amount of fine prescribed in the laws being very low, overcrowding of under-trials prisoners in prisons, very little use of modern technology in the legal systems, delay in investigations, complicated investigations, and pending hearing processes. Delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. All these led to demand for a total reform of the justice delivery systems. Reports from various bodies like the Law Commission of India, Vishwanathan Committee, the Malimat Committee proposed specific amendments to the criminal laws and broader reforms in the criminal justice system. Sir, the BNS has been introduced as a reform and not as an incremental change. Sir, I want to come to few crucial provisions of the bill. The offences against women and children, murder and offences against the state have been given precedence in Sanhita, which was very much required. Transgender has been defined in accordance with the Transgender Persons Right Act of 2019. Community service has been introduced as one of the punishments. So much needed. Mob lynching shall be met with life imprisonment. As the instances of hit and run cases, again a very needed law, sir, are on the rise, and a new provision under the clause 104.2 has been made. So section 124A of the IPC relating to sedition has been deleted. And the BNS 23 introduces provisions for the contemporary offences like economic crimes, organized crimes, cyber crimes, ensuring adequate safeguards for public order, safety, and India's integrity, mandated by the Parliament with democratic approval, compared to the IPC and the other provisions. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Sir, the proposed legislation seeks to repeal the CRPC 73, introducing technology and forensic science in criminal investigations. It sets timelines for investigation, trials, and judgments. Citizen-centric measures ensure prompt access to the first information report and digital updates on investigations. Summary trials are mandatory for minor offences, and electronic means like video conferences may be used for examining accused persons. So the BNS stipulates the information about the arrest of a woman must be provided to her relatives, friends, or designated individuals. It sets the timeframes for the completion of investigations with provisions for extension under certain circumstances. Sir, the Sanhita provides for an acceptance of trials, electronic mode as provided in the clause 532, wherein all trials inquire and proceedings may be held in electronic mode, sir. Sir, I'll be concluding very shortly, sir. Sir, as one enters the magnificent building of the Supreme Court of India, one is greeted by the following Sanskrit phrase inscribed on its logo: Yato dharmasto jay. Literally translated, where there is dharma, there will be victory. This phrase occurs 11 times in the Mahabharata. This underlying idea conveyed is obviously the ultimate victory is that of dharma. Dharma should be preserved, and those who preserve and protect dharma shall be protected in return. Dharmo rakshit rakshat. India as a society and its various political, social, economic, and constitutional bodies have always pivoted on being enablers of dharma. The three Sanhitas have been drafted with the intent of being Dharam Sangat as well as being Nyay Sangat. With the passing and implementation of these three truly Bharatiya codes, our criminal justice system shall truly transform from being victim-centric and justice-centric. I shall move ahead from one to implementation of laws and becoming qualified with attributes of Bharatiya Nagrik Suraksha, Nyay, and it will lead to the way for the real Swaraj.
For the first time in the last 75 years, the leadership of our Honorable Prime Minister has ensured that we move from India to Bharat and penal to न्याय. भारतीय होने का गर्व, संस्कृति पहचानने का गौरव, सामाजिक व्यवस्था का गौरव, न्यायपरक नीतियों का गौरव, विकसित भारत का गौरव और विश्व गुरु बनने का गौरव हमें इन पिछले 9 साल में सरकार के अंदर मिला है सर. Towards the end, I just want to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister for endowing the responsibility and the opportunity upon us members to discuss and pass this historical bill. Sir, it is rather sad that few of our colleagues who could have been participated positively in this debate chose not to. To them, I wish to tell a quote by Badr Bashir. नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा ना दो. Thank you, sir. श्री विजय पाल सिंह तोमर. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. आपने मुझे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पे बोलने का अवसर दिया. इसके लिए धन्यवाद. महोदय, मैं इन तीनों बिलों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से 5 संकल्प किए थे, जिसमें एक ये भी था कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम करेंगे. और माननीय मोदी जी जो संकल्प करते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने चाहे वो अपने रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा हो, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का मामला हो, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का मामला हो, और चाहे इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का मामला हो, उन्होंने जो कहा वो किया. महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन 3 पुराने कानूनों को जो 150 वर्ष पहले ब्रिटिश की संसद ने पास किए थे, बनाए थे, उनको समाप्त करने के लिए यह बिल लाने का काम किया है. महोदय, 1857 का जिक्र आया. मुझे गर्व है, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, वो मेरठ की जन्मभूमि, वो मेरठ की भूमि जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पर फौज ने बैरक से बाहर निकल गए थे, जेल के फाटक तोड़ दिए गए थे, धन सिंह कोतवाल वहां कोतवाल थे, और पूरे अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी या तो हत्या कर दी गई थी या वो छुपे थे जाकर के. हालांकि और प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी वो आंदोलन चला था. मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से चलाया था, चाचा टोपे, झांसी की रानी नाना जी, और अभी बताया माता दीन बाल्मीकि, हजारों लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे. और मेरठ में जिस गांव के धन सिंह कोतवाल थे, उस गांव में वो घेर करके उस गांव को बागी घोषित कर दिया गया. बहुत लोगों को फांसी चढ़ाने का काम किया गया, गोली मारकर हत्याएं की गई. एक भमोरी गांव है मेरे क्षेत्र का, जहां से मैं एमएलए था, उसमें 7 लोगों को पंचायत करते हुए अंग्रेजों ने गोली मारी थी. उस समय उनके पास कानून ही नहीं था सजा देने के लिए. मैं पिछले चुनाव में फतेहपुर जिले में गया तो उन्होंने कहा एक शहीद स्मारक पर जाना है. एक वहां 51 इमली के नाम से बिंदकी विधानसभा में शहीद स्मारक है. अच्छा स्मारक बना है. मैंने पूछा क्या हुआ, कि 51 लोगों को एक साथ फांसी देकर इस इमली के पेड़ पर लटकाया गया था, इसलिए इसको 51 इमली के नाम से यहां शहीद स्मारक बनाया गया है. इस तरह की सजा दी जाती थी. तो अंग्रेजों ने अपनी रक्षा के लिए और दंड देने के लिए वो 3 कानून जो बनाए थे उनको समाप्त करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है. क्या वो 3 कानून थे? मैं ये बताना चाहता हूं. पहला कानून था इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड 1860 में अस्तित्व में आया था. और दूसरा था क्रिमिनल पीनल कोड, जो 1898 में अस्तित्व में आया था. और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जो 1872
में अस्तित्व में आया था। पर तीनों कानून अंग्रेजों की शासन की रक्षा के लिए थे। उनका दंड देना उद्देश्य था, लोगों को न्याय देना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए इन कानूनों से तीनों बिलों को लाने से पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित जो राजधानी थी उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायिक एकेडमी वाले, 22 यूनिवर्सिटीज, 142 सांसद, 270 विधायकों, तमाम लोगों से सुझाव लिए और 4 वर्ष तक गहन इस पर विचार विमर्श हुआ और करीब 158 बैठकें में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित रहे थे। तो महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इन कानूनों को लाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी। 19 से लगाकर 4 साल इसमें लगाए गए थे। होम की स्टैंडिंग कमेटी में जैसा अभी बताया था भेजा गया था, उनके भी सुझाव इसमें शामिल करने का काम किया गया था। तब ये इंडियन पीनल कोड की जगह आया था भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 23 आया था सीआरपीसी की जगह, और जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाने का काम किया था। महोदय, इस भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड है उसमें पहले 511 धाराएं थीं। अब उसकी जगह 358 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया है, 22 धाराओं जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त करने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि नागरिक सुरक्षा जो 2023 सीआरपीसी 98 की जगह आया है, जो 98 का सीआरपीसी था उसकी जगह नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। इस बिल में अब 533 धाराएं हैं। 160 पुरानी धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरा एविडेंस एक्ट, ये इसकी जगह तीसरा साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। ये पहले 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। पुराने तीनों कानून जो ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किए गए थे वे गुलामी की प्रतीक थे। उन्हें समाप्त करने का काम हमारे गृह मंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने किया है। महोदय, कानून में जो दस्तावेज थे उनकी परिभाषा को विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिफाइंड ईमेल, सर्वर नक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस, उपलब्ध मेल पर मैसेज के, इनको सबको कानूनी वैधता देने का काम किया गया है, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत जरूरी था। एफआईआर से केस डायरी तक, केस डायरी से चार्जशीट तक और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का काम इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती अभी बताया गया था, जो फॉल्स एंड फोर्ज रिकवरी दिखा दी जाती। हर केस में मैं देखता था कि एक कट्टा मिला, 2 कारतूस, एक आम धारणा पुलिस की बन गई थी क्योंकि वो अपने पास से रखते थे। अब ये फॉल्स एंड फोर्ज रिकवरी नहीं होगी, जो भी रिकवरी होगी ये हमारे उसकी वीडियोग्राफी होगी, ये अनिवार्य कर दिया गया है और वो केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना यदि चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा एक इसमें काम करने का काम किया है। पहले अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एक लंबे टाइम तक केस खिंचता था, अब एक समय सीमा तय की कर दी गई है, 3 साल से ज्यादा कोई केस नहीं चलेगा। और वकील जो लगातार एडवोकेट तारीख पर तारीख लेते थे, 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट अब नहीं ले सकेंगे। हमारे इसके बाद महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने निर्णय किया है, हमारी सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। अब तक फॉरेंसिक की जांच जहां भी कोई घटना होती थी वो बहुत दूर भेजी जाती थी, बहुत कम लैब थी, और उसके लिए जब तक आती थी आधे एविडेंस खत्म हो जाते थे। अब 3 वर्ष बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश के मिलेंगे। इससे दोष सिद्ध के प्रमाण जो अब तक एक्विटल का या कन्विक्शन का रेशो बहुत कम था, वो बढ़कर 90% तक हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। महोदय, 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया जा रहा है।
इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैधानिक साक्ष्य होगा, एक एविडेंस होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम होगी और कन्विक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अभी बताया 0 FIR। आमतौर पर हम देखते हैं 2 थानों की सीमा के बीच में या 2 जिलों के बीच में कोई क्राइम होता है, हीनियस क्राइम होता है, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते, इस पर लड़ते रहते हैं, मेरी सीमा में नहीं है, इसकी सीमा में है, और तब तक वहां से सबूत खत्म हो जाता है, मुलजिम फरार हो जाता है। अब इसको 0 FIR शुरू करने का निश्चय किया है। अपराध कहीं भी हो, जिस थाने में रजिस्टर करना चाहेंगे वहीं हो जाएगा। सीमा का विवाद को लेकर हीनियस क्राइम की FIR कई घंटे डिले होती थी, अब नहीं होगी। पहली बार FIR का प्रावधान भी जोड़ा गया है। हर जिले में एक थाने में ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को गिरफ्तारी की सूचना ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से देगा। यौन उत्पीड़न में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है। इस उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसको भी अब कंपलसरी कर दिया गया है कि बयान पीड़िता का वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और 15 दिन में वादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या इससे अधिक के मुकदमे वापस नहीं ले सकेगी। महोदया, 3 साल तक की सजा पाने वाले केस की समरी ट्रायल होगी, पहले 2 साल था। समरी ट्रायल का मतलब है, समरी ट्रायल और वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब है कि सत्र न्यायालयों में जो केसेस हैं उनकी संख्या घट जाएगी, लगभग 40% तक घट जाएगी। इससे बोझ कम होगा और हीनियस क्राइम को तय करने में सत्र न्याय को समय मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी 90 दिन होगी। परिस्थिति देखकर अदालत चाहे तो परमिशन 90 दिन की और दे सकती है। 180 दिनों में इन्वेस्टिगेशन समाप्त हर हालत में करना होगा। अब तक देखते थे 2-2, 3-3 साल लग जाते थे केस को, इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग हुए। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी होने के 30 दिन के अंदर न्यायालय को जजमेंट देना होगा। अब तक क्या होता था, 3 महीने निकल गए, जजमेंट नहीं हुआ, 3 महीने बाद दोबारा सुनवाई करते थे, आर्गुमेंट दोबारा होंगे, और इस बीच में यदि न्यायिक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया तो नया आएगा, नई सुनवाई करेगा, तो सालों साल कह सकते। अब ये नहीं चलेगा। अब इसका तय कर दिया गया है कि हर हालत में ये बाध्य होगा अब कि 7 दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। पुलिस अधिकारी या सिविल कोर्ट के स्टेटस, ये दूसरा मामला है। 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गया, समाप्त करना ही होगा। कोर्ट अब आरोप व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी के होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट देना भी बाध्य होगा। 7 दिनों में ऑनलाइन जजमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक क्या था, सवाल डालेंगे जी, 15 दिन में, 20 दिन में जजमेंट की कॉपी मिलेगी। अब 7 दिन में घर पर ऑनलाइन जजमेंट पहुंच जाएगा, ये होगा। पुलिस अधिकारी या सिविल कोर्ट के विरुद्ध ट्रायल के लिए जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, इनके लिए परमिशन नहीं देती, जो सरकारी अधिकारी की हैं। सरकार को 120 दिनों तक अनुमति देने पर फैसला करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे डीम्ड परमिशन मानकर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे करके गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने के अपराध को भी श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास इसको कर दिया गया है। महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं, 18 वर्ष से कम आयु की बच्चों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग बहुत बात करते थे। एक हमारी विपक्ष के नेता, एक यहां हुआ था बटाला कांड। बटाला कांड में एक उग्रवादी, आतंकवादी मारा गया था। वो था आजमगढ़ का रहने वाला। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता उसके घर गए जैसा कोई तीर्थ स्थल हो, और उसी में महेश चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ था। और एक मुख्यमंत्री, अभी भी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बयान दिया था कि यदि ये आरोप सही हुआ कि आतंकवादी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन नैतिकता के नाम की कोई चीज इनके पास है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों, मॉब लिंचिंग, बिसाड़े का केस हुआ था, सारे नेता उनके पास पहुंच गए थे ऐसों में, लेकिन उन्होंने कानून कुछ नहीं बनाया था। आज 7 वर्ष आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान हमारी इस सरकार ने किया है, पहली सरकार ने कुछ नहीं किया था। महोदय, मोबाइल फोन या ये चैन स्नैचिंग का, इसके लिए कोई कानून नहीं था। अभी बताया
चोरी, थेट इसमें आता था। इसके लिए भी प्रावधान करने का काम किया है। बच्चों के अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना भी करने का काम किया है। राजनीतिक लोग कितना भी क्रिमिनल हो, अपने लोगों की सजा माफ करने का बहुत एक चलन था। तो इसको भी हमारी सरकार ने, मैं अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने किया है कि कोई भी सरकार हो इसे ऐसे माफ नहीं कर सकेंगे सजा को। हाँ, राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के बड़े मामले सामने देखे गए। अब मृत्युदंड को, यदि मृत्युदंड है, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को 7 वर्ष और 7 वर्ष की सजा को 3 वर्ष, 3 वर्ष की काटनी ही होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया है। आतंकवाद की व्याख्या की है। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक, चुनौती देने वाले जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून की उसमें लाया गया है। अब राजद्रोह को समाप्त कर देशद्रोह में शामिल करने का काम किया गया है। सत्र कोर्ट में भगोड़े अपराधी, एक मिनट रुको, सत्र कोर्ट में भगोड़े अपराधी का ट्रायल उसकी अनुपस्थिति में होगा और सजा भी होगी। सजा के विरुद्ध अपील करने का उसको मौका मिलेगा। कानून में 313 बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस में एक अमूलचूल परिवर्तन कर लाएंगे और अधिकतम 3 वर्ष से अधिक किसी को भी न्याय मिलने में नहीं लगेगा। तो ऐसे अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो 150 वर्ष से पेंडिंग थे। आज करीब उनको इंतजार था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो उन पुराने कानूनों को सजा हुई, एक्विटल हो गया, लेकिन 4 साल से तो जेल में पड़ा है, उसकी 4 साल का कौन जवाब देगा? तो इसलिए विद इन टाइम चार्जशीट हो, विद इन टाइम ट्रायल हो, विद इन टाइम जजमेंट हो और जजमेंट की सूचना तुरंत मिल जाए 7 दिन के अंदर और सजा, इसमें कन्विक्शन रेशो बढ़ेगा, न्याय मिलेगा। यदि निर्दोष है तो उसको अपील का मौका मिलेगा। सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Srimati Sulata Deo, you have 16 minutes. माननीय वाइस चेयरमैन मैडम, ये इतना गंभीर विषय में मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये जो बिल के ऊपर आज चर्चा हो रहा है, ये तीनों बिल को मिलाकर ये लोकसभा में कल पारित हो चुका है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, ये 160 साल पुरानी लॉ है। सीआरपीसी जो 2 नंबर में है, ये 1898 से है और ये इसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 130 साल पुरानी लॉ, ये क्रिमिनल लॉ, और एक है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 51 साल से अमेंडमेंट नहीं हुआ था। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो इतने साल पुराने जो सारे क्रिमिनल लॉज थे, ये आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं पर गुलामी के मानसिकता में बांध के रखने के लिए ये एक्ट का, वो ये लॉ का तभी अंग्रेजों के टाइम पर प्रोविजन था। मगर अब हम लोग गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठ रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है। मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल से ये बिल को समर्थन करती हूँ। जैसे कि
ये एक्ट में बहुत कुछ बदलाव आया है डिप्टी चेयरमैन साहब, मगर मैं एक महिला हूँ, महिला के नाते मैं साक्षी हूँ। ये नया सदन जो मातृशक्ति बंधन अधिनियम को भी पारित किया है, ये सदन में ये जो बिल आज आया है इसमें महिलाओं को भी गुरुत्व दिया गया है। मैं इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग गतिशीलता को जरूर स्वागत करते हैं, मगर ट्रांसपेरेंसी भी सभी चीज़ों में होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो फिर लॉ का कहीं ना कहीं पर दुरुपयोग होता है। आइन तो बहुत कुछ बनाए गए थे, पहले भी बनाए गए थे, पहले भी चल रहा था, आज भी है, आगे भी रहेगा, मगर लॉ के जो आइन है उसके कार्यान्वयन कैसे हो उसके ऊपर ये ज्यादा प्रभाव रहता है कि कैसे हो। क्योंकि मैं एक महिला हूं, मैं फिर से बोलूंगी कि 2005 को अगर देखा जाए डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होने के बाद आज 2023 में भी अगर देखें तो कितने डोमेस्टिक एक्ट ये जो हुआ 2024 में डीवी एक्ट, उसके चलते कितने घर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हम लोग बंद कर पाए हैं, कितने केसेस हो पाए हैं, कितने महिलाओं को हम न्याय दे पाए हैं। अगर हम लोग न्याय नहीं दे पाएंगे, कितना भी कोशिश करें, कितना भी कुछ करें, कितना भी आइन आए, अगर आइन की जो कार्यान्वयन होता है उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम हो, उसको अगर ठीक से ना किया जाए तो ये फिर से वही शुरुआत जहां से हुई थी वहीं जाके पहुंच जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आइन हो, जो कुछ हो, जो नियम बदल रहे हैं उसके ऊपर कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब इसमें और भी बहुत कुछ है जो कम्युनिटी सर्विस के बारे में दिया गया है। इसमें कम्युनिटी सर्विस बहुत वेलकम स्टेप है, इसको हम लोग सब स्वागत करेंगे। पर इससे एक चीज छूट रहा है कि इसके चलते, कम्युनिटी सर्विस के चलते क्या क्या जो नियम होगा, वो नियम क्या क्या दंड होगा, क्या क्या सुधारने के लिए होगा, ये इसमें लागू ना जाए, ये इसमें स्वच्छता इसमें नहीं है। कम्युनिटी सर्विस अगर देखा जाए हमारे उड़ीसा में जस्टिस CR दास जो है एक केस में कम्युनिटी सर्विस के लिए एक दंड दिए थे कि एक मंदिर हम लोगों का है चंडी मंदिर करके, वहां के परिसर को एक लड़का को दंड दिया गया था वहां के परिसर को डेली क्लीन करने के लिए। ऐसा देखा जाए तो अमेरिका में भी एक क्राइम में कम्युनिटी सर्विस में दिया गया था कि आप गांधी जी के फिल्म को कम से कम 4 बार देखिए कि उसमें परिवर्तन हो। इसमें अगर ये प्रावधान है तो ये परिवर्तन कैसा हो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि उसमें किस तरह से स्लैब दिया जाए कि क्या क्या होना चाहिए। ये एक्ट में जो कुछ भी है, मैं तो फिर बोलूंगी कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, मेडिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो सही इन टाइम में हो। हम लोग एक्ट बना लेते हैं, हम लोग लॉ को चेंज कर लेते हैं, मगर जो एक्ट बनता है, जो लॉ बनता है, उसके लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जो फंड होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट रहता है। इसके कारण जैसे कि पुलिस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हैं, जैसे जस्टिस और जज जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण चलते वो ढेर सारे केसेस फास्ट ट्रैक केसेस में कोर्ट में भी पेंडिंग है, ढेर सारे केसेस में भी पेंडिंग है। जो हम लोग बना रहे हैं, जो नया आइन आ रहा है, उसके लिए मैं तो ये दरखास्त करूंगी कि इसका एक लीगल ऑडिट हो कि ये आ रहा है, इसका लीगल ऑडिट होने के कारण कितने सारे कितना पैसा खर्चा होगा, कितना काम होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक लीगल ऑडिट होने के बाद में ये जो एक्ट होगा सब सही से सारे लोगों के पास ये जा पाएगा, सबके सुविधा सबको ये मिलेगी। मैं और एक बात बोलूंगी, मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं सुबह भी आज 0 आवर में बोल रही थी निर्भया फंड के बारे में। निर्भया इंसिडेंट के बाद निर्भया फंड का शुरुआत हुआ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब
फंड होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम शुरू होता है। वो फंड नहीं होने के कारण में वो जो प्रोग्राम चलता है वो बंद हो जाता है। निर्भया प्रोग्राम, निर्भया फंड का बस 7 ही स्टेट को दिया गया है। अगर देखा जाए उसमें फंड फ्लो भी नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर स्टाफ सैलरी इन टाइम में नहीं पहुंच पाता। अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, विक्टिम कंपनसेशन नहीं मिलता। इस सबको पहले तो सारे स्टेट में यूनिफॉर्मली इसको लगाना चाहिए। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, इसमें बहुत कुछ सुंदर सा व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए। फिर भी महिलाओं के लिए मैं ये करूंगी कि जो विक्टिम महिला है उनके लिए कंपनसेशन का प्रावधान इसमें रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आइन को ये कर रही हूँ कि सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम होते हैं वो पहले तो उनका चार्जशीट दाखिल होता है, फिर उसका चार्ज फ्रेम होता है। जज अगर समझे कि सोचे कि ये सही है केस, ये इसका प्राइमा फेसी एविडेंस सही है, कहीं ना कहीं ये पीड़िता जो बोल रही है वो सही है, उसके ऊपर रेप हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रेप विक्टिम को उसके सरकार का पास में एक ऐसा फंड होना चाहिए जो कंपनसेशन दे। अगर ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए ट्रायल बेसिस में, अगर कहीं पर गलती नजर आया कि ये केस गलत है तो फिर उसके बाद में उससे वो फंड भी वापस लिया जा सकता है, और वो भी नेशनलाइज बैंक का इंटरेस्ट के साथ, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और जो देखे अगर ऐसा कोई दंड भी रखना चाहिए, जो महिलाएं गलत तरह से ये आइन का दुरुपयोग करेंगी तो अगर उसके लिए अगर कोई दंड रहेगा तो आगे चल के महिलाएं झूठा केस भी नहीं देगी, ये इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। और एक बात मैं बोलूंगी सर, 2 मिनट में मैं, मेरे साथ कितना टाइम है? करिए, दूसरे स्पीकर भी हैं आप। सर मेरा कितना टाइम है सर? आपका टाइम तो 8 मिनट था, खत्म हो गया। मैं और 2 मिनट में, 1 मिनट में, एक मिनट में मैं कंक्लूड कर रही हूँ सर। मैं और एक बात बोलूंगी, हम ये जो पृथ्वी है इसमें सबका रहने का स्थान है, इंसान को भी है और पशुओं को भी है। हम लोग इंसान के लिए भी एक्ट बनाते हैं, पशुओं के लिए भी एक्ट बनाते हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनिमल क्रूएलिटी एक्ट में इसमें ज्यादातर देना चाहिए, क्योंकि जो देखा जाए तो जैसे कि एनिमल के ऊपर भी जो ऑफेंस होता है, जो रेप भी हम लोग देखे कि लास्ट ईयर 400 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं, और देखा जाए तो ऐसे भी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। इसके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एनिमल क्रूएलिटी एक्ट को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से जो एनिमल के ऊपर क्रूएलिटी हो रहा है उनके ऊपर अगर नियम कड़ाकड़ी हो तो उनको भी राहत मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि ये सरकार के तरफ से जो आया है बहुत सुंदर नियम आया है, ये इसको मैं समर्थन करती हूँ। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद श्रीमती सुलता देव जी। ऑनरेबल डॉक्टर एम थम्बेदुरई जी, 9 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir. I am always happy. Former Deputy Speaker Lok Sabha speaking before the Deputy Chairman of the RajyaSabha. I am always opportunity. When I am going to you are the chair, I am the lucky man. I think you will give sufficient time to express my views. Equally happy to listen your inputs. Thank you, sir. But this bill is different from. No. Sir, we are elected. We are representative for people. We have to give something time to express our views. That is all. So thank you very much, sir. Mr. Deputy Chairman, sir, I rise to speak on the 3 bills that the Honorable Union Minister placed before this House to replace the age-old provisions of the IPC, CRPC, and Indian Evidence Act. Sir, I want to accept the views expressed by Honorable Member Niranjan Reddy. When he concluded, he spoke certain things regarding, especially the name. When we are putting Bharat Nyaya Sanihita, Bharatiya Nagarika Suraksha Sanihita, Bharatiya Saksha Sanihita, like that, when you are putting this language, you put in English also. That is what requested. My request also same way, that we cannot, even a colonial period, what we are doing, we are going telling, is a part of thing which this language also now we are using here. Therefore, whenever the courts also debates are taking, on English only taking place. Hindi also some states are there, as you said. Same way, I am also requesting through you, sir, let the government come forward
to see that Tamil language can be used in Madras High Court, district courts, wherever proceedings are taking place in Tamil Nadu. The long demand of the Tamil Nadu people is to see that Tamil language can be used to argue in the court. Therefore, when they are changing the names like the Hindi, please try to see Tamil also, because our Honorable Prime Minister always prizes Tamil, Tamil culture, Tamil language. This is one of the ancient language in the world, he says. Therefore, to honor that language, Tamil language, let the government come forward to see that Tamil can be used in all the courts in Tamil Nadu, sir. And also, former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma Jayalalitha, during her period in the legislature of Tamil Nadu, passed a resolution to rename Madras High Court as Tamil Nadu High Court. That is a long demand still, because there is that Tamil Nadu, Madras province is that is gone. Therefore, Calcutta province gone, Bombay province gone. Therefore, when Karnataka High Court is there, Kerala High Court is there, Andhra High Court is there, Gujarat High Court is there, like it, why can't the Tamil Nadu High Court can be named like that? It is not meant for Madras. Madras is no more. Chennai is the name now. Therefore, what is the name of keeping Madras? Therefore, that is requesting, sir. Now I'm going to the point regarding, sir. Sir, these three important acts, bills, concerning the everyday lives of the citizens of this country, the government is trying to bring these laws on par with the prevailing situation in other countries of the world. Taking the first bill, Bharatiya Nyaya Sanyata, which replaces IPC, I would say that IPC 1860 is the principal law on criminal offences in India. Over the years, IPC had been amended number of times to add new offences in its fold. In the past, several reports of the Law Commission have recommended amendments to the IPC on the subjects like offences against the women for adulteration and death penalty, etc. As a former law minister, sir, I know where I preside over and Vajpayee government. I know how many law commissions have given so many amendments. Sir, in the new bill, the age criminal responsibility is retained at 7 years and extends to 12 years, depending upon the maturity of the accused. This provision is not changed in the new bill. This age is lower than the age of criminal responsibility in other countries. This clause contravenes the recommendation of the International Convention, sir. Secondly, it appears that the recommendation of the Justice Verma Committee regarding the gender neutral of the offences are not taken into cognizance. I request the Honorable Home Minister to consider this and include this, sir. Sir, second, coming to the bill seeking to replace CRPC, as all of us know, this is a procedural law which established to administer IPC. It governs the procedure of investigation, arrest, prosecution, and bail for offences. The code was also amended on multiple occasions. The Honorable Home Minister is trying to expand and give more powers to the police force in the country through the present bill, sir. The law and order situation in Tamil is very worst. The police is not at all handling anything properly. That is why here I would like to mention that central government staff in Tamil Nadu is at stake. They cannot take an investigation. If they are going an investigation, Tamil Nadu police is not protecting the central officials, especially income tax people and enforcement director people. That is happened. There is no safety and security for the, as I said, for this kind of people. The recent example in the assault and attack on a lady officer in enforcement directorate when she was on duty to search at the premises of a minister of Tamil Nadu. At that time, she was manhandled, attacked, assaulted. She also gave sexual harassment complaint against the accused person, which happened in Karur, my previous constituency, my represented parliamentary constituency. That, sir, that in Tamil Nadu, so far, no action.
seems to have been taken against the accused. They need to be protected. They should be allowed to carry out their official duties without any hindrance. Sir, coming to the next provision, the bill provides for the use of handcuffs during the arrest. It further states that the handcuffs must only be used to arrest habitual or repeat offenders who escape custody or a person who has committed heinous crimes against the state. Sir, in this connection, sir, please allow me some important thing I want to say, sir. I feel that this provision goes against the judgment of Supreme Court and the guidance of the National Human Rights. Here, I would like to bring to the notice of the House a shameful incident happened recent in Tamil Nadu DMK government. I want to bring that. A minor girl went to the police station to give a rape complaint. Instead of arresting the accused and taking him to magistrate with the handcuffs, the insufficient DMK government handcuffed the minor girl and took her to the magistrate. Honorable Minister, please take note of that. Take necessary action. How the state government is functioning in Tamil Nadu, sir. Coming to the congestion in the prisons, which is another provision in the bill, there was a report recently in newspaper which stated the pathetic situation in jails. It said that the prisons, which could hardly accommodate 200%, about 2,000 persons are being kept. Sir, that is the condition in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government is not giving enough fund to construct new building. Whichever Madam Jayalalitha is construct new building, but the DMK government not doing like that. But they have everything, they are seeking the financial help coming to the center, but they are not using that. I don't know where they are using that money. That is going, it has to be proved like that. Sir, there is no space in jails. There are more and more number of 100 trials kept in the jails. The government should consider seriously and try to dispose of the cases sooner. The judicial system needs a review as far as the pendency of case is concerned. I know, sir, I'm going to finish, sir. The government should continue special courts category-wise to dispose the cases. You know very well, sir, most of the foreign minister of Tamil Nadu, especially, they are suffering because of the DMK government. The DMK government now telling so many corruption. The DMK minister, one minister today convicted for 3 years. That is the case of the DMK people. Our government is going on. Your time is over. This is going on, sir. This I am requesting the central government come forward to see how this law and order situation is prevailing in Tamil Nadu. There's no safety for sir. Even our former chief minister Yadappadi is suffering a lot. Whenever he's going any place in the flood area, people are not given the opportunity. They are not giving the protection for this, sir. Please speak. Your time is for 10 minutes. Please. Please, sir, your time is already over. You have taken more than your time. Sir, you have taken more than your time. Please, Rakesh Sinha ji. No, sir. I have already given more time to you. I have already given more time to you, Thambi Durai ji. More time I have given. Mani Rakesh. Sir, I have already given to you. Please. Mani Rakesh. सभापति महोदय, Yes. आज इतिहास के जिस दलहीज पर 10 खड़े मिनट. हैं, वह सामान्य दलहीज नहीं है सभापति महोदय. जिन 3 कानूनों को साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवाद के हित में लिखा था, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया था, जिसे भारतीयों को दासता के बंधन में दमन के साथ बनाकर रखने के लिए बनाया गया था, आज उन 3 कानूनों को परिवर्तित ही नहीं किया जा रहा. 3 कानूनों को पूरी तरह से खारिज करके 3 नए कानून को बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में डीकोलोनाइजेशन का एक नया इतिहास लिख रहे हैं. सभापति महोदय, इन कानूनों को बनाने में जो परिश्रम हुआ, उसकी मैं एक छोटी सी झांकी बताना चाहता हूं, जिसे कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बताया था. 18 राज्यों ने, 16 उच्च न्यायालयों ने
सर्वोच्च न्यायालय ने, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज ने, 5 विधिवेत्ताओं ने जो शिक्षाविद हैं और 200 आईपीएस ऑफिसर्स ने, करीब 40 सांसदों ने और स्टैंडिंग कमेटी के साथ 3200 सुझाव आए। इन 3200 सुझावों में से इन 3 कानूनों को बनाया जा रहा है। जो मुख्य बातें जो चर्चा हुई, मैं 4-5 बातें उसको उल्लेखित करना चाहता हूं। जो लोग महिलाओं के हित की बात करते थे, लेकिन महिलाओं को संरक्षण न कानून दे पाती थी न पुलिस दे पाती थी, आज इस कानून के द्वारा 18 वर्ष की महिलाओं को, यानी 18 वर्ष तक की बच्चियों को उस श्रेणी में लाया गया यदि उनके साथ बलात्कार होता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। 0 एफआईआर और एस्कॉन्डिंग यानी फरार होने की जो संख्या थी, अपराध की संख्या 19 थी, उसे बढ़ाकर 120 कर दी गई है। सभापति महोदय, जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है, उस बुनियादी परिवर्तन से समाज के सबसे हाशिए के लोग, महिलाओं को और भारतीय परिवेश में आ रही नई चुनौतियों का सामना करने में तीनों कानून सामर्थ्य होंगे। कांग्रेस के शासनकाल में 58 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। सीआरपीसी में 78 परिवर्तन किए गए, 78 संशोधन किए गए। और इंडियन एविडेंस एक्ट में 22 संशोधन किए गए, लेकिन ये पैचवर्क चलता रहा। इस पैचवर्क से अलग हटकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया। सीआरपीसी के 177 धाराओं को, सेक्शन को समाप्त कर में बदलाव लाया गया है, 24 को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 24 धाराओं में परिवर्तन किया गया है, 6 धाराओं को हटा दिया गया है। इन सभी बातों को कहते हुए मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के हित में, इस देश के संदर्भ में जो 3 कानून बने हैं, उसका आधार क्या है? पहले आधार दमन था और दासता थी, अब आधार मानवीयता और मानवाधिकार है। इन कानूनों के द्वारा मानवाधिकार को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है। हर व्यक्ति यहां महसूस करे कि न्याय से दंड निकलता है, पहले दंड से न्याय निकलता था। तो पहले रूल बाय लॉ था, अब रूल ऑफ लॉ है। यह एक बड़ी बुनियादी परिवर्तन इन 3 कानूनों के द्वारा किया गया। सभापति महोदय, इस देश में ब्रिटिश राज सत्ता का अंत 1947 में हुआ। 47 में अंत होने के बाद यह उम्मीद जताई गई थी कि इस देश की मानसिक स्थिति को देखते हुए, इस देश के संदर्भ को देखते हुए, इस देश के इतिहास और विरासत को देखते हुए कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जो लोग आज सदन में नहीं हैं, उनसे वे बाहर हैं, लेकिन देश उनसे सवाल पूछेगा कि आपने परिवर्तन क्यों नहीं किया? पहले मुझे लगा कि वे आलस्य का भाव था, उनमें वह जोर नहीं था कि चीज को परिवर्तन कर पा सके। लेकिन जब मैंने राज्यसभा की बहस को देखा, उसकी 3 घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 19 अगस्त 1959 को जी रामचंद्रन जी ने राज्यसभा में एक सवाल उठाया, क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम की मूर्तियां इस देश में क्यों लगी हुई हैं? सरकार के पास जवाब नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास, हम खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब नई मूर्तियों का निर्णय होगा तो इन्हें हटाएंगे। उस वक्त की सरकार को यह एहसास नहीं हो पाया कि ये क्वीन विक्टोरिया कौन है, ये जॉर्ज पंचम कौन है। इनके कारण ही जालियांवाला बाग कांड हुआ, इनके कारण ही शहीद शहादत हुई, इनके कारण ही हजारों लोग जेल में बंद हुए। लेकिन 12 साल तो तब था जब 59 में सवाल हुआ। 30 मार्च 1966 को इसी राज्यसभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सवाल खड़ा किया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों लगी हुई है, और वाजपेयी जी ने सरकार को चेताते हुए कहा, क्या हम अब उनके उस प्रतिमा पर चारकोल लगाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो सरकार का जवाब था, अभी निर्णय नहीं हुआ कि उस मूर्तियों को हटाएं। उसके बाद 1969 में 5 मार्च 1969 को श्री दत्तोपंत ठेंगरी जी ने इसी राज्यसभा में सवाल खड़ा किया कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कितने ब्रिटिश क्राउन के सिंबल्स लगे हुए हैं,
कितने पिलर्स पे सिंबल्स लगे हुए हैं? सरकार का जवाब था कि 4 पिलर्स पर सिंबल्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के दीवालों पर कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश सिंबल्स लगे हुए हैं। सरकार के पास जवाब था कि उचित समय आने पर हम इन संकेतों को हटाएंगे। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सामाजिक जीवन जीते हुए, उनके संस्कृति का हिस्सा बनते हुए, जिसे मैकाले ने कहा था, वे कलर में, वे रंग से तो भारतीय हैं, लेकिन अपने सोच में, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में, विवेक में वे अंग्रेज हैं। ऐसे ही जमात ने इस देश को ब्रिटिश कानून का बंधक रखा। सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट के मैं 4 सेक्शन का जिक्र करना चाहता हूं। सेक्शन 57, 37, सेक्शन 81, सेक्शन 82। इसका कोई भी भारतीय पढ़ेगा, उसमें ब्रिटिश क्राउन, हिज मैजेस्टी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन प्रिंटिंग प्रेस, इन सब का जिक्र है। यानी आजादी के 47 में आजाद देश हुआ और 70 साल तक हमारे कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाई कोर्ट्स, ब्रिटिश सील्स, ब्रिटिश सिंबल्स और लंदन गजट, इसका जिक्र होता रहा। आज उन कानूनों को अब दस्त कर दिया गया है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को डीकोलोनाइज करने का जो एक बड़ा अभियान छेड़ा है, वह एक सर्वसमावेशी अभियान है। मैं एक चिंतक को उद्धृत करना चाहता हूं, गुटो को। कैसे गुटो कि उन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहा है। गुटो ने कहा, विदाउट डीकोलोनाइजिंग द लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम एंड लॉज, यू हैव टू डीकोलोनाइज योर माइंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया, जिस प्रकार से 2019 में बजट के उस औपनिवेशिक स्वरूप को बदल दिया, 2017 में लाल बत्ती को समाप्त कर दिया, एक नई ऐसी पद्धति शुरू हुई जिसमें हम पर गजनी, गौरी, माउंटबेटन, कर्जन, जिसका दबाव इस देश की संस्कृति पर, इस देश की विधा पर यूरोप केंद्रित था, उसे समाप्त करने का काम किया। सभापति महोदय, 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने डीकोलोनाइजेशन का काम किया है दुनिया में, लेकिन वे सैद्धांतिक काम थे। अफ्रीका के वो थ्योंग गोगुई, जिन्होंने डीकोलोनाइजिंग माइंड की बात कही। हिंदुस्तान के कृष्ण भट्टाचार्य, जिन्होंने विचारों के स्वराज की बात कही। अब गोगोई से लेकर भट्टाचार्य तक, और अमेरिका में बैठी हुई भारतीय मूल की गायत्री स्पितिभाग, अब इन तीनों ने वैचारिक बात की। हम सेमिनार करते रहे डीकोलोनाइजेशन पर, हम लेख लिखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अकेले शासक हैं, अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजनीतिक आजादी के बाद वैचारिक आजादी को, सांस्कृतिक आजादी को, सामाजिक आजादी को अपना एक मिशन बनाया। और इस मिशन के कारण वह अखबार जो चीन का ग्लोबल टाइम्स भारत का आलोचक है, लेकिन जब एक शक्ति के साथ, एक उद्देश्य के साथ काम होता है, तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा 30 मई 2023 को अपने संपादकीय में समर्थन करते हुए लिखा। सभापति महोदय, 1 मिनट में समाप्त करता हूं। वी इमोशनली सपोर्ट इंडियाज मूव फॉर डीकोलोनाइजेशन। और मैं इससे जोड़ता हूं, गार्डियन अखबार ने 19 मई 2014 को जो प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा, मोदी न्यू ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी, उसमें जो कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की सांस्कृतिक वैचारिक पृष्ठभूमि को अंग्रेजियत से अलग करना चाहते हैं। इज ए गिफ्टेड पॉलिटिशियन। आज इस बात को हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। डीकोलोनाइजेशन का एजेंडा पूरी दुनिया में मुख्य धारा का एजेंडा बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि यदि देश को अपनी अस्मिता के आधार पर अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ना है, उसे विदेशी दास्ता से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। उनके लिए मैं 2 पंक्ति बोलता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज डीकोलोनाइजेशन का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राकेश जी। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December 2023
has agreed without any amendment to the Press and Registration of Periodicals Bill 2023, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 3rd August 2023. Announcement. Honorable members, I have to inform members that a letter has been received from Sri Jogenpalli Santosh Kumar, member, stating that he is unable to attend the sittings of Rajya Sabha from 4th December to 22nd December 2023 due to personal reasons. Does he have the permission of the House for remaining absent from the sittings of Rajya Sabha from 4th December to 22nd December 2023? Yes. Permission to remain absent is granted. Dr. Sasmit Patra ji. चेयरमैन सर, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, कितना समय है मेरे पास? आप बोले। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आज ये विशेष समय है जब एक ऐतिहासिक मौके पर ऐसी एक वैप्लविक परिवर्तन के और हम जा रहे हैं, जो शायद आज से 50 साल 100 साल बाद जब भारतवर्ष देखेगा तो लगेगा कि एक ऐतिहासिक मौका था, और इस समय को, इस घड़ी को जरूर याद रखेगा। तमाम स्पीकर्स ने कई विषय रखे हैं और मेरी पार्टी की तरफ से, बीजू जनता दल की तरफ से और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम तीनों बिल्स का समर्थन करते हैं। और हमारे पूर्व वक्ता हमारी पार्टी से श्री सुजीत कुमार जी और श्रीमती सुलोता देव जी ने कई विषय रखे हैं, मैं उनको फिर उद्धृत नहीं करूंगा। बट एक बहुत अहम विषय है मान्यवर, और मैं सारे सांसदों को एक विशेष विषय आज बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो सिर्फ ये 3 कानूनों के बारे में नहीं है। क्यों जानते हैं मान्यवर? मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जाके वकीलों के बीच में खड़े हुए हो। जरूर खड़े हुए होंगे, मैं थोड़ा बहुत वकालत भी करता हूं मान्यवर, आप लोगों के आशीर्वाद से। बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठी थी सेम सेक्स मैरिज पे, तब एक इंटरवीनर की हैसियत से मुझे वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए रखा गया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय मान्यवर मैंने देखा वहां पर कुछ लोगों की, जो वहां पे एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले, हम यहां पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, संसद क्या उखाड़ लेगा। ये सोच होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। संविधान सर्वोच्च है, ये सच है। हम जैसे जुडिशियरी से जाके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करते हैं, हम आशा करते हैं कि जैसे हम लेजिस्लेट करते हैं पार्लियामेंट में, हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुण्ण रखा जाए। यह बहुत जरूरी है मान्यवर। वो सेम सेक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था और आज सदन के सामने वो रखना चाहता हूं, 2 शब्द थे, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर आप इतने बड़े एक सामाजिक बदलाव को लाना चाह रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक 5 जजों की बेंच निर्णय कर ले और 140 करोड़ की जनता पे उसको दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सेक्स मैरिज हो सकती है? तो मेरा आर्गुमेंट बहुत स्पष्ट था, इसको सदन को दे दिया जाए। बिकॉज द पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कॉन्शियंस एंड मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जब तक पूरे देश 140 करोड़ की जनता के आवाज से हम सब यहां पर आए मान्यवर, इसलिए बहुत जरूरी है। और वहां पर और एक विषय बार बार आता है, और ये माननीय मंत्रीगण है, और कई बार आपको भी जब ब्रीफ किया जा रहा होगा लॉ डिपार्टमेंट से, केशवनंद भारती केस के बारे में बहुत दुहाइयां दी जाती हैं कि केशवनंद भारती केस की वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर पे पार्लियामेंट का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग कोई लेजिस्लेट नहीं कर सकते। मैं उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। और इस बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवनंद भारती केस से आती है, मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे महामहिम मान्यवर वाइस प्रेसिडेंट साहब को, माननीय चेयरमैन राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ जी को, क्योंकि उनका एक जो वक्तव्य उन्होंने दिया था 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में, मैं उसको आज उद्धृत करना चाहता हूं। उन्हें बहुत खूबसूरत बात बताई थी बेसिक स्ट्रक्चर और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में। और मैं चाहता हूं
कि सदन सुने, क्योंकि कई बार होता है हम सांसद हमारे अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। जुडिशियरी हमारे लेजिस्लेशंस को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसको हटा देती है, और उसके बाद 16 राज्य उसको अप्रूव करने के बाद भी एनजेएसी में आज भी हम चुप्पी साधे खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ये चुप्पी साधने की आदत हमारे व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। हम सांसद हैं, हमारा अधिकार बनता है हमारे 140 करोड़ जनता के लिए लॉज बनाना, आइन बनाना, लेजिस्लेट करना। बट आज लेजिस्लेशन जुडिशियरी करती है और हम लोग लेजिस्लेशन भेज के कहते हैं क्या, अरे ये कोर्ट में पेंडिंग है। अरे कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर जुडिशियरी के भरोसे पार्लियामेंट रहेगा क्या? ये एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जब 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के मापदंडों पे एक बहुत खूबसूरत विषय बोली थी, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। आई कोट, डेमोक्रेसी सस्टेन्स एंड ब्लॉसम्स व्हेन द लेजिस्लेचर, the judiciary and the executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realize aspirations of the people. Judiciary cannot legislate in as much legislature cannot script a judicial verdict. जैसे एक जुडिशियरी लेजिस्लेट नहीं कर सकता, हम भी एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं दे सकते। तो ये जो बार बार दुहाई दी जाती है, केशवानंद भारती, प्री केशवानंद, पोस्ट केशवानंद, बेसिक स्ट्रक्चर, आप लोग इन विषयों पर आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, आपके अधिकार के दायरे में है। ये सदन, भले ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के पास संपूर्ण अधिकार है लेजिस्लेट करने के लिए। ये स्पष्टता रहनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं सदन में हम बहुत लॉज बना रहे हैं, बहुत कानून बना रहे हैं, बट जब कानून बनाते हैं कुछ सदस्य कहते हैं, कोई भी पार्टी के हो, कहते हैं सर ये जो है ये जुडिशियरी में लंबित है, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे सदन, कैन द पार्लियामेंट एवर स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कैन द कोर्ट गिव अस राइट एंड डायरेक्टिव्स? ये भय कैसा है? हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो अधिकार वहां जा रहे हैं। तो मान्यवर के कई सारे कानून हम बनाते हैं, और विशेषकर आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं, मजबूत बनिए। ये सदन, ये सांसदों का सदन, ये 140 करोड़ जनता की आवाज है। वो आवाज का फैसला 5 जज बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं तय कर सकते, वो शायद अपने जजमेंट्स दे सकते हैं, बट हम अगर हमारे पावर्स के बारे में इतनी आराम से हम छोड़ना शुरू करेंगे और हमारे पावर्स जाते रहेंगे, आप मंत्रालय में बैठ के जो कल नियम बनाएंगे, कल वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा जुडिशियरी में। कितनी बार दौड़ेंगे? इसलिए मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यही कहना चाहता हूं, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स गिवन बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीनों अंग हैं और तीनों अंगों के बराबर बराबर है, और सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इसलिए हम अपने आप को, जब हम अपने कानून बना रहे हैं, ये 3 बड़े कानून बन रहे हैं, कल में से कहीं जाके चैलेंज होंगे कोर्ट्स में, हम अपने अधिकार ये समझे that we as a parliament are sovereign, we have a sovereignty, we have a duty to 140 crore people of this country. बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया। थैंक यू डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। Thank you, sir. This is purely on the subject, sir. Sir, the 3 new legislations, Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS, Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, BNSS, and Bharatiya Sakshya Bill, BSP. Sir, the reflects a holistic approach to reforming the criminal justice system in India. By embedding transparency, accountability, efficiency, and modernization into the provisions, these laws pave the way for just
responsive and contemporary legal landscape that can better meet needs and expectations of society. Before the introduction of these new three bills, the entire gamut of criminal law in India in the past only piecemeal changes have brought into. For instance, Criminal Law Amendment Act 1983 was a direct result of infamous Madura rape case in 1972. Similarly, Criminal Law Amendment Act 2013 was introduced after Nirbhaya case. There are the landmark directions of regarding the arrest related to safeguard given by the Honorable Supreme Court India, D.K. Basu and State of West Bengal were also formally recognized by amending CRPC. But this time, all the three criminal major laws in their entity are sought to be replaced. A large emphasis has been placed upon seamless integration of the used digital technologies in criminal judicial system. The courts have also removed references to several archaic and dated provisions. Sir, there are positive changes in Bharati Nyaya Sanhita. In an attempt to make criminal laws gender neutrality, the meaning of the term gender has been changed as Section 2, subclass 9 of BNS now defines gender as the pronoun he, and it derived or used as any person, whether male or female or transgender. Sir, under IPC, potential victim of kidnapping can be a minor girl or a boy under 18 years and 16 years of age respectively. Decoding the intent of legislature, it appears that the discrepancy in the age of girls and boys was on account of the socio-political setup the country in the 19th century. However, BNS addresses the discrepancy and raises the age of victim kidnapping 18 years, irrespective of their gender. Although BNS retains the marital rape exemption clause, in the light of judicial pronouncement of Independent Thought versus Union of India, 2017-10 SCC 800, the age bar under clause has finally raised to 18 years in the text of law, as well as amending exception 2, clause 63 of BNS. There has been considerable shift in the approach of the Indian criminal justice system for the retributive system of punishment to the reformative one, by including community service as a new kind of punishment for petty offences. BNS also confers the changed approach. Community service means any service rendered for the betterment of the community without any compensation, either voluntarily or compulsorily. As a punitive measure, the ambit of community service still needs to be determined. This gives birth to need a system of a popularized scheme as well as monitor and supervisor compliance. The possible mechanism could be setting up district-level community service committees or assigning tasks to the existing probation officers. However, the new code remains silent on the specific modalities of the same, which may leave scope for arbitrariness. Sir, BNS show cases overall increment in punishment exceptionally in the amount of fine. For instance, the amount of fine voluntarily causing hurt can be up to 10,000 rupees, which under IPC was more than 1,000 rupees. This was much needed reform since penalty prescribed under IPC turned redundant as it served little purpose. Sir, another positive variation witnessed in the BNS in the use of phrase person with mental illness rather than insensitive word like lunatic, idiot, etc. The term mental illness means substantial disorder of thinking. Sir, the debate whether a right of life includes right to die seems to have come to an end with the BNS not criminalizing the attempt to commit suicide. Section 309 of IPC, which criminalizes the same with up to 1 year imprisonment, has not been retained in BNS. Despite the constitutional validity of Section 309 being upheld by 5 judges bench of the Supreme Court in Jain Kaur versus the state of Punjab in 1996 AIR 946. However, the same provision currently does not have penalizing impact in the current times by virtue of Section 115 subclass 1 of Mental Health Act, Healthcare Act,
2017. It additionally casts duty on the appropriate government to provide care, treatment, rehabilitation of the person. Sir, one of the biggest complaints which people have had with IPC for 163 years is that the definition of murder and culpable homicide not among to murder is ambiguous. This often leads to conflicting and confusing interpretations as the demarcation between the two is not clear. The new law still remains the same definition for both these clauses. As per the landmark verdict given by the Honorable Supreme Court of India in Navatej Singh Sohar versus Orissa and Union of India AR 2018 SC, homosexual relationship as per 377. Section 377 should decriminalized only to the extent of the decriminalized consensual sexual intercourse between the adults. So, although it was widely recommended that the version of the erstwhile section 377 should be retained if even the new draft has failed to do the same. This is quite problematic, as now there is no recourse for sexual offences of rape against men or transgenders in the penal code. Similarly, another recommendation that the offence of adultery should be retained in the gender-neutral form was ignored in this bill. While attempt to suicide has been decriminalized, the offence has not totally been discarded, since a version, if it is criminalized under section 224 of the BNS, where the intention is to compel or restrain public servant from discharging his official duties. Sir, BNS has introduced a new section, a new offence as per section 69, wherever the sexual intercourse by deceitful means is criminalized. Under the IPC, consent obtained by false promise to marry is not a valid consent as per section 90 of the code. This new provision is intending to cover instances where there is a sexual intercourse pursuant to a false promise to a marry of woman. Sir, BNS by section 102 also restore the essence of section 303 of IPC, which prescribed a mandatory death sentence who commits murder while serving a life of sentence. This section was held unconstitutional by the Supreme Court as per verdict in the landmark case of Mithu Singh versus State of Punjab, AR 1983, Supreme Court 473. It has been claimed by the drafters of the controversial provision regarding the offence of sedition of IPC under section 124A has finally been removed. However, the BNS introduces new provision as per section 150, which criminalizes act endangering sovereignty, unity, integrity of India. It can be observed that the essence of the offence sedition has still been retained under the new law also. BNS also criminalizes organized crimes and terrorist acts as per section 109 and 111 respectively, which was not the case. Conclude, please. Sir. Already your time is over. 1 minute, please conclude. Sir, being a practicing lawyer, may I know. Minutes, so please, 1 minute, please conclude. So because it is a subject related to our. Yes. Please, 1 minute. Sir, okay, sir. Only one act I covered. There are two acts. I will try to conclude with. Sir, with regard to the Bharatiya Nagarik Samrakshaka Sanhiti. Sir, as per specific section now finally defines audio, video, electronic means as per section 2.1 of BNSS. Similarly, 2.1F of the new code elaborates the electronic communication. So the BNSS contemplates multiple references in two phrases. 105, it provides recording, search and seizure of audio, video, electronic means. Even FIR can be registered. Such digital means now this legal recognition. BNS removes all several anarchic technologies. Please. I'll conclude. Please conclude. The provisions are now better structured so that pursuit of the justice not defeated on account of delay of the proceedings. In addition to section 356 of Sanhita, which provides speed, I conclude, sir. Please. Trial mechanism of conducted trial, absence of proclaimed offender. Sir, coming to the after trial culminates, even judgments have to be pronounced
within 45 days of online. But in the present circumstances, even though judgment pronounced within 45 days, appeals are pending. 15 to 20 years are before the court. Please conclude. Even Delhi, concluding, sir. In Delhi, there are about 188 courts or no buildings. No courts are functioning there. Thank you, sir. Finally, sir, I request. Thank you. I wanted to congratulate and greeting our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy on the occasion of his birthday. Thank you. Subject to condition. Thank you. Thank you. With a change his mind to implement the laws. Thank you. And work the constitutional bodies independently. Thank you. माननीय नीरज शेखर जी 5 मिनट समय जो उल्लेख है यहाँ माननीय नीरज शेखर जी प्लीज माइक माननीय नीरज शेखर जी का माइक प्लीज मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और आज के दिन आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने 2019 में ही कहा था कि ब्रिटिश राज के जो कानून हैं उनको बदलने की जरूरत है। उसके बाद लगातार 4 सालों तक गृह मंत्री जी ने इस पे काम किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको देखने का मौका मुझे मिला। स्टैंडिंग कमेटी का जो हमारा अनुभव रहा, कई साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, आदरणीय बृजलाल जी ने पहले बोला, जो अनुभव रहा, मेरे विपक्ष के साथी यहाँ मौजूद नहीं है, 3-4 मुद्दे उनके थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध था कि इसमें अंग्रेजी में नाम क्यों नहीं। मैं कहता हूं इसका जवाब तो लोगों ने उनको दे दिया है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। दूसरा कहा इस पे कोई विचार नहीं हुआ इन कानूनों पे, माननीय गृह मंत्री जी ने कोई विचार नहीं किया। आप सबको पता है 4 साल तक लगातार इस पे काम हुआ, यूनिवर्सिटी से पूछा गया, सारे सांसदों को गृह मंत्री जी ने खुद खत लिखा कि आपको जो सुझाव देने हैं, उसमें से 170 सांसदों ने सुझाव भी दिए। 22 लॉ यूनिवर्सिटी से पूछा गया, हर राज्य सरकार को लिखा गया, हर यूनियन टेरिटरी को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछा गया, हर व्यक्ति के लिए खोला गया कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए, इन कानून में और सुझाव को जोड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथी फिर भी कहते रहे कि इस पे काम नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ, क्योंकि वो विरोध करना चाहते थे बिजनेस का। वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश काल का जो हमारे गुलामी की मानसिकता से वो नहीं बाहर निकलना चाहते हैं। वो आज भी जो उनकी पार्टी का जब बनी थी तो उसका अंग्रेज पहला अध्यक्ष था, उसी गुलाम में अभी तक आज तक वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं इस कानून में जिस तरह काम हुआ, मैं तो कहना चाहता हूं 2-3 हमारे सदस्य थे उस स्टैंडिंग कमेटी में जो कि कभी नहीं आए और क्या हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मैं तो आज उनके सामने कहना चाहता था कि जिस तरह इस बिल के लिए काम हुआ है और जो बिल में संशोधन हुए हैं, जो काम हुआ है, मैं उसके बारे में 1-2 बात कहना चाहूंगा क्योंकि 5 मिनट का समय मुझे मिला है। मैं सबसे ज्यादा जो राजद्रोह का है मैं उस पर बात कहना चाहता हूँ। राजद्रोह को अब देशद्रोह कर दिया गया है, इस पे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए उन लोगों को। देश के अगर कोई विरोध काम कर रहा है, उस पर अगर कानून बना है तो उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे विपक्ष के साथियों को। मुझे लगता है उसमें भी आपत्ति होगी उन लोगों को। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता था, कम्युनिटी सर्विस पहली बार छोड़ा गया। कई साथी हमारे कह रहे थे उसको बताया नहीं या क्या क्या होना चाहिए, वो हमने गृह मंत्रालय पे छोड़ दिया है। हमने कहा है कम्युनिटी सर्विस इसलिए बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं क्योंकि अंडर ट्रायल्स हमारे जेलों में सबसे ज्यादा लोग अगर हैं तो अंडर ट्रायल्स 80% लोग जो जेलों में हैं आज भी वो अंडर ट्रायल्स है। छोटे क्राइम में जाते हैं कुछ दिनों के लिए और वो कई साल तक उन जेलों में रहते हैं। तो इससे अंडर ट्रायल्स की जो संख्या है वो उनमें कमी आएगी। इसलिए मैं ये बहुत अच्छा कानून में जो जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस। टेररिज्म का जो नई परिभाषा जो दी गई है, मैं परिभाषा तो यूएपीए में उसको अब इसमें भी लाया गया है और उसमें और कुछ भी जोड़ा गया। ये बहुत आवश्यक था हमारे देश में क्योंकि टेररिज्म से सब लोग उससे पीड़ित हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं 0 एफआईआर की। मैं मानता हूं जो हमारे शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये 0 एफआईआर है। जो एफआईआर अगर वो करेंगे कहीं पर
तो वो 24 घंटे में उस स्टेशन पे जरूर रजिस्टर होनी चाहिए जहां के लिए वो एफआईआर। ये बहुत बड़ा एक, मैं कह रहा हूं, आंदोलनकारी ये कदम उठाया है हमारे गृह मंत्री जी ने। ट्रायल इन एब्सेंशिया, मैं मानता हूं हमारे विपक्ष साथी हमेशा ये कहते हैं कि लोग भाग गए इस देश से और भागकर दूसरे देशों में आराम से रह रहे हैं। अब ये कानून आया है कि उनपे अब इस देश में उनपे भी मुकदमे चलेंगे और उसमें उनको सजा मिलेगी। उसके बाद न केवल उनको सजा मिलेगी बल्कि उनकी अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर है उसको भी जब्त किया जाएगा। ये कानून मेरे ख्याल से उन लोगों को सबक होगा जो इस देश का धन संपत्ति लेकर बाहर चले जाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं और बाहर जाके संरक्षण लेते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ और देशों में चले जाते हैं। उनको भी इससे, उनको अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो कानून था ब्रिटिश राज का वो दंड के लिए था और ये कानून जो बन रहा है अपने लोगों के लिए है, ये पर्सनल लिबर्टी के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए है और इसमें लोगों को न्याय मिलेगा। मैं फिर से इस कानून का समर्थन करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है पूरा देश इसका समर्थन करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय नीरज जी। ऑनरेबल श्री जी.के. वासन, you have 4 minutes, sir. Thank you, sir, for giving this opportunity on an important bill. Sir, we are replacing 3 acts with new bills which were in practice in the 19th and 20th century. Today, we are in the 21st century, sir. This bill has come on an appropriate time for the interest and safety of the people of our nation. Sir, our judiciary is already overburdened with giving clarification on various laws that have been passed in the parliament. I thank the Home Minister, sir, that he has not given another chance to the judiciary so that it spends more time in giving clarity to the laws. With that, I appreciate the Home Minister for bringing this important bill, sir. Sir, the new law represents a significant shift from the colonial law to create more unified, equitable, responsive legal framework that aligns the current concerns and growing social standards. They are sensitive to today's serious challenges, sir, like terrorism, mob lynching, and cyber crimes. This area, I would like to mention that, sir, were not given much importance by the IPC's outmoded provisions, sir. I especially like to thank the Honorable Prime Minister, the Home Minister, for the sections in this bill which deals with women's safety, which has given women protection in this nation, sir. Number 1, providing death penalty for gang rape of a minor girl is introduced for the first time. Luring young women under false pretext of marriage, this has been declared offensive and stringent provision have been made to punish such persons. Chain snatching, mobile snatching has become very common. Women are scared throughout the country on this, sir, from village to town. Now, we have a penal provision to deal with this. Sir, cyberbullying and stalking of ladies, causing a woman to abort or miscarry a fetus without her consent, buying and selling children for the purpose of prostitution. These important aspects are taken care by the law strictly, sir. Sir, on behalf of my party and women of this country, I thank the Home Minister for giving confidence to the women, maintaining the dignity and modesty which has been protected by the government, sir. Sir, 2 points. This bill for the first time bringing terrorism, corruption and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. For a long time,
offense of hit and run was not codified and not declared as an offense. This now has come into a serious offense, sir. Damaging public property amounting to crores and crores of rupees. These anti-social elements will face the heat of the law now, sir. Sir, to conclude, I would like to say that these three bills herald a new era of legal system and stand as a testament of our commitment to hold justice while embracing the necessary reforms. With this, I thank you, sir, for giving an opportunity and support this bill. थैंक यू ऑनरेबल जी के वासन जी। माननीय विप्लव कुमार देव जी 5 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तीनों कानून जो लाया गया है इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी हमारे इधर बैठने वाले लोग नहीं है तो इनका जरूरत था, क्योंकि हमारे देश में मैंने देखा एक गांव के साथ दूसरा गांव है, वहां कोई कानून गांव वाले मिलके बनाता है तो सामने वाला गांव से आके 2-5 लोग बैठ जाए और तय करे, वो गांव वाले नहीं मानते। हमारे देश में ऐसा है, जिस देश में कस्टमरी लॉ है वो देशीय परिभाषा से बना हुआ है। हमारे जो जनजातीय समाज में कस्टमरी लॉ आज भी है। इसका मतलब हमारे देश के जो कानून व्यवस्था हमारे समाज में लोगों द्वारा बनाया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा, वो साथ वाले गांव का नहीं मानता। अरे ये जो लॉ बना हुआ है ये 150 साल पहले ब्रिटेन में जन्मे हुए व्यक्ति ने कानून बनाया, और आज मैं गर्व करता हूं भारत में जन्मे हुए व्यक्ति अमित भाई शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तीनों कानून नया तरीके से भारतीय ढंग से जो लाया है वो बहुत देर हो गया है, बहुत देर हो गई। और ये भारतवासी के लिए बहुत लज्जास्कर था, क्योंकि देश स्वाधीन होने के बाद ऐसे लोग देश के सत्ता में बैठे हुए थे जो कि उस समय अंग्रेज का जो प्रधान व्यक्ति देश में माउंटबेटन के पार्टी में बैठे रहते थे, इसलिए उनके कानून, उनके लिखा हुआ चीज उनको पसंद है। हम रोटी कपड़ा मकान के बात बोलते हैं, हम आम आदमी के जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, और इस कानून में जिस तरीके से आम आदमी के लिए सुविधा दी गई है, सहजतर लॉ बना दी गई है, जनताओं को किस तरीके से इनके कानून इनको समझ में आए उसका व्यवस्था किया गया है, वो बड़ी बात है। ये ब्रिटिश के समय नहीं किया गया है। भाई देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए कानून नहीं बनना चाहिए गरीब लोगों के लिए कानून होना चाहिए, जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया। इसलिए मैं स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूं, नीरज जी भी मेंबर है, क्योंकि मैंने भी देखा जिस तरीके से इस बिल को देरी करके कैसे लाया जाए, कोई कारण नहीं है इसको और भी पेंडिंग करो, और भी पेंडिंग करो। किस लिए करो? जवाब नहीं है। पेंडिंग इसलिए करो क्योंकि अंग्रेज ने बना हुआ चीज इनको पसंद आता है, इसलिए वही रखना है, ये उनका सोच है। नरेंद्र भाई मोदी देश में जन्मे हैं तो उनके द्वारा लाया हुआ कानून इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो माउंटबेटन के जो पार्टी में बैठे हुए लोगों से वो पार्टी बना हुआ है। मेरे उपसभापति महोदय, मैं देख रहा था जो हमारे देश में आम आदमियों से जुड़ा हुआ क्या खान पान का विषय है। उस समय ब्रिटिश के समय हमारे देश में ही सब कुछ उत्पादित होता था, यह मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता था।
रॉ मटेरियल यहाँ से उठाते थे और ब्रिटेन में लिया जाता था, वहां से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, देन इसको यहाँ लाके बेचा जाता था। इसीलिए कानून इस तरीके से उसमें बनाया गया है, तो मिलावट करे, भारतीय लोग कुछ भी खाए, वो लोग उस तरीके से बना दिया जाएगा, उसको ही आपको खाना पड़ेगा। इसलिए उसमें 5,000 रुपए जुर्माना कोई आपने मिलावट करे तो, और मिनिमम जो सजा है, मैक्सिमम सजा है वो 6 मंथ दे दिया, क्योंकि वो बनाने वाले लोग सब ब्रिटिश में बैठे, ब्रिटेन में बैठे हुए लोग थे, और इसलिए इनको सजा नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों को ऐसा ही खाना मिले जो उनका स्वभाव हमारे जैसा बने और ये बीमार पड़े और ऐसा ही रहे, इस तरीके से कानून बनाया गया। आज मैं गर्व करता हूं, आज माननीय अमित भाई शाह जी ने इसमें आम आदमी के लिए जो मिलावट करके जो खाना बच्चे को खिलाया जाता है छोटे से, उसके बाद बीमारी पैदा होता है, उससे निकालने के लिए 25,000 रुपया जो 5,000 के बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया है जुर्माना, और साथ ही साथ इसमें जो सजा है मिनिमम 6 मंथ, माने इसको जज चाहे तो 20 साल भी कर सकता है। तो आप खाने में मिलावट करने के लिए लोगों के मन में भय पैदा होगा, और उसके बाद हमारे दवाई में, हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो कम होगी। ये जो बिल सिर्फ मर्डर किया, हिनियस क्राइम किया, इसके लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है, ये आम आदमी के लिए बनाया गया। इस बिल का सबसे बड़ी बात है, ये जनता का बिल बना हुआ है, ये कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने 3 बिल भारत के जनता के हित में लाया, गरीब के हित में लाया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विप्लव कुमार देव जी। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 5 मिनट। 5 ही मिनट, चलो। माननीय सभापति जी, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के एक और प्रतीक को इस अमृत काल में समाप्त करने का काम किया है। वर्ष 2019 में उन्होंने एक प्रण किया था कि गुलामी के प्रतीक एक एक करके सब हटाए जाएंगे। उस संकल्प को भी सिद्धि की ओर आज सरकार ने कर दिया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, इस तीनों विधेयकों के सूत्रधार बने हैं। भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आईपीसी में 163 साल के बाद, सीआरपीसी में 125 साल के बाद और एविडेंस एक्ट में 151 साल के बाद सुधार किया गया है। ये दंड देने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए ये कानून लाया गया है, ऐसा सरकार की मंशा है। संगठित अपराधों को इसमें शामिल किया गया है। राज्यों में गैंगस्टर कानून था, जिसका हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों के खिलाफ भरपूर उपयोग किया। आज उस गैंगस्टर जैसे कानून का इस केंद्र सरकार के कानून में भी आया है। इससे हमको बहुत लाभ होने वाला और अपराध नियंत्रण होने वाला है। लड़कियों के और बच्चों के साथ दुराचार पर मृत्यु दंड जैसा प्रावधान करना, ये इस कानून की बहुत बड़ी चीज है। घोषित अपराधी जो 10 साल से कम सजा वाला है, अधिक सजा वाले भी सभी इस अपराध में शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को जो अनुमति से 3 साल वाले भी सजा पाने वाले भी गिरफ्तार हो सकेंगे। अपराध की कमाई जब्त होगी। देश में कहीं भी एफआईआर कराओ कि सुविधा प्राप्त हुई है, 7 साल से कम अपराध वालों की जांच होगी और हर हालत में टाइम बाउंड दिया है। 3 साल के भीतर केस का फैसला करना पड़ेगा, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी, और 120 दिन में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। ये सब ना, और वो जो एक फिल्म का डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उसको भी समाप्त करने का सरकार ने किया। केवल बचाव पक्ष 2 तारीखें ले सकेगा, इसके बाद वो अधिक तारीख लेने के लिए नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य कानूनी मान्यता, ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये लोकेशन के साक्ष्यों को भी उन्होंने माना है। जीवन साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में सक्षम गवाह, पति पत्नी भी को शामिल किया है। पहले 167 धारा, अब 170 धारा। एफआईआर से केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट को डिजिटलाइज करने का काम इस सरकार ने निर्णय किया है, और सर्च और जब्ती की कार्रवाई में वीडियोग्राफी कराने की बात कही है। और फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक के लिए साइंटिस्ट तैयार करना और फिर फॉरेंसिक जांच कराना, और जांच कराने पर उसके आधार पर सरकार ने यह संकल्प किया है कि 90% केसों में हम सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा इस सरकार ने अपने निर्णय में लिया है।
मान्यवर 7 वर्ष से अधिक सजा वाले जो क्राइम प्रकरण हैं उसमें फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन तक भी दोहराने के काम करेगी। और सबसे बड़ा काम किया सरकार ने समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल का मतलब यह है कि सेशन कोर्ट में, जिला कोर्टों पे न्याय के प्रक्रिया का भार कम होने वाला है और पुलिस भी दुरुपयोग ना करे, इसकी व्यवस्था भी इस कानून में की गई है। और न्याय मिलने की, जैसा मैंने पहले कहा था, अधिकतम सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। मैं इस संबंध में कुछ बातें और कहना चाहता हूं। 120 दिन में चार्ज फ्रेम, भगोड़े पर ट्रायल, अगर वो भाग गया देश छोड़कर तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और अगर उसे अपनी सजा के खिलाफ अपील करनी तो हिंदुस्तान में आना होगा, बाहर से वो अपील नहीं कर सकेगा। इस विशेष व्यवस्था को भी इसमें किया गया है। सीआरपीसी में घोषित अपराधी 10 साल और उससे अधिक सजा वाले सभी अपराध शामिल किए गए हैं। सजा माफी में स्पष्ट कहा है, किसी हीनियस क्राइम वाले मुलजिम को अगर सरकार चाहे तो छोड़ नहीं सकती है। अगर उसको फांसी है तो ज्यादा आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास है तो 7 साल की सजा, और 7 साल की सजा है तो 3 साल की सजा सरकार कर सकती है। किसी को छोड़ने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। और छोड़ने से पहले पीड़ित को सुनना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी किया गया है। आत्महत्या के प्रयास को भी अपराध की सूची से हटाने का काम किया है। आतंकवाद को और संगठित अपराध को भी कानून में मान्यता दी गई है। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि महिलाओं के मामले में और 302 के अपराध को पहले करने का काम किया है, और राजाओं के काल के जो बातें थी उनको हटाने का काम किया है, और राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम किया है। मैं इस कानून का, इस बिल का, तीनों कानूनों का समर्थन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को कि उन्होंने इस कानून को लाकर न्याय क्षेत्र में देश में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। और गरीब जनता का जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मोदी जी गरीब घर से आए थे, गरीबों की चिंता उन्होंने की है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। ऑनरेबल श्री रवंग वरा नारजारी, 4 minutes, sir. So, Mike. Thank you. Yes, your mic Thank is you, on. sir, Please. for giving me the opportunity to speak on this very important bill. Sir, the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Suraksha Bill 2023. These bills are proposed to replace the Indian Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure 1898, and the Indian Evidence Act 1872. Sir, I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, rise to support these 3 bills altogether, moved by Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji in this August House, through you, sir. Sir, the bill is a unique and dynamic steps of the Narendra Modi government to run the country through good governance. The move of bringing this legislation of this bill is a showcase of Viksit Bharat through good governance, a dream project of Narendra Modi ji. The intention of the bill is to move forward India from colonial rule to modern, dynamic, developed India with the leadership of vibrant upcoming generation. Sir, the bill will be able to bring new dawn to the citizens of India, providing unique and transparent mechanism in tackling any kind of lawless activities in the country. Sir, the bill will be able to give positive message to the fellow citizens of the country that there is a strong rule of law where every responsible citizen will be protected, will be given justice with a time-bound manner, and the lawbreaker will be punished under the provision of transparent and strongest law of the land. Sir, on behalf of my party, supporting these 3 bills altogether, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you. Thank you. माननीय श्री कैलाश सोनी जी, 5 मिनट। माननीय कैलाश सोनी जी। जी 5 धन्यवाद माननीय उपसभापति जी।
कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जो हिंदुस्तान के इतिहास को गढ़ने का काम किया जा रहा है, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। मान्यवर, इस देश में इन तीनों कानूनों को बदलने के लिए दो लक्ष्य हैं। एक तो गुलामी के समय के चिन्हों को मिटाना और दूसरा लक्ष्य देश काल परिस्थिति के अनुरूप हिंदुस्तान के हर आदमी को न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके। आश्चर्य तो यह है कि लगातार 150 वर्षों तक ऐसे कानून जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा बनाए गए थे, उनको हटाने में पूर्ववर्ती सरकार, जिसका थोड़ा मोड़ा कालखंड नहीं, लगातार 58 साल 2/3 बहुमत की हुकूमत हिंदुस्तान का हर कानून बदलने की, संविधान बदलने की जिनकी ताकत थी, और उनने ये औपनिवेशिक कानून नहीं बदला। ऐसा नहीं कि उनने कानून नहीं बदले, उनने कानून बदले। जून 1975, 25 और 26 आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के सारे संविधान के प्रावधानों को धूल धूसरित करके एक आदमी की सत्ता बनी रहे, इसके लिए इमरजेंसी इंपोज करने का काम किया है। कोई वकील नहीं, अपील नहीं, दलील नहीं, जुडिशरी खत्म, सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब समाप्त। ये कानून बदला। ऐसा नहीं मान्यवर, दूसरा और कानून बदला। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी चुनाव याचिका रद्द होने के बाद इन्होंने कानूनों में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानूनों में परिवर्तन किया और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सफल हो जाए, इसके लिए कानून में परिवर्तन किया। इतना ही नहीं मान्यवर, आपातकाल के दौरान सारे हिंदुस्तान ने वो जुडिशरी देखी है कि अपने इस याचिका और चुनाव याचिका को सफल कराने के लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने का काम किया है। ये काम किया है मान्यवर। आजादी के इतिहास में यह हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है, और यह नेतृत्व कोई राजनीतिक पुण्याई से नहीं आया है, कोई राजाओं की संतान नहीं है। सारी कांग्रेस पूरे लोकमान्य तिलक से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबकी पुण्याई को खा करके और एक खानदान की हुकूमत चलाए रखने का काम आज भी जारी रखे। और 12 नरेंद्र मोदी जी, डेनिस किनकेड ने एक किताब लिखी है, उपसभापति जी, विद्रोह का महावीर, और उनने तत्कालीन लड़ाइयों से छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई का कंपैरिजन किया है। बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर, जितने भी तानाशाह हैं, उनकी लड़ाई से छत्रपति शिवाजी का, और तुलनात्मक कहा है कि इतने कम साधन में ऐसा सेनापति विश्व के अंदर दूसरा नहीं है। और उस सेनापति की जो क्वालिटी गिनाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में कभी गलत आदमी का सिलेक्शन नहीं किया, कब किसको कहां लगाना। इस बात के लिए हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि करेक्ट सिलेक्शन करने के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी ने इतिहास लिखा है। ऐसे नवरत्न बाहर अमित शाह जी, लोग कहते कि ये वो खोपड़ी है कि जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है, और जितने भी चैलेंजिंग इशू थे उन सारे इश्यूज पे
यदि किसी ने ताकत के साथ परिणाम दिया है तो वो है अमित शाह जी। सारे लोग आपके 2 मिनट में मैं कल 2 मिनट नहीं, जल्दी करिए क्योंकि बाकी लोग भी हैं बहुत पड़ता है। प्लीज आपके वित्त मंत्रालय ने भी समय पे निर्णय, समय पे कानून, और लोकतंत्र की आत्मा और प्राण ये कानून है। कानून के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता, और इसलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी माने जाते हैं। और समय पे निर्णय लेने के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी आज लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में स्थापित हैं। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से और सारे लोगों से सर्वसम्मति से इन तीनों कानूनों को पारित करने की प्रार्थना करता हूं। तिवारी जी 3 मिनट, 3 मिनट। मैं सभापति महोदय 3 मिनट की जब आपने दी है तो मैं 3 मिनट की बात यहाँ समय, हाँ आप में क्षमता है, यहाँ समय जो तय है वही मैं बता रहा हूँ। अब मैं कर देता हूँ जी। ये जो कानून आए हैं ये कानून न्याय शास्त्र के लिए आए हैं, और भारत में न्याय करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। मनुस्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य स्मृति तक 52 संहिताएं लिखी गई है जिनमें न्याय का वर्णन किया गया है, और उसमें लिखा है स्वराष्ट्र न्यायवृत विषय दंडश्च शत्रुषु। स्वदेश के लिए अपने शासकों को न्याय करना चाहिए और शत्रु के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। उसी न्यायिक सुक्ति के आधार पर ये काम किया गया है, और इसमें जो प्रमुख काम हुआ है वो ये हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक युग दृष्टा, एक महामतिमान व्यक्ति के रूप में देश के सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल इन 3 कानूनों का प्रयोग किया बल्कि सारी कानूनों को बदला है। आप अपन सब जानते हैं कि अगर साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल का प्रयोग प्रारंभ नहीं करेंगे तो साक्ष्य अधूरा रह जाएगा, न्याय व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता में अगर जिस प्रकार से उन्होंने इस बात का प्रयोग किया है कि नाम बदलकर छद्म रूप से शादी करना, लव जिहाद करना, इन सब बातों को अगर आज इस न्याय संहिता में नहीं लाते तो आज के समय का कानून पूरा नहीं हो सकता था। उसी प्रकार सीआरपीसी में अगर ये प्रावधान नहीं करते कि 90 दिन के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान नहीं करते कि इतने दिन में फैसला करना पड़ेगा, इतने दिन में चालान करना पड़ेगा, अगर ये फैसला नहीं करते कि हम इस प्रकार का भी केस चला सकते हैं जिसमें अभियुक्त हाजिर नहीं हो, उसको दंड दिया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, तो आज की परिस्थितियों में न्याय नहीं हो सकता। इसलिए ये जो तीनों कानून हैं वो आज की परिस्थिति को देखकर लाए गए हैं। और अंत में सभापति महोदय मैं एक बात कहूंगा, लाने वाले कौन है? लाने वाले ऐसे सारे कानूनों को लाने वाले अमित शाह हैं, और अंग्रेजी में लिखते हैं AMIT, मतलब अमिट। जैसे मोदी जी को अंग्रेजी में मोदी बोलते हैं कई लोग, और अमित को अमिट बोलते हैं। अमिट का मतलब जो मिटेगा नहीं, और शाह का मतलब है शाही। तो ऐसी शाही से लिख दिए गए हैं जो अमिट है, मिटने वाले नहीं है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर युग दृष्टा का काम किया है, और एक इस प्रकार की छाप छोड़ी है कि आगे आने वाले भारत के लिए स्वर्णिम काल की ओर ले जाएंगे। न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। 3 मिनट का आपने समय दिया, इसलिए मैंने 3 बातें बता दी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 3 मिनट में आप अपनी बात रखी बहुत अच्छी तरह से। सुश्री कविता पाटीदार 3 मिनट। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मुझे इस निर्णय में जो भारत की न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है उसमें भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायिक कानून लाने के लिए हमारी सरकार की इस दूरदर्शी कदम की सराहना करती हूँ। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 15 अगस्त को देश में 5 प्रण लिए थे, उसमें से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस प्रण की अनुपालना करने का काम करेंगे।
और साथ ही अटल जी की उन पंक्तियों को भी चरितार्थ करेंगे जिनमें उन्होंने कहा था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यक्ति जहां खड़ा है वहां उसका धरातल कहाँ क्या है। आज इस देश का कानून अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों के धरातल पर खड़ा था, उसे पूरी तरह से बदलकर इस भारत की आत्मा के अनुरूप न्याय भाव के धरातल पर लाने के लिए मैं माननीय अमित शाह जी को और मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गृह विभाग ने 4 सालों तक इस पर गहन विचार विमर्श किया, चर्चा की और फिर 150 साल पुराने अंग्रेजी शासन द्वारा बनाए गए कानून जिसका उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहीं, उसको बदलकर आज 3 नए कानून लाए गए हैं जिसका उद्देश्य न्याय देना है, दंड देना नहीं है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा का मूल प्रकटीकरण है जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महोदय, इस बिल के तहत कई संशोधन लाए जा रहे हैं और कई नए अपराधों को मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ वो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दिया गया महत्व। हम जानते हैं कि अभी जो कानून है उसमें महिलाओं और मानव वध के अपराधों को बहुत निचली श्रेणी में रखा गया था। उसके पहले अगर कोई किसी को न्याय देना हो तो सरकारी खजानों को लूटने वालों की सजा को रखा गया था। हमारे जो ब्रिटिश ताज है उसका अपमान करने की सजा को रखा था, रेल पटरी को उखाड़ने वाली सजा को रखा था। अब इसे पूर्णतः से बदलकर महिला और बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। महिला होने के नाते मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय, क्योंकि हम जानते हैं कितनी ही बेटियों के फेस पर तेजाब डालकर अपराधी उनके पूरे जीवन को नष्ट करने का काम कर दिया करते थे। आज उन बेटियों को न्याय दिलाने का काम माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मैं पुनः उनको बहुत सारी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही एक महत्वपूर्ण कदम पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी कि यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान अब कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अब कंपलसरी कर दिया गया है ताकि बयान को बदला नहीं जा सके। दूर दराज में अगर किसी बहन के साथ गलत व्यवहार होता था तो उसका बयान तो लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि बलात्कारी कौन है उसके बयान को बदलने का भी काम कर दिया जाता था। अब ये ऑनलाइन उसके बयान के दर्ज होने के कारण उसके बयान को बदला नहीं जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी, वो बेटियां जो अपने जीवन के खुशहाल पड़ाव पर कदम रखती थी, उनके जीवन को खत्म करके उनकी अस्मिता को तार करके उनके जीवन को जो बर्बाद करने का काम किया जाता था, ऐसे 18 साल के कम बच्ची के साथ गैंगरेप करने पर अब उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है। मैं माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस एक शब्द कह के और मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी कि पहली बार आतंकवाद की कोई व्याख्या अगर करी है तो मोदी सरकार जी ने करी है। हमने आतंकवाद की बहुत सी कहानियां इस देश में देखी थी। युद्ध भूमि में गीता की गुंजार जरूरी है। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी 3 मिनट प्लीज। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी प्लीज 3 मिनट प्लीज। रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है डॉक्टर, कृपया समय का पालन करें प्लीज। माननीय उपसभापति जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। माननीय, आज हम ऐसे 3 नए कानून लेकर के आए हैं माननीय गृह मंत्री जी, और जिन तीनों कानूनों से हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आने जा रहा है। माननीय, ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इसलिए बनाए थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को लंबे समय तक यहाँ स्थापित रखना था। अपनी सुविधा के लिए इन कानूनों को बनाने का काम किया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ था, उस समय जब जो लोग देश की गद्दी पर बैठे सत्ता में आए, उनका दायित्व बनता था कि अंग्रेजों के उन काले कानूनों को तत्काल बदला जाता। लेकिन 75 वर्ष तक ये देश इंतजार करता रहा माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का कि आज वो दिन आया कि वो तीनों काले कानून आज परिवर्तित होने जा रहे हैं और देश के स्वतंत्र देश में अपनी स्वतंत्र नागरिक संहिता होगी, दंड संहिता होगी और न्याय के लिए एक नया रास्ता बनने का काम आज से हो रहा है। माननीय, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, न्याय की मंशा होती है जस्टिस डिलेस इज जस्टिस डिनाइड, न्याय तत्काल मिले। लेकिन ये पुरानी कानून व्यवस्था में न्याय की इतनी लंबी प्रक्रिया थी, वर्षों तक केस लंबित रहते थे, न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन इन नए कानूनों में समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 साल के अंतर्गत न्याय को अंतिम रूप से देने का काम करना होगा सभी लोगों के लिए। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बना है। मान्यवर, हमारी बहनों के लिए जब मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम लाए, उसके बाद आज इन कानूनों के माध्यम से
हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ इस कानूनों में व्यवस्था की गई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, मैं समझता हूं उसके लिए जितना सरकार का अभिनंदन किया जाए कम है। मान्यवर, राजद्रोह को समाप्त किया गया। राजद्रोह तो अंग्रेजों ने रखा था कि उनके राज्य के खिलाफ अगर कोई द्रोह करता है, उनकी सरकार के खिलाफ, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम देश की अस्मिता की रक्षा के लिए तो देशद्रोह को हमने महत्व दिया है कि जो देशद्रोही होंगे उनके विरुद्ध कानून कठोरता के साथ निपटने का काम करेगा। किसी भी देशद्रोही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के लिए जो देश की सीमाओं का सुरक्षित करने का काम करते हैं और इस तरीके से उन आतंकियों के विरुद्ध भी कड़े कानून बनाने का प्राविधान इन कानूनों के माध्यम से किया गया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, जीरो एफआईआर की बात की गई है कि कहीं भी बैठा व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है और इसके साथ साथ उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्यता होगी उन एफआईआर के बारे में। मान्यवर, जो हमारा एविडेंस एक्ट था, अब उसको संशोधित करके आज तमाम सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है। मान्यवर, कंप्यूटर युग आ गया है। आज साक्ष्य को जरूरत है, डिजिटल साक्ष्य की आज जरूरत है, कंप्यूटराइज लैपटॉप, इन सारे संसाधनों का, तो इनकी व्यवस्था हमारे साक्ष्य अधिनियम में होगी और जिससे कि हम सही ढंग से उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम कर सकेंगे। मान्यवर, इतना ही नहीं, इस कानून के माध्यम से अभी मान्यवर काफी 2 मिनट 3 मिनट माननीय वाजपेयी जी कंक्लूड करें। हाँ मान्यवर, जो आरोपित व्यक्ति होगा उसको मान्यवर 60 दिनों के बाद होगा कि इन 30 दिनों के भीतर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। मान्यवर, इसी तरीके सिविल सर्वेंट को भी 120 दिन के अंतर्गत अगर सरकार उनके विरुद्ध वो सहमति नहीं देती है तो उसे स्वतः सहमति मान ली जाएगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्की की व्यवस्था होगी। मान्यवर, धन्यवाद। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन स्नैचिंग इत्यादि के मामलों में कठोर प्राविधान किए गए हैं। मान्यवर, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति की सजा 7 साल तक बढ़ाकर 10 साल की गई। अब मैं मान्यवर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ट्रायल की डॉक्टर व्यवस्था दिनेश शर्मा जी 3 मिनट प्लीज। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय वाजपेयी प्लीज। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे तमाम संदर्भ याद आते हैं। मुझे एक पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है कि असरानी हास्य कलाकार हैं और जोर से आकर बोलते हैं कि अंग्रेजों का जमाने का मैं जेलर हूं। और आज मुझको लगता है कि अगर कोई ये कहे कि अंग्रेजों के जमाने का ये नियम था और उस नियम को आज वर्तमान मोदी जी के जमाने के लोगों ने इस माननीय उच्च सदन में आज उसको समाप्त कर दिया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाने जा रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75 वर्ष पहले हम स्वाधीन हुए, लेकिन स्वाधीन होने के बाद हमने स्वतंत्र खड़ा नहीं किया। और ये भी आज आजादी के इतने वर्षों के बीच जाने के बाद ये प्रक्रिया माननीय मोदी जी के उस कथन के बाद कि 2019 में उन्होंने कहा कि जो पुराने गुलामी के समय के जो नियम विधेयक हैं उनको हम समाप्त करेंगे और 1500 विधेयकों को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से परीक्षण करने के उपरांत वो प्रारंभ हुई और आज उसका नतीजा ये है कि हम अपना स्वतंत्र खड़ा कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हुए लेकिन स्वतंत्र खड़ा नहीं कर पाए थे, वो आज स्वतंत्र हम खड़ा करने का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर लेकर आए हैं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे वहां पर एक लंबे समय तक राज्य करें, उसके लिए कुछ फाइंडिंग्स रखी थी, जैसे कि छोटे छोटे उद्योगों की जगह पर बड़े उद्योग लगा दो, तो जो आत्मनिर्भर है वो मालिक से वो गुलाम बन जाए। शिक्षा नीति ऐसी कर दो कि वो शरीर से तो काला रहे लेकिन मानसिकता से अंग्रेज रहे। और तीसरा चीज उन्होंने किया कि कानून ऐसे हो जो अंग्रेजों के हित वंदन के लिए वो प्रयोग में आए। और इस प्रकार की नीति को आज भी हम आजादी के बाद पूरा नहीं कर पाए थे। आज इस क्षण में हम सब चीज को करने में सफल बने हैं। मान्यवर, मैं ये कहूंगा कि आज सजा के स्थान पर जस्टिस यानी न्याय को केंद्र में रखकर ये तीनों तैयार किए गए हैं। 150 साल से ज्यादा के ये विधेयक आज अपना एक नया जन्म प्राप्त कर रहे हैं।
आज हम कह सकते हैं कि 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं सुशासन दिवस के रूप में। जब हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके पीछे हमारा ध्येय होता है कि हम जनता को सुशासन दे पाए। मैं समझता हूं कि ये अटल जी को उनका नमन करने का ये दिन आज उनके जन्म दिवस से पूर्व यहाँ पर है कि हम उनको सुशासन देने के लिए इन कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। महोदय, कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने जैसा किया कि कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना रहा होगा। मैं आखिर में यही कहूंगा कि इन संहिताओं की मंशा पवित्र है, आत्मा भारतीय है। मुझे विश्वास है कि ये नई संस्थाएं देश में क्रिमिनल जस्टिस को अधिक प्रासंगिक, अधिक सार्थक, अधिक उपयोगी बनाते हुए नागरिकों तक न्याय को अधिक सुलभ, अधिक सुगम बनाएंगी। मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। माननीय श्रीमती गीता उर्फ चंद प्रभा जी, 3 मिनट। जी धन्यवाद महोदय। इन तीनों विधेयक के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना। विधेयक के माध्यम से आपराधिक कानून में सुधार के साथ लोगों को सजा के बजाय उनको न्याय दिलाने की भी उम्मीद जागेगी। सरकार द्वारा आवश्यक कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन कर आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता तथा सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण, हिंसा आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर कठोर कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रावधानों को लागू होने के पश्चात सभी मुकदमों की जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। महोदय, मुख्य रूप से इस विधेयक का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। प्रस्तावित तीनों विधेयकों के माध्यम से सरकार महिलाओं, बच्चों सहित राष्ट्र के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अब भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध करने के लिए उकसाने पर उसको अपराध के बराबर भागीदारी माना जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों के विरुद्ध और कठोर कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। संगठित रूप से अपराध करने वालों के डाटा को डिजिटल करने की दिशा में विधेयक को एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। प्रत्येक थाना एवं जिला स्तर पर पुलिस द्वारा अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पर उनके नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा देश की मातृ शक्ति को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसाएं रोकने के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। इस विधेयक में यौन हिंसा से संबंधित मामलों में पीड़िता के बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विधेयक में रेप के दोषियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इन प्रावधानों के लिए देश की संपूर्ण नारी शक्ति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को नमन करती हूँ। धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण देश के करोड़ों लोग न्याय से आज भी वंचित हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से मॉब लिंचिंग धीमी न्याय के परिणामों का सदन के सामने रखना चाहती हूँ। महोदय, 2002 में एक ट्रेन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों पर हजारों लोगों की भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें 27 महिलाएं, 20 पुरुष और 10 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात इनको अनेकों बेकसूर लोगों को गुजरात दंगों का गुनाहगार बना दिया जाता है। महोदय, 20 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात वर्ष 2022 में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको न्याय दिया जाता है। महोदय, जिन प्रमुख लोगों ने 20 वर्षों में
कि लंबी न्याय प्रक्रिया के कारण अनेकों आरोपों प्रत्यारोपों को झेला है, वह श्री राम के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनकर आज देश के राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तथा विधेयक के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को कठिन न्याय प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। महोदय, मैं एक और विषय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे सदन के सभापति जी जो हमारे अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका संसद के सदस्यों को द्वारा जिस तरीके से कृत्य किया गया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है तो इनको पीड़ा हो रही है। एक पिछड़े वर्ग तथा गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको स्वीकारता नहीं हो रही है। महोदय, एक दिन मैं आपको बताना चाहिए, सदन साक्षी बनेगा कि एक किसान के बेटे का अपमान करने वाले इसी प्रकार हरकतें करते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो गांव के इनके कोई भी व्यक्ति प्रधान भी बनने लायक नहीं बचेंगे। मैं इस सदन माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती एस फागनोन कोइनाक। Honorable Chairman, sir, I stand in support of the bill and at the same time express my deep gratitude to Honorable Prime Minister Modi for bringing this vision of New India and transforming the country and taking confident strides towards Amrit Kal. I also thank Honorable Union Home Minister Amit Shah ji for bringing the Bharatiya Nyaya Sanhiti 2023, Bharatiya Saksha Bill 2023, and the Bharatiya Nagrik Suraksha Second Sanhita 2023 bill. At this point, on behalf of the people of the state of Nagaland and the tribal areas of Northeast, meaning territories, which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam, as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the Constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong, I thank Honorable Home Minister for the exemption granted. Chairman, sir, breaking away from the colonial past forms an important part of the process of decolonization. The entire idea of criminal laws like the IPC was to punish and subjugate the Indian populace and not to protect them. These laws were made to serve the British colonial interests, and thus it is only right that we put these obscure laws behind us. In 2019, Prime Minister Modi had stated that all laws made during the British colonial era should be made in accordance with today's time and in the interests of Indian society. There is no doubt that these three laws made with Indian thought process will bring a huge and much needed change in our criminal justice system. The consolidation and simplification of certain provisions makes the bill more concise and proposed changes in terms of increased punishments, particularly for certain serious offenses, can be viewed to act as a deterrent. As stated by our Honorable Union Home Minister, the erstwhile laws were made by forcing rulers to help them maintain their supremacy. The new laws are framed by keeping in mind the core values of our Constitution, individual freedom, human rights, and equal treatment of all. With these words, I support the bill. Thank you. श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे भारतीय दंड संहिता 1860 प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन जैसे अति महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात सदन में रखने का अवसर दिया। महोदय, भारत की दंड न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की एक ऐसी देन है जिसने पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से देश में अव्यवस्था और लाचारी का एक दंश के साथ जाल बुना था, जिसने न्याय में आम आदमी को पीड़ित का भला जहां उनका शोषण हुआ। महोदय, इस सदन में आने से पहले मैं शोषित पीड़ित गरीब समुदाय की महिलाओं के बीच काम करती थी। पिछले लगभग 4 दशक में मैंने देखा और महसूस किया है कि इसमें न्यायालय, जज, वकील आदि प्रणालियों के प्रति एक अजीब सी डर और अविश्वास, संदेह और असहजता रहती थी। आए दिन महिलाएं न्याय के लिए भटकती थी। कभी उनके पतियों को जेल में बंद कर दिया जाता था,
कभी उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। आमतौर पर उनके हिस्से में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। तब वो दुखी होकर कहती थी, जिंदगी गुजर गई पर न्याय ना मिला, क्योंकि उस कानून के साथ एक मिलीजुली सरकार काम कर रही थी। इन अंग्रेजों के कानून किसी काले पानी की सजा से कम नहीं थे। विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से यही उजागर होता है कि भारत की जेलों में बंद हर 5 में से 3 व्यक्ति दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से थे। यह उस राजनीतिक दल का एक कलंक है जिसने 70 सालों का एक बड़ा कालखंड देश में शासन किया है। उन्हें गरीब, पिछड़े, दलित वर्गों की अब याद आ रही है। उनकी 4 पीढ़ी ने राजनीतिक रोटियां सेकी और कुछ हया शर्म आज भी ना रही। अब भारत की दीन दशा को सुधारने और समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार इन वर्ग के लिए कदम उठा रही है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय दिला रही है। अब ये विपक्षी के नेता इस सदन का अपमान करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों की भी अनदेखी से नहीं चूक रहे। खैर, मैं आज आत्मविश्वास के साथ एक नई उम्मीद, नई रोशनी के साथ नई इबारत लिखी जा रही है। मैं उन सभी दलित, वंचित, आदिवासी भाई बहनों को इस संशोधित प्रस्ताव विधेयक पर जीवन की नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि मोदी है तो हर मुश्किलें आपसे दूर हैं और दुश्मनों के हौसले चकनाचूर हैं। महोदय, जिन कानून के कारण आज तक भारत में एक बड़े तबके को हाशिए पर न्याय का इंतजार में रहना पड़ा, आज मोदी सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए 3 नए कानून लेकर आए हैं। महोदय, मैं पहले उन वक्ताओं के उस पर नहीं जाना चाहूंगी। मैं उन अपने पीड़ित दलित, वंचित को भरोसा दिलाना चाहूंगी कि अब मोदी सरकार आपके साथ है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नए कानून के माध्यम से अब उन्हें न्याय मिलेगा। थैंक यू। इन कानून के अंत में बोलना चाहती हूँ महोदय, क्योंकि मोदी सरकार उनके साथ है। महोदय, मैं इन 3 कानून के कारण अब वह गरीब सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा इकट्ठा करेगा और कोर्ट जाएगा या घर का खाना खर्चा उठाएगा। अब ऑनलाइन के माध्यम से बिना परिसर में जाए उसे न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार उसके साथ है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल। वेरी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज मैं भारतीय न्याय संहिता जो माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय, भारत की अगर देखा जाए वास्तविक स्थिति ये थी कि वर्तमान तक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून चल रहा था और आज जो माननीय गृह मंत्री जी कानून लाए हैं, निश्चित रूप से ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। और मैं तो इसको यहाँ तक समझता हूँ कि वास्तविक आज़ादी माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी हर भारतीय को दिला रहे हैं। महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है, पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता है। उनको अंग्रेजों ने जो अपने लिए कानून बनाया था, भारतीयों के लिए कानून बनाया था, वो अपने राज्य को कायम रखने के लिए बनाया था और उसमें दंड की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार न्यायप्रिय सरकार है, देश की गरीब जनता को न्याय दिलाना चाहती है, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है। इसलिए इस प्रकार के नए कानूनों का प्रावधान किया गया है जिसमें किसी के भी साथ अन्याय ना हो, जल्दी न्याय बने। पहले महोदय जो कानून थे, पिक्चरों में एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि न्याय नहीं मिलता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे लगता है वो डायलॉग भी अब एबॉलिश हो जाएगा और हमारे जो फिल्म निर्माता हैं
उन्हें दोबारा से डायलॉग लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नई न्याय व्यवस्था। महोदय, कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं उससे निश्चित रूप से न्याय जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सुगम मिलेगा। न्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर न्याय समय से मिला तो उसका महत्व होता है, और अगर न्याय देरी से मिले तो उसका महत्व नहीं होता। जो पिछला कानून था उसमें वकील लोग इस प्रकार से लोगों को मकर जाल में फंसाते थे। मेरा आपसे सर इसमें मेरा आपके प्रति इसमें कोई वो नहीं है, आप तो न्याय प्रिय हैं। तो वकील लोग इस प्रकार से फंसाते थे कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था, लेकिन इसमें जल्दी से लोगों को न्याय मिलेगा। विशेषकर से जो महिलाओं और बच्चों के लिए न्याय है वो बहुत सुगम होगा। इसमें एडजॉर्नमेंट बहुत कम मिलेगा, और चार्जशीट के लिए जो इसमें वर्तमान परिस्थितियों में जो नए कानून में प्रोविजंस किए गए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। नहीं तो बहुत सारे मामलों में देखने में ये आता था कि सालों साल चार्जशीट नहीं होती थी। अब 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी, और अगर बहुत दिक्कत है तो 90 दिन और कोर्ट की परमिशन से मिलेंगे। इस प्रकार के बहुत सारी व्यवस्थाएं नए बिल में लाई गई हैं, जिसका निश्चित रूप से हर भारतीय स्वागत करेगा। मुझे लगता है इस बिल का सर्वसम्मति से सभी लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर के लक्ष्मण। Thank you, Chairman, sir. It is indeed a privilege for me and feel honored in supporting this historical bill introduced by our Honorable Union Minister Amit Shah ji under the dynamic leadership of Modi ji. Sir, these three effective bills not only bring peace and law and order in the country, which will not only help for development and even to reach the poor, the welfare schemes. Sir, any law becomes absolute after 30, 40 years. The scale of crime which has changed now, there is no change in the methodology in dealing such a crime, sir. 2 or 3 effective laws which they have enacted, sir. One is protecting women and child. It is the first priority of the BJP government under the leadership of Modi ji, which always stands for the women and their rights, be it triple talaq or other rights. Number 2, live-in relationships, sir, which have become threat to harmonious society in the name of liberty, causing harm to the social fabric. And another thing is love jihad. Innocent Hindu girls are trapped in the name of love jihad. Now this new act not only deals effectively with iron-handed, those who indulge in such activities will be dealt firmly, sir. And Terror Act now, Bharatiya Janata Party, we strongly believe nation is the first. Nation first, party second, and self-loss, sir. Security of the nation is our top priority. Zero tolerance on terrorism, sir. Unfortunately, the place which I come from, Telangana and Hyderabad, there's a party called MIM. Ye mazhab ke naam Honorable members, now it is 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6 p.m. to dispose of the listed business. Yes. The House agrees. The sitting is extended beyond 6 p.m. to dispose of the listed business. Honorable member may continue. Sir, जिस तरह राजनीति मजहब के नाम पर करते हैं मस्जिद पार्टी हैदराबाद शहर के अंदर, ये कुलेआम हमारे जिहादी उग्रवादी के अंतिम यात्रा में शामिल होते, भाग लेते और ऐसे बयान देते कि उनका पूरा न्याय सहाय मिलेगा परिवार को, और हो सके तो आर्थिक रूप में भी उनका सहाय करेगा। और उनके भाई और दूसरा विधायक के नाते ये बयान देता कि अगर 15 मिनट हमको समय दिए, पुलिस हटाए देंगे तो हम क्या है बताएंगे। सो उनका कोई कार्रवाई नहीं होता, उसका कोई ये शिक्षा भी नहीं होती। मैं अभी समझता हूँ जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म ऐसे जब एक्ट आता है इनका कोई अभी चलेगा, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव इन बैलेट नॉट इन बुलेट, सर, whether it is जिहादी उग्रवादी और नक्सल टेररिस्ट,
because India, Bharat is supposed to be the mother of democracy, sir. And even the cases is where we say justice delayed is justice denied. Now all the cases, now it will be time bound, whether it's trial or investigation, charge sheet in the court, or frame charges within 120 days, judgment should be given 30 days after hearing takes place, sir. And moreover, we used to say that so-called bureaucrats, sir, that IAS officers and IPS officers, they need a permission from the concerned state's government to proceed for further trial, sir. Now this act says that if within that 120 days, if the government doesn't give any clearance, they are deemed to be permitted, sir. This is one of the best act. Another thing is the bill which is concerned to 376 of rape or even 302 murder cases. Earlier government, Congress government, they did not feel it as a priority. They left behind these chapters, and now with this Modi ji's government and Amit Shah's government, they have brought on the priority and trying to give full support to the women and common man. And I feel proud to support this bill. Three bills, sir. I stand here to support this bill, sir. Thank you very much, sir. Shri Naresh Bansal. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी। आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने आज मुझे देश हित में संशोधित करने के लिए लाए गए अति महत्वपूर्ण विधेयकों पर बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहे वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो परिवर्तन लाता है वह जनता के दिलों पर राज करता है। जो परिवर्तन के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है वह संसार में जीवित रहता है, और जो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ भी अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है उसका कभी विकास नहीं होता, वह समाप्त हो जाता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ। कांग्रेस ने स्वयं का राज करने के लिए शासन किया, जनता के हितों के लिए नहीं। लेकिन दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों का कार्यकाल देश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ रहा, देश के हर वर्ग को के विकास का रहा, देश के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति को के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को देने का रहा, देश के अंतिम पायदान पर जुड़े हुए व्यक्ति को जो सुविधाएं दी गई 9 वर्षों के कार्यकाल में उसके आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को बढ़ाने वाला रहा। देश का चाहे सामाजिक व आर्थिक ढांचा हो, संस्थागत ढांचा हो, व्यावसायिक ढांचा हो या व्यवस्थात्मक ढांचा हो, 9 वर्ष का ये कार्यकाल देश के विकास को सामने रखते हुए मोदी सरकार ने इनको विकसित करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो देश के विकास की नई गाथा ना लिखता हो, देश के विकास की नई वार्ता ना लिखता हो। लंबे अरसे से जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी लेकिन हुए नहीं। आज जिन 3 कानूनों में संशोधन हो रहा है वह भी देश हित व देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इन महत्वपूर्ण बिलों को सदन में लाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। वैसे भी गृह मंत्री जी के बारे में भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ये बात जानी जाती है कि वे कहते ही नहीं करते भी हैं, और जो नहीं कहते हैं वे भी करते हैं। और इसलिए इन बिलों के माध्यम से भारतीय आत्मा में समाहित करने वाले कानूनों को लाया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला से 5 प्रण लिए थे। उनमें एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना। यहाँ हमें स्मरण करना होगा कि अंग्रेजों के समय की न्यायिक व्यवस्था में जो कानून बनाए गए थे उनका उद्देश्य आम नागरिक को न्याय देना नहीं था, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपना राजपाट बनाए रखने के लिए आम नागरिक को दंड देना था, ताकि कोई भी उनके अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठा सके। आज इन बिलों के माध्यम से कानूनों में संशोधन करके हमें आम नागरिक के लिए न्याय संगत
और न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। महोदय, कितनी बड़ी विडंबना है कि बलात्कार पीड़िता को मानसिक और शारीरिक कष्ट के साथ साथ सामाजिक कष्ट भी सहना पड़ता था, किंतु जब न्याय के लिए वो अदालत में आती थी तो उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज जब हम नारी के नेतृत्व की बात करते हैं और नारी के नेतृत्व में देश को बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां बलात्कार पीड़ित महिला को न्याय के लिए इस तरह परेशान होना पड़े तो ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन मैं आज ये थैंक यू। श्री आदित्य प्रसाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव होने जा रहा है वो आज के दिन में ऐतिहासिक है। आज हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। महोदय, पहले अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसमें दंड देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रयास से जो कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल लाया गया है उसमें जनता को न्याय देने का प्रयास किया गया है। महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा और माननीय गृह मंत्री के अथक प्रयास इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत की गई है और इस न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए अथक प्रयास किया गया, जिसमें कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सांसद और विधायक दल एवं विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक सुझाव प्राप्त किए गए हैं और इससे संबंधित 158 बार विचार विमर्श में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हिस्सा लिया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हर विषय को देखने का काम करते हैं और देश की जनता ऐसा महसूस करती है कि देश को ऐसा पहली बार अवसर मिला है जो देश में इतने बड़े पद में आसीन होने के बाद भी समाज की अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं और हर वो काम करने का प्रयास करते हैं जिसे आम आदमी को आसानी पूर्वक सुविधा मिल सके, इसकी चिंता करते हैं। आज इसलिए देश की जनता दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करती है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा जो जिस प्रकार से हत्या से संबंधित खंड 103(2) मामलों में केवल 7 वर्षों का प्रावधान किया गया था, जो इस मामले में कम से कम दंड का प्रावधान अब मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास निर्धारित किया गया है। महोदय, जिस प्रकार से हम सभी लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से गाड़ियां तेज रफ्तार से सड़कों में चला करती हैं और आए दिन दुर्घटना होकर के लोगों की जान चली जाती है। ड्राइवर जाता है थाना में, बेल मिल जाता है, हंसता हुआ ड्राइवर निकल के चला जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार रोता बिलखता रहता है। लेकिन इस प्रकार का प्रावधान किया गया इस कानून में कि वैसे कुकृत करने वाले लोगों को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। महोदय, छोटे छोटे अपराध करने अपराधियों को सामुदायिक सेवा में काम में लगाने का इस कानून में प्रावधान किया गया है, जैसे माली का काम करना, स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाई करना, इस प्रकार का कानून बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार कानून लाने का काम किया है, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री के प्रति हम सभी लोग आभार प्रकट करते हैं कि आपका आशीर्वाद देश को इसी प्रकार मिलता रहे, ताकि देश का अंतिम व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता रहे, उसकी आवश्यकता अनुसार काम होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Chairman, sir, there is no denying the fact, I think the entire House has agreed to this, that this is one of the most historic bills that has come in the criminal justice system in the country. It replaces some of the laws which were 200 years old. So there was an interesting article which I read, that during the time of the British rule in India, the same Indian National Congress, which opposed many of these bills with the entire criminal
law system, that is the IPC and the CRPC. But after assuming power, I do not know why they persisted with the same bills for so many years. Now, this is something which defies logic, which basically means that the same same mindset which was there in an era prior to independence continued even after independence. Now, this is probably something which this particular bill or these three bills will set to change that particular mindset itself. The context has become different. The context of an independent India was not built into the previous legislations, which this particular legislation has come to change. So there is I would like to quote Martin Luther King. Martin Luther King Jr., he said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Now, this is one particular line which is very important and is reflected squarely in these three bills, that injustice to women, injustice to poor people, injustice to disadvantaged in society has been taken care of in these three bills, and access to justice, the affordability of justice system has been made more simplified for them. So I would also like to quote one more line from the 1972 judgment, Jennison versus Baker. Where it is, the pronouncement is, law should not sit limply, while those who defy it go free, and those who seek its protection lose hope. Now, again, this is one particular theme which has been built into these three laws, where there is a protection of these people who are accessing the legal system, hoping to get justice from the system. It is not a penal law, but it is a law to give justice to the people. Sir, I would not like to elaborate on the positives of the law. I'll just mention in 1 or 2 minutes that in the zero FIR, safeguard from arrest, greater police accountability, speedy justice, curbs on the police power, release of under trials in jail, hit and run will get 10 years in jail term, summary trials for speedy justice, no more frequent adjournments, witness protection. In the case of adjournments, the Supreme Court has already given, Justice Adarsh Kumar Goyal-led bench gave a judgment relating to time-bound settlement of the cases coming before them. Sir, I'll just half a minute. It also goes that the community service as a form of punishment, which was already being practiced by some of the courts, has now actually come into the legal jurisprudence on this country. And this is, I think, a milestone, because this would actually change many things, including its impact on the growing number of under trials in the country. Thank you. So, finally, I would say that this law will obviously, from 1850s, it has now we have come to 2023. It will obviously evolve. There will be amendments. But what has happened, that the T0, the time zero has changed after 200 years to something in which it will grow further, and this will actually thank God change you are not a lawyer. criminal jurisprudence You in the continued country. with your Thank you so much, submissions. sir. Thank you, sir. Nahi, you would recollect our Chief Justice D.Y. Chandrachud had expressed his concern and anguish and even indicated Tariq pe Tariq. So as a matter of fact, this is the reflection of what is happening. Srimati Darshana Singh. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप आज लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में बदलाव करके 140 करोड़ भारत की जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। महोदय, यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि अंग्रेजों के समय के कानून वर्तमान भारतीय समाज के लिए बिल्कुल व्यवहारिक नहीं हैं और उनमें उन्होंने बदलाव भी नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता की पीड़ा को समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। महोदय, ये पुराने कानून औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिसका स्वरूप दंडात्मक था, लेकिन नए कानून का उद्देश्य
संविधान के द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और लोगों को न्याय दिलाना है। नए कानून के अंतर्गत ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं जिसमें पहले सजा का प्रावधान नहीं था। जैसे भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है ताकि विदेश में बैठे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। नए कानून में धारा 93 के तहत ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो किसी नाबालिग बच्चे को किसी भी गलत कार्य में संलग्न करता है। महोदय, मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए खंड 113 में दंड का प्रावधान किया है, यानी कि मूल कानून में आतंकवाद का जिक्र किया है जो अभी तक नहीं था। महोदय, मोदी सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इसको खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ इन संवैधानिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को शीघ्र, अतिशीघ्र न्याय और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि मोदी की गारंटी है। महोदय, मोदी सरकार का डिजिटल भारत बनाने में एक बड़ा योगदान रहा है। नए साक्ष्य के रूप में मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम को स्वीकार्यता प्रदान किया है और 7 साल से ज्यादा सजा वाले कानूनों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया है। महोदय, मोदी सरकार ने इस कानून के तहत जीरो एफआईआर और ई एफआईआर की सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयास से लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े तीनों बिल के प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं। और इसके साथ साथ ये देश हमेशा ऋणी रहेगा जो 150 वर्ष के दास्ता के प्रतीक जो कानून है उनको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद। महोदय, श्री महेश जेठमलानी, honorable members, I am getting little nostalgic. Shri Ram Jethmalani was part of this institution for more than 3 decades. I had the privilege and honor to be with him in Parliament. He dominated the legal firmament for over 5 decades. A global authority on criminal jurisprudence. If he had been around, we would have seen, he would have roared. It is unshackling from the colonial regime. We miss him today as never before. Shri Mahesh Jetmalani. Sir, I thank you for those kind words, and sir, I thank you for the indulgence of granting me permission to speak on these very important and almost revolutionary bills which have taken us away, as you rightly pointed out, from a very colonial mindset. Sir, these 3 bills have many provisions. These are sweeping changes. So I haven't even had time to look at all the changes. But sir, the salient ones, I think, are worth bringing to the fore. So the most substantial changes, the others are procedural acts, the old Criminal Procedure Code and the old Evidence Act. So the substantial act is the Bharatiya Nyaya Sanhita, sir. And sir, in that, there are 2 principles which we all hold dear in this house, which are reflected there. One is the Nari Shakti, and the other is Rashtravadi, sir. Both these principles have been given greater vigor. So people talked about colonial mindset and colonial changes. So the real colonial change is not in eradicating sections which dealt with the British Parliament, the British Gazette, and so on and so forth. But sir, the colonial change is reflected in how sedition has been reworded. So the old section 124A of the Indian Penal Code
if the Honorable Chairman recalls, as he must, because, sir, you've had as much experience at the bar as anybody else, was a section which punished creating disaffection against the government of the day. Against the government of the day, lawfully elected or lawfully in charge. Of course, the British were never lawfully in charge, but they claimed to be. That was the wording of the section. And, sir, it was to save themselves from fiery speeches and strong articles in the media, as it then existed, that 124A was enacted. It was to save the colonial regime itself. So today 124 is still necessary because, sir, there is a break India mentality both outside and within India. So 124A is still required because people, by spoken and written words, try to undermine the country. And, sir, I heartily welcome the wording of the new section, which is anybody who creates disaffection, not against the government of the day, but against the Indian state, sir. That is the Rashtrapati aspect of this bill, sir. Every Indian nationalist should welcome it. So, second, the bill also looks at Rashtriya Suraksha, sir. For the first time, we have a general statute which defines terrorism and makes it punishable. We also have a bill which defines organized crime and organized crime syndicates which indulge in continuous unlawful activity. These powerful gangs which undermine the state, many of these gangs, sir, are foreign influenced and foreign financed. They need to be curbed and eradicated, and this bill seeks to do that as well. So there's Rashtrapati, and, sir, there is Rashtriya Suraksha. Third, sir, and this is a continuance of Nari Shakti, announced by the Prime Minister from the ramparts of the Red Fort on Independence Day a couple of years ago. Sir, there is a very wholesome provision for women in this bill. There's a separate chapter on women. Sir, the Penal Code is an 1872 Act. So for the first time since 1872, and the first time in independent India, you have a special chapter in the Penal Code which deals with offenses against women and children, sir. This is in continuation of the thrust towards women's empowerment on Nari Shakti. Now, sir, previously, offenses against women were scattered. They were to be found in different chapters. They were not women-centric, sir. So under offenses against the human body, you found offenses against rape. Offenses against human body also included murder. Now, sir, in recognition of women's empowerment and in recognition of women's security, a distinct separate chapter, chapter 4, has been introduced for women and children. As regards children, sir, women, children especially, some members have adverted to it. There is the offense of gang rape of a minor. This is a triple evil. And, sir, it requires the death sentence. And, sir, although I am loath to have the death sentence in any case, but the rarest of rare cases, I welcome the death sentence where there is gang rape of a minor because it involves a triple evil. There is rape, there is a minor, and there is a lustful horde which perpetrates that offense. So, sir, I welcome this section as well. So just finally, since we are out of time, just a passing word on the other two bills. The other two bills, the former Criminal Procedure Code, now, sir, the Bharatiya Nagarik Suraksha Saksha. So that is meant to bring about speedy justice. There are timelines for filing of charge sheet. No tariq pe tariq, no adjournments, so progress of trial expeditiously. And, sir, the judgments have to be delivered expeditiously. The Evidence Act, or what is now called the Bharatiya Saksha Bill, sir, that brings in technological changes,
in the sense that now electronic evidence and secondary electronic evidence is now introduced as evidence and recognized by the Fed. Finally, sir, a personal note, sir. I've been in practice for 42 years now, sir. And although, sir, the old must give way to the new, so there are some parts of it that we will miss, sir. Section 420 is printed in our minds, sir. It became part of Bollywood lore, sir. There was a movie with Raj Kapoor called Shri 420, sir. And sometimes, sir, we were admonished by our parents by saying, 400 BC mat karo, sir. We will miss that, sir. We will miss that. But, sir, this bill must ring in changes for the new generation. It has, sir, and I welcome. Thank you, sir. On a day like this, we miss the contributions of senior advocates, Shri Chidambaram, Shri Kapil Sibal, Shri Abhishek Singhvi, Shri Vivek Thakur. I am happy that you contributed and as Niranjan Reddy contributed among the senior advocates. It is our pious duty, constitutional ordainment, that when we claim and have expertise in a particular domain and such historical epochal development is taking place here, they have not participated. From that perspective, a matter of deep concern for me as chairman of this house. I will continue working to secure wholesome decorum in the house and participation of every member. Shri Pavitra Margareta. Honorable Chairman, sir, I shall on the outset address this house with an excerpt from our publication of an Englishman who served the British Empire. I quote, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect," end quote. Chairman, sir, these infamous words had sealed the fate of millions of oppressed Indians, rendering them dispossessed and deprived of their culture and native knowledge system at the behest of a malign colonial design. The quote by Thomas Macaulay in his Minutes in 1835 has indeed been the vehicle of colonial interests that have unfortunately persisted in our country even after independence. Sir, the IPC 1860 was one such instrument, a brainchild of Macaulay and his team, and thereafter improvised by successive agents of the Crown. But now through these three bills, our Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister have taken our country from penalization to edification, from colonization to Indianization. That's why I stand here to support the three bills. And I am sure that this will run the country's criminal justice system. This new bill will be a pyramid kind of strength. These three legislations are going to inject the much needed dynamism in our country's jurisprudence. Sir, I will speak for a minute in my mother tongue, and thanks for the provision of Assamese language also here. I thank to the House and the Chair. Moi Okhomiyat kobo bisariso Honmaniyo Mohodoy, যে এই যিখন আমাৰ নতুন তিনিখন বিল, এই তিনিখন বিলৰ পোনপটীয়াকৈ নামকেইটা যি সলনি কৰা হৈছে তাৰ পৰাই প্ৰমাণ পোৱা যায় যে 163 বছৰীয়া ব্ৰিটিছৰ যি ৰাজত্ব আছিল, সেই ৰাজত্বৰ পৰা দাসত্বৰ পৰা আমি বৰ্তমান এই স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত সম্পূৰ্ণ প্ৰায় মুক্তি হোৱাৰ পথত মানসিকভাৱে বৌদ্ধিকভাৱে আমি কেতিয়াবা কিছু পৰিমাণে আমাৰ মনত অৱচেতন মনত চেতন মনত কিছু দাসত্ব আছিল। আৰু ব্ৰিটিছৰ যি এই আইন কেইখন তাৰ এটা নামেই যথেষ্ট কওঁতে আমাৰ যে দণ্ডবিধি, অৰ্থাৎ ইয়াত আমাক কেৱল দণ্ড বিহিবৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰাইছিল, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমানৰ যিখন আমাৰ নতুন আইন সেইখনে দণ্ড বিধিবৰ বাবে নহয়, সেই আইনখনে ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়াত আমাৰ এই সদনলৈ অনা হৈছে। আৰু বহু বিষয় আছে যিবিলাক বিষয় ইতিমধ্যে সন্মানীয় সতীৰ্থসকলে কৈ গৈছে, তাৰ ভিতৰত মই মাত্ৰ এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছো। ইয়াত নিজৰ পৰিস্থিতি লুকুৱাই মানুহক ঠগি যিদৰে বিবাহ বা অন্যান্য সম্পৰ্ক স্থাপনত যিবিলাক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তাৰ ফলত মই ভাবো অসমত বিশেষকৈ মোৰ ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ সংখ্যা কমিব।
মই সেইটো এটা ভাবিছোঁ। তাৰ উপৰিও মব লিঞ্চিঙৰ কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। মব লিঞ্চিঙত ফাঁচি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। সন্ত্ৰাসবাদক লৈ নতুন কঠোৰ আৰু স্পষ্ট ইয়াত পৰিভাষা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও নাৰী শক্তিৰ কথা ইতিমধ্যে বহুতে কৈ গৈছে। অৰ্থাৎ 12 বছৰ তলৰ নাবালিকাক যদি বলাৎকাৰ কৰা হয়, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ পৰা ফাঁচি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, যিটো আমাৰ নাৰী শক্তি বন্দনাৰ প্ৰতি এটা গভীৰ এটা সেৱা বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে মই বিভিন্ন বাকী টেকনিকেল কথালৈ নগৈ পুনৰবাৰ শেষ এটা বিন্দু ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিখন আমাৰ CRPC এক্টত আছে, যে এতিয়া FIR দাখিলৰ পৰা, yes sir, I'm concluding within 20 minutes, FIR দাখিলৰ পৰা চাৰ্জশ্বিটৰ পৰা ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোলৈকে সকলোবিলাক এতিয়া সময়ৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব। নিৰ্দিষ্ট সময়ত কৰিব লাগিব, লিপিবদ্ধ হ'ব লাগিব, ডিজিটেলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা যদি কিবা চাৰ্চ বা জব্দ কৰিবৰ কাৰণে যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং লাগিব। এই আধুনিক কথাখিনিও যেতিয়া সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, আমি পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ, অমিত শ্বাহদেৱ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই অসমবাসীৰ হৈ এই বিলখন মই এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম। श्री मिथिलेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत की दूरदर्शी कानून व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भाग लेने का आपने हमको अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा उठाए गए दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूं, जो कानून का पालन करने वाली जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमारी कानून प्रणाली और हमारी संस्कृति की आधारशिला समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद हम 7 दशकों तक ऐसे कानूनों के साथ संघर्ष करते रहे जो हमारे समुदाय की जरूरतों और संस्कृति को पूरी तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करते थे। मैं आज उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए इस सरकार की सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश से ब्रिटिश पुराने कानूनों को खत्म करेंगे, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शुरुआत सही अर्थों में ब्रिटिश राज से गुलामी के सभी संकेतों को समाप्त करने और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम है। महोदय, हमारी न्याय प्रणाली विलंबित न्याय वितरण प्रणालियों, अपीलों के साथ अदालतों के अत्यधिक बोझ रोज चक्कर लगाने पड़ते थे। उससे इस बिल के माध्यम से हमको एक मुक्ति मिली, जो खासकर जो जेलों में बंद है छोटे छोटे अपराधों में, उनके परिवारों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। ऐसे कैदियों से जो अपराधों के लिए कोई गंभीर भी आरोप नहीं थे, लेकिन उनको बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ता था। इस सुधारात्मक विधेयक का आना इन सवालों का जवाब है। विधेयकों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की और गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव है जो हम सभी के लिए सुरक्षित और सक्षम है। भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 BNSS, जिसका उद्देश्य 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC को प्रतिस्थापित करना है, उन्नत तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा देने, उन्नत संचार उपकरणों को अपनाने, विशेष रूप से कमजोर समूह के सुरक्षात्मक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक संसाधनों की एक श्रृंखला शुरू करता है। न्याय की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और समाज के लिए कई बेहतर पहल करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 0 FIR की बहुत समाज को आवश्यकता थी। इस थाने से उस थाने में अगर कहीं कोई अपराध होता था तो वो सब गरीब लोग थे, थाने वालों के चक्कर काटते काटते थक जाते थे, FIR नहीं होती थी। अब जो सरकार ने व्यवस्था किया है कि FIR भी होगी, 24 घंटे में उसको पहुंचा भी दी जाएगी। ऐसी
एक व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई, मैं बहुत सराहना करता हूं। एक विधेयक जो महिलाओं के और बच्चों के प्रति माननीय गृह मंत्री जी लाए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। जनता में उसका बहुत बड़ा असर है। ये विधेयक बलात्कार यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए एक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने और विशेष रूप से हमारी महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित समाज प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। मान्यवर, 1 मिनट। पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी पसंदीदा जगह पर लेने के लिए प्रावधान तय किए गए हैं। ये अनिवार्य करता है कि बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता पिता, अभिभावकों और करीबी रिश्तेदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में होगा और पास्को जैसी एक धारा के अंतर्गत उनको न्याय मिलेगा और उन जिन लोगों ने कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे समर्थन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूं कि देश में उन्होंने ऐसा कानून ला के न्याय किया। आप बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव। माइक ऑन नहीं है, माइक कौन है? संगीता जी, माइक कौन है? माननीय सभापति जी, इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से संबंधित विधेयक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। मैं चूंकि 3 मिनट का ही टाइम इसलिए जल्दी बोल रही हूँ। तो लॉ में एडमिशन लिया। जब मैंने 1 सेमेस्टर का एग्जाम पूरा कर लिया तो मैं अपने टीचर से मिलने गई और मैंने पूछा, मैंने कहा इसको तो पढ़ के कहीं से लगता ही नहीं कि हमारा है, और इतना इकोनॉमी में रोज हम चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, हम इसमें क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? तो मेरे टीचर ने वहाँ कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन अब समझ में आता है कि भाई चेंज करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। और मैं उस समय मात्र 20 साल की थी। 20 साल की लड़की को समझ में आ गया 6 महीने बाद कि चेंज होना चाहिए, और 70 साल कांग्रेस को समझ में नहीं आया चेंज होना चाहिए। ये तो देश के साथ भी धोखा है, जनता के साथ भी धोखा है, और जो न्याय प्रणाली हमारी है उसके साथ तो खुद ही अन्याय हो रहा था। यहाँ तो मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की स्थिति बुर्बो वंश की तरह, फ्रांस के बुर्बो वंश की तरह हो गई थी। ना पिछला कुछ भूलते थे ना अगला कुछ सीखते थे। आज भी देखिए इतना व्यवस्था, इतने अच्छे कानून आए हैं। ठीक है, विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, आप अच्छा काम करें, लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, ये बड़ा ही गलत है। माननीय सभापति जी, क्योंकि मैं सब कुछ सुन रही थी तो इसलिए वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगी, पर माननीय सभापति जी, मुझे यह बात खुशी है कि अब इस विधेयक के माध्यम से मानव से संबंधित अपराधों को प्रायोरिटी दी गई है। आज हमारे कानून का उद्देश्य सरकारी खजाने की रक्षा करना नहीं है, बस ये है कि कैसे हमारे जो जनता है उसकी जरूरतें पूरी हो। न्याय प्रणाली पूरे देश में एक जैसी की गई है, और इससे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे बलात्कार से संबंधित धारा 367 को अब शुरू में रखा गया है। बच्चों से जुड़े अपराध भी आगे लेके आए गए हैं, और मर्डर जो पहले 302 पे था अब 101 पे लेके आए हैं। 18 वर्ष से कम आयु में पोक्सो की धाराएं जो लागू होती थी अब वो सब पे एक जैसे कर दिया गया है। माननीय सभापति जी, एक चीज और मैं कहूंगी कि न्याय अगर देर से हो तो वो अन्याय ही होता है। क्योंकि मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, मैंने इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, उसमें एक छोटी सी कहानी बता के अपनी बात शुरू करूंगी। खत्म बस एक मिनट लगेगा। नहीं, बात खत्म करोगे कहानी के बाद? नहीं, 1 मिनट और लूंगी, फिर मैं बता रही हूँ। उसमें क्या, एक अम्मा जी थी, उन्होंने उनके 2 लोग कोई थाने अपना जज के पास गए। जब निर्णय हो गया तो अम्मा जी के पास जज आया, जज साहब आए, बोले अम्मा ठीक है? बोले हाँ बेटा तू जा इंस्पेक्टर बन जा। तो अम्मा ने कहा अरे, मैं जज साहब ने कहा अरे अम्मा आपको पता है मैं जज हूँ, मैं इंस्पेक्टर से बहुत बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मेरा मामला थाने गया था तो सच्चों ने कहा था कि अम्मा कुछ देर लेन कर दे, मैं 5 दिन में निपटा दूंगा। तूने 5 साल लगा दिया, तो तुझसे बड़ा तो वो इंस्पेक्टर ही है, इसलिए मैंने तुझे इंस्पेक्टर बनने की आशीर्वाद दिया है। तो इसी में मैं अब ये कहानी दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे संशोधन किए गए हैं। अब जैसे अब हम सभी बस एक मिनट, जब हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, मैडम एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, मैडम जांच में बार बार अधिकारी चेंज हो जा रहे हैं, मेडिकल हो गया रिपोर्ट नहीं मिल रही है।
इन सभी को दूर किया गया है। 3 दिनों के अंदर FIR होगी, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी होगी, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होगी। पहली चार्जशीट में केस अगर होता तो 90 दिन के अंदर पूरा करना होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया है, फॉरेंसिक लैब की मदद ली जाएगी। ऐसा करके पूरा प्रयास ये किया गया है कि न्याय वाकई में अन्याय में ना बदले। एक लाइन बस और रह के खत्म कर रही हूँ। एक मूवी आई थी वेडनेसडे, उसमें वो कहता है नसरुद्दीन शाह का है, वो बार कहते हैं बार बार मेरी वाइफ फोन करती है, तो मेरी वाइफ इसलिए नहीं फोन करती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो खाली ये जानना चाहती है। देश में भी यही हालत थी, क्योंकि वो मूवी तो वही दर्शाता है जो हमारे देश में चल रहा होता है। पुरानी 2008 की मूवी है, तो उसमें वो यही बताता है कि भाई मेरी बीवी बस यही जानना चाहती है पत्नी कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जीरो जो आतंकवाद का डर था, ये उसके बारे में चर्चा की गई थी इस मूवी में। पर आज आतंकवाद को भी एक कानून के अपराध के रूप में इस कानून में रखा गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, समर्थन करती हूँ। सीमा द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हूँ। महोदय, ये समाप्त होने वाला तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, न कि न्याय देने का। महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना। महोदय, लंबी चर्चा हुई है, आपने समय बहुत कम दिया है, लेकिन 3-4 बात रखूंगी। 1 मिनट अगर बढ़ जाए तो घंटी न बजाइएगा, मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ। महोदय, जनहित में मुकदमा वापस करने के लिए भी खेल होता था। सरकारें बहुत ऐसी होती थी जो अपनों को बचाने के लिए जनहित में मुकदमे वापस करती थी, और अब ऐसा कोई मुकदमा जनहित में वापस अगर होता है, जनहित में मुकदमे वापस होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने जो प्राविधान रखा है वो ये रखा है, अब यदि कोई मुकदमा जनहित में वापस होगा तो पहले पीड़ित को सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद मुकदमा वापस करने के पहले कारण भी बताना पड़ेगा। और महोदय, यही नहीं, फांसी की सजा समाप्त नहीं कर सकते, कारण बताते हुए आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को भी समाप्त नहीं कर सकते, कम से कम 7 वर्ष की सजा को सुनाना ही पड़ेगा। महोदय, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, 1994 में बिहार में एक दलित डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी, सरेआम चौराहे पर उसको मारा गया था, और मारने वाला कोई और नहीं था, एक जनप्रतिनिधि था। महोदय, उस जनप्रतिनिधि को सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन वहां की सरकार ने उस सजा को समाप्त कर दिया, जनहित में मुकदमा वापस लेकर के उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको बरी कर दिया। महोदय, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो उनको दोष मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी विधवा पत्नी, इनकी 2 बेटियां थी, उनका जीवन कैसे गुजरा होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि सामने बैठे लोग नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, इनको काले कानून पर भरोसा था, इनको आतंकवाद बढ़ाने पर भरोसा है, इनको अच्छे काम से कोई मतलब नहीं है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी न्यायप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, जिन्होंने जमीन में, धरातल में जा करके इतने सारे लोगों से इकट्ठा करके, रिकॉर्ड इकट्ठा करके उन्होंने जो इस 300 बिल को लाने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। महोदय, बलात्कार की धारा 376 एवं हत्या की धारा 302, महोदय, इसके पहले जो काला कानून था उसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को नीचे की श्रेणी में रखा गया था। हमारी सरकार महिला को सुरक्षित करने की सरकार, महिला और बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बीते, उनको कैसे न्याय मिले, हमारी सरकार ने उनको ऊपर लाने का काम किया है। महोदय, 18 वर्ष की कम उम्र की महिलाओं के साथ गैंग रेप अगर होता है तो उनको मृत्युदंड तक का भी प्राविधान है। यदि महिला बालिग है तो आजीवन कारावास अथवा 20 साल की सजा होने का भी प्राविधान है। महोदय, हमारे इस कानून में यह भी प्राविधान है, अगर कोई अपनी पहचान छिपा करके शादी करता है, प्रमोशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर यौन उत्पीड़न करता है, यौन शोषण करता है, तो उसके बारे में भी कानून ने अच्छा प्रावधान इसमें बनाया हुआ है। महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ,
हमारा ये जो बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी पेश किए, हमारे गृह मंत्री जी जो इस कानून को लेकर के आए हैं, यह कानून ऐसे ही नहीं बनाया गया है। यह कानून न्याय देने के लिए बनाया गया है। हमको न्याय चाहिए, हमारे देश को न्याय चाहिए। और विपक्ष के लोगों के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, एक लाइन आखिरी बात बोलते हुए आदरणीय अमित शाह जी को, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से और करोड़ों करोड़ महिलाओं की तरफ से एक लाइन में कहना चाहती हूँ। महोदय, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करेगी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करेगी, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करेगी। इनके दोनों के इतने अच्छे कर्म हैं, इन्होंने जनता ही के हित में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि महोदय आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समर्थन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं महत्वपूर्ण बिल पे समर्थन के लिए खड़ा हूँ। मैं सुना और सब हम लोग का ऑनरेबल मेंबर्स ने ये बोला, क्या एक नया दिशा में ये आइन को लेके जा रहा है। मेरा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्या नया जनरेशन के लिए एक नया आइन बनाया। मैं उनका एक इम्प्रेसिव बात मेरे को लगा, वो लोकसभा में बोला, मैं केवल एक क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ा ही नहीं, 158 टाइम्स मीटिंग किया और पढ़ा भी, कॉमा फुल स्टॉप सब पढ़ा। ये मतलब है ये जीरो एरर बनाने के लिए आइन व्यवस्था लाया है, जो केवल खाली एडवोकेट के लिए नहीं, जनरल आदमी के लिए लॉज लाया है। आईपीसी और अदर्स जो 3 आइन अभी नया के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इसमें जो परिवर्तन लाने का प्रावधान क्या है और आज पास ही हो जाएगा। इसका बाद ये अपराध और अपराधी का बीच में जो रिलेशन है ये भी कम होगा मेरे को लगता है। न्यू जनरेशन इसके बारे में ज्यादा जानना भी चाहता है और न्यू जनरेशन फ्रेंडली, मैं चाहता हूं कि नया जनरेशन नया लॉ मांगता है। और ब्रिटिश टाइम का तो बनाया हुआ लॉ, इसको हम लोग का देश का ही आदमी इसको मिसयूज किया था। और इस टाइम मैं चाहता हूँ कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, सबसे विश्व गुरु बनने वाला हम लोग का नेता नरेंद्र मोदी जी का इच्छा से और अमित शाह जी का कारण से ये आइन एक ऐसा आइन में बदल जाएगा जहां पर अपराधी अपराध करने में डरेगा। इसीलिए क्या न्याय तो ठीक है, न्याय से दंड से न्याय जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन दंड का भी प्रावधान जो है इसके लिए मैं चाहता हूं क्या सबको इसका जानकारी होना चाहिए, क्यों दंड कितना होगा, क्या प्रावधान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग का ऑनरेबल मेंबर्स लोग को इसको भी पूरा हम लोग का क्षेत्र में बताइए, देश को बताइए क्या जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन कैसे होगा, ये परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि वो 140 करोड़ का बीच में एक जो 3 लॉ है, ये लॉ कितना कार्रवाई होगा इसका ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग उसको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि रेपिस्ट है, मर्डर है, आतंकवादी का जो बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला, अमित शाह जी ने एक इतना स्ट्रांगली बोला, मेरे को ये भी हम लोग को छू गया। क्या देश को विरोध करने वाला को हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का अगेंस्ट में बोलो आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का बीच में, देश का अगेंस्ट में बोलना बहुत ये डेंजरस है और इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं है। चेयरमैन सर, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन था, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ऐसे एक व्यवस्था किया जहां पर अभी तक पूरा शांतिपूर्ण एक व्यवस्था है, आप जानते हैं इसके लिए, लेकिन ये आइन प्रयोग करना नहीं पड़ा, ये खाली इन्फ्लुएंस से हो गया। मैं इसीलिए ये दोनों नेता को, हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। क्या ये नॉर्थ ईस्ट को बना लिया, नॉर्थ ईस्ट एक हाफ था उग्रवादी का, अभी ऐसा व्यवस्था किया है वहां पर उग्रवादी सोचने के लिए कोई इच्छा भी नहीं करता और अभी मेन स्ट्रीम में आ गया। ये भी ये कारण ऐसा है क्या उन लोग की पता चला ये हम लोग का जो पार्टी है ये पार्टी केवल बोलता नहीं है करता भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेड ये हम लोग का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का जो नया लॉज लाया है 3 लॉ, ये तीनों आइन अभी आज हम लोग पास करने का बाद में बदल जाएगा। मैं चाहता हूं क्या इसको हम लोग पूरा इसके ले जाए और पुलिस विभाग जो इसको कार्य करना, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इन लोग भी थोड़ा बहुत इसका ऊपर में सम्मान भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पुलिस ने भी मिसयूज किया, जिसका कारण अभी जो बोल रहे हैं मैक्सिमम मेंबर्स लोग बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज करने का, अभी तो पूरा टाइम बाउंड हो गया। मैं चाहता हूं कि टाइम बाउंड का कारण से जिसका मानसिकता में खुद भी था वो ठीक हो जाएगा।
होम मिनिस्टर ने इसको ठीक से पढ़ा और करने का टाइम में सबका साथ विचार किया। मैं समझता हूँ सीरियस, इतना सीरियस लॉ अभी तक जितना लॉ बना है सबसे सीरियस लॉ ये भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जताता हूँ। क्या महिला से लेके और सबके लिए ये आइन इतना सुलभ हो गया और आइन ऐसा है, न्याय देने का जो विचार है, विचार मेरे को मैं बोल के नहीं, पूरा हम लोग का जो पार्टी है और पार्टी बियॉन्ड भी बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ क्या कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये हम लोग का होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। रामचंद्र जांगड़ा। धन्यवाद मान्यवर। मैं कुछ इतिहास की घटनाओं का उल्लेख करते हुए इस बिल का अपना समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज चाहे थोड़ा लेट चले जाएं लेकिन अंग्रेजियत पहले चली जानी चाहिए। लोहिया जी ने भी कहा था कि अंग्रेज चले गए तो फिर अंग्रेजियत क्यों नहीं जा रही, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में विराजमान रही जो अब जाके जा रही है। मैं घटना का उल्लेख करता हूं मान्यवर। भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई। अमेरिकन यूनियन कार्बाइड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वारेन एंडरसन को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सरकारी विमान में दिल्ली लाया गया और उसको अमेरिका भगा दिया गया। हजारों लोग वर्षों तक भटकते रहे, कानून के लिए, न्याय के लिए भटकते रहे हजारों लोग और मर गए, खत्म हो गए। लेकिन यह बिल विदेश में बैठे हुए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी कानून के दायरे में लेके आ रहा है। यह सबसे बड़ी खासियत इस बिल की। मान्यवर, हमारे भारतीय आचार संहिता के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर एक आतताई की संज्ञा दी गई है। आतताई किसे माना गया है? आपके घर को आग लगा रहा हो, आपकी पत्नी का अपहरण कर रहा हो, आपकी तरफ शस्त्र लेके आपकी तरफ मारने के लिए दौड़ता आ रहा हो, उस आतताई का वध करने में भी आपको कोई अपराध नहीं लगता है। धारा 35 से 44 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी कॉजिंग डेथ, यह आदमी को अधिकार दे रहा है ये बिल कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी नारी का, अपने घर का, अपनी इज्जत का, अपनी बॉडी की रक्षा करने का अधिकार है। यह सबसे बड़ी खासियत इस बिल की। मान्यवर, इतिहास की घटनाओं से कुछ सीखा नहीं गया है। हमारे सामने रूस से मिखाइल गोर्बाचोव के समय में कम्युनिज्म खत्म हुआ, रूस का बंटवारा हुआ। उसी दिन 50-50 फुट ऊंची लेनिन की मूर्तियों को गिरा दिया गया और लेनिनग्राद शहर का नाम बदल के उसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। लेकिन यहां अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो करते हुए पथ के ऊपर सुभाष चंद्र बोस भी नहीं आते। ये इस देश के अंदर अंग्रेजियत का कानून चलता रहा। मान्यवर, समय कम है, इतिहास की बहुत सी घटनाएं याद हैं। मैं शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है, अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। थैंक यू। श्री कृष्णलाल पंवार। सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय सेक्स बिल 2023 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहले भारतीय न्याय संहिता में पहले धारा 511 थी, अब उनकी जगह 358 रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तन किया गया है। आतंकवाद ऐसे कर्तव्य के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को बिगाड़ना। संगठित अपराध, अपहरण, जबरदस्त वसूली, अनुबंध, हत्या, भूमि कब्जा, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध छोटे संगठित अपराध वे हैं जो नागरिकों के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना को पैदा करते हैं। ऐसे में 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान। जाति या नस्ल पर व्यक्तियों को समूह द्वारा हत्या को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, मृत्युदंड, धोखेबाजी तरीके से यौन संबंध में 10 साल तक की धारणा का कठोर जुर्माना किया गया है।
इसी प्रकार से मान्यवर भारतीय नागरिक सुरक्षा में सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, अब इसकी जगह 531 हो गई हैं। प्रशिक्षण अपीलों की गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ावा दिया गया है। पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिन में सूचित करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित को परामर्श करना अनिवार्य है। न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति प्रदान करता है। ईमेल या मैसेज से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से मृत्यु सजा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर देना होगा। आर्थिक अपराधों के आरोपी के मामले में हथकड़ी उपयोग को हटाया। हिरासत के अलावा आरोपी को न्याय में पेश करने के समय भी हथकड़ी का प्रयोग, जहां प्लीडर शब्द आया है उसे अधिवक्ता प्रस्तावित होगा। इसी प्रकार से सभापति महोदय, भारतीय शिक्षा बिल इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, इसकी जगह अब 170 धाराएं, एक मिनट में कर दो, धाराएं बनी है। 24 धाराओं को बदलाव किया है, 2 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराओं को हटाने का काम किया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से दी गई इंफॉर्मेशन को भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है, मैं 2015-16 में हरियाणा में परिवहन आवास जेल मंत्रालय था, मुझे जेलों में जाने का अवसर मिला। तो एक जेल में जब मैं गया तो मैंने एक महिला से पूछा, आप किस केस में आए हो? तो महोदय उन्होंने बताया कि मैं एक रिक्शा चोरी के केस में आई हूँ और 2.5 साल से मैं जेल में हूँ। माँ, क्यों आपकी अब तक जमानत क्यों नहीं हुई? तो बोले हमारा कोई मुलाकात के लिए नहीं आया, जमानती नहीं आया। तो हमने महोदय जी उसी टाइम जो वहाँ के इस प्रकार से एनजीओ उनको साथ जोड़ा, उनके परिवार को ढूंढा और उनकी जमानत कराई। इस तरह हजारों केस देश में ऐसे हैं जिनकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो मेरा अनुरोध है, तो एनजीओ को साथ जोड़ करके उनको मुलाकात करा के उनकी। श्री सकलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण 3 बिलों पर बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीन गुलामी के कानूनों से मुक्ति के बात कही थी महोदय, और उसी पहल के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए गंभीरता से विचार किया है और ब्रिटिश के काले कानून को और गुलामी के प्रतीक कानून को खत्म करने का फैसला हमारी मजबूत सरकार ने हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय जी, जैसा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि जनता को पुलिस से आज से मुक्ति मिलेगी और गुलामी की सारी निशानियां खत्म की जाएगी, जो आज यह विधेयक प्रधानमंत्री जी के उस प्रण का अनुपालन करने का विधेयक है। माननीय महोदय जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह पर भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 को स्थापित किया जाएगा। पहले की कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए ब्रिटिश काल में बनाया गया था और इसका उद्देश्य दंड देना था, न्याय करना नहीं। लेकिन अब हमारी सरकार गुलामी के प्रतीक इस कानून को निरस्त करके भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 बिल को लेकर आई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को अधिकार की रक्षा करना और उनको न्याय देना होगा, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय महोदय जी, इस बिल में महिलाओं, बच्चों विशेष ध्यान रखा गया है और इसके साथ ही किए गए अपराधियों को पर्याप्त सजा मिले,
यह प्रावधान किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इसका भी प्रावधान किया गया है। माननीय महोदय जी, विधेयक कम से कम 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर बनाता है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ और फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा कर सके और प्रक्रिया को मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिकॉर्ड पर रखेंगे। यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक नहीं है तो दूसरे राज्य का भी उपयोग कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, यह विधेयक लाने के बाद जो आज पारित होने जा रहा है, यह भारत ही नहीं पूरे दुनिया के देश 193 देश इस बिल को पास होने के हो रहा है, इसको देख रहा है। आज भारत के 140 करोड़ जनता ही नहीं पूरे दुनिया की जनता देख रही है कि आज भारत में एक दूसरी आजादी आज इतिहास बना रही है। सदानंद दुनिया में तनावडे। Thank you, Speaker sir. I stand to. Thank you, Speaker sir. I stand to support the bill. The introduction of revised criminal bills, including the Bharatiya Nyaya Sanhita, Parliament after incorporating recommendation by a parliamentary committee, is a historic milestone in legislative and judicial history of India, created by our dearest Modi ji and Home Minister Amit Shah ji. This bill will replace the colonized version of the IPC by Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023, the CRPC of 1973 by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, whereas the Indian Evidence Act of 1872 is being replaced by the Bharatiya Saksha Bill 2023. One must remember that the earlier acts were the legacy of the British, written by the assuming they were the masters and Indian are their colonized slaves. The intention and the mentality of the people that time was prejudicial and negative. Congress had enough opportunities and a mandate in last 60 years or so to do the needful. Now with the opposition crying foul, the past failure in action of the Congress is further exposed. Had we continued with the old acts, several official amendments would have had been to be further made in order to sync them with times. Thus, the need to bring in new bills instead. The new bill will not only penalize the action, but also the wrong intent to threaten the unity, integrity, security, and sovereignty, and also intend to strike terror. This is a strong and bold move, and in fact brings in fear in the minds of anti-national, terrorists, and those who dance to the tune of external forces. I welcome the honest by the Honorable PM to do away with the regressive terminologies in old acts and the earlier version of the bill. Sir, our government has replaced terms such as lunacy, mental retardation, and unsoundness of mind with mental illness. The time frame of 30 days with a possible extension up to 60 prescribed to pass a judgment upon conclusion of argument will expedite the process of judicial justice. Also, the provision of mob lynching and possible death penalty is far-reaching in our current social context. The significant move to capturing all the new bills in Hindi Sanskrit is welcome and brings for the feeling of the oneness and commonness in us. Bring in pride and confidence about our glorious past and will act as a moral goal post for the country as we march forward in Amrit Kal. On my personal behalf and on behalf of all the Gonds who suffered 50 odd years of colonial oppression until we are liberated 14 years after Indian independence, we understand the significance of these progressive bills. Congratulating Modi ji and our Honorable Home Minister Amit Shah ji, I support this bill. Thank you, sir. श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, आज से लगभग 163 साल पहले क्रिमिनल लॉ से संबंधित ये जो 3 कानून आईपीसी से जुड़े हुए उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था
और आज 163 साल के बाद भारतीय न्याय संहिता को आजाद भारत की संसद पारित कर रही है। सभापति महोदय, आईपीसी को ब्रिटिश क्राउन के निर्देश पर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने तैयार किया था और आज इस कानून को भारतीय न्याय संहिता को नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर अमित शाह की टीम ने तैयार करने का काम किया है। महोदय, जहां पुराने कानून का नाम अंग्रेजी में था इंडियन पेनल कोड, वहीं नए कानून का नाम हिंदी में है भारतीय न्याय संहिता। महोदय, जहां आईपीसी और सारे कानून भारतीयों को दंडित करने के लिए बना था, वहां भारतीय न्याय संहिता भारतीयों को न्याय देने के लिए बना है। महोदय, पुराने कानून में राजद्रोह का प्रावधान था और नए कानून में देशद्रोह का प्रावधान है। राज्य सरकार के या सरकारों के खिलाफ में कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा तो उसका मुंह तोड़ने का जवाब देने की हिम्मत इस कानून के अंदर है। तो महोदय, इतना ही नहीं तो देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, देश के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, देश के झंडे, सीमाओं, संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। महोदय, जहां आईपीसी गुलाम भारत का कानून था, वहीं भारतीय न्याय संहिता आजाद भारत का कानून है। सती महोदय, लॉर्ड मैकाले ने क्रिमिनल लॉ जो शरीयत के अनुसार उस जमाने में चल रहा था, सती महोदय, उस जमाने में शरीयत के अनुसार क्रिमिनल लॉ था, उसे समाप्त कर इंग्लिश लॉ इस देश में लागू करने का काम किया था। वहीं अमित शाह जी ने इंग्लिश लॉ पर आधारित आईपीसी को समाप्त कर भारतीय दर्शन मूल्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता को लाने का काम किया है। सभापति महोदय, अगले 150 साल तक देश और दुनिया श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम को याद रखेगी। जब तक भारतीय न्याय संहिता है तब तक इन नामों को लोग स्मरण करते रहेंगे। सभापति महोदय, आज सदन के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने बहिष्कार किया है, वो शामिल नहीं हुए हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो मैं चुनौती देता हूं कि अगर इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो वो घोषणा करे कि अगर गलती से उनकी सरकार बन गई तो वो भारतीय न्याय संहिता को रद्द कर आईपीसी को दोबारा इस देश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। तो सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों कानून बने हैं ये देश के इतिहास के अंदर और मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। श्री अमित शाह to reply the discussion. सभापति महोदय, आज मैं राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसको लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। कल ही लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को अपनी मोहर लगा दी है और आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय। मान्यवर, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्तावित करने की शुरुआत
धन्यवाद। मान्यवर, 2019 हम इस पर अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है, मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर, पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी, मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे, क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य दंड देने का था जो शासन के खिलाफ काम करते थे, उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है। न्याय का विचार, हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म, न्याय शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित कर एक संपूर्ण कल्पना न्याय की करी है। और ये नए कानूनों को मेरा सभी सदस्यों को अनुरोध है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी, इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। भारतीय न्याय संहिता के खंड 2 में डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंदर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन है उसमें वो सबसे उदार चरित कल्पना है। वो उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी व्याख्याओं को हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। और आज मुझे लगता है जब ये एक्ट बनाने के लिए विचार विमर्श होता था, ढेर सारे लोगों से मैंने विचार विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन कंसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कंसेप्ट को भी देखा है, आयरिश कंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय, हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में
सबसे उदार चरित और सबसे महान, ये कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया इतना नहीं है, हमने इसको, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं मान्यवर, जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होगा तो वो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मान्यवर, 0 एफआईआर, EFIR और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है। मान्यवर, कई लोग बाहर सवाल करते हैं, यहाँ तो बैठे नहीं है, यहाँ बैठकर पूछते तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूं और मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। मान्यवर, लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया है और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते क्या होगा इन कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से? मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित होगी। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं
अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, एक पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, तो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से। आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या होगा इस कानून से। संगठित अपराध, इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए। संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर। जो कहते हैं क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है। इसकी अपील का निर्णय कौन करता है मान्यवर? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से अलग रहकर अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने
भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर मान्यवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सबसेक्शन जोड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ मान्यवर 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा के बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी है और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 से इस कानून को बनाने की हमने शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है। मैं बाद में इस पर आता हूं, मगर आज जो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हो, मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं, ये वो है नहीं, मगर मुझे भरोसा है वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं मान्यवर, इसलिए वो नहीं है तो भी जवाब देता हूं। आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है और संकल्प सिद्ध करती है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जानने वाला है। ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को, इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधानमंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था मान्यवर, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था मान्यवर, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के मान्यवर, इसमें व्यास, अत्रि, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वत्सायन, देवानंद, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि, अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है
उसको कंसेप्चुअलाइज कर आज के जमाने के अनुरूप उसको बनाकर इस कानूनों में स्थान दिया गया है। और ढेर सारी ऋचाओं को, इसकी आत्मा को पकड़ कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है। मान्यवर, कोई बारीकी से देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये किस प्रकार से बदला है और आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। जो 8000 साल पहले नारद ने बात कही, मैं आज बताता हूँ मान्यवर, जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तब मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है वो कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी। और आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से एक कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। मान्यवर, ये जो एक कानून आज तक चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, जूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था। मान्यवर, ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया। कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है। मान्यवर, संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने, मान्यवर, हमने ढेर सारा परामर्श किया। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत को उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। बीपीआरएनडी ने 2020 में देश के सभी आईपीएस अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है, इसको लेकर माननीय और मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन
फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसमें मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं मान्यवर 82% काम बिल पारित होने के पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी 18% है वो भी 1 साल में हम समाप्त। जो लोग कहते हैं कब आएगा, भाई ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है, नतीजे लाती है। मान्यवर ये पूछते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, जैसा मैंने बताया डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके पूरी अवधारणा को डिटेल कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी हमने फिक्स किया है। ढेर सारे हेबियर्स मान्यवर आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारे हेबियर्स की अर्जियां आती है हाईकोर्ट के सामने, हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाई है, गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा। कितने लोग हिरासत में है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा जिससे किसी को हेबियस की अर्जी करनी ही न पड़े। हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान्यवर 3 वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता करे हैं जिससे इनके साथ इनकी उम्र का और महिलाओं का सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार ही इनकी पूछताछ की जाए। मान्यवर विक्टिम को आज तक एफआईआर की निःशुल्क कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, हमने कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में कहा जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, एफआईआर और गवाह के बयान ऑनलाइन कंपलसरी भेजने का प्रोविजन किया है और जांच और मुकदमे के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित बताना। और एक कानून मान्यवर विक्टिम सेंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है उसको दंड देने का उद्देश्य था, इस कानून का उद्देश्य जो विक्टिम है उसको न्याय देने का, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुनः प्रस्तावित करने का। ये बहुत मूलभूत अंतर इस कानून के है। इसके अंदर उसको पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा है। मान्यवर पहले आप जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा। इंफॉर्मेशन का अधिकार भी हमने दिया है।
नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है, वो भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। 0 एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी कोई दबंगों के डर से वो थाने में अगर कोई मिली भगत वाला अधिकारी बैठा है, एफआईआर नहीं लेता है, तो ऑनलाइन एफआईआर देश भर में कहीं से भी वो कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 321 में एक कमी थी, विक्टिम की बात सुनने की अनुमति नहीं थी, अब उसको सुना जाएगा, एक प्रति निशुल्क दे दी जाएगी, और जब किसी के यहाँ भी जब्ती होगी तो कंपलसरी इसकी वीडियोग्राफी की गई है, जिससे पुलिस कोई चीज बाहर रख, पंचों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी होगी जो सर्टिफाइड होगी, जिससे कोई किसी के घर पर कोई चीज रखकर परेशान किसी भी नागरिक को होना न पड़े। मान्यवर, ढेर सारे छिद्र जो थे, जो उसको बंद करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जो बिल लेकर आया हूं। मान्यवर, बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं ज्यादा विषय पर बात करना नहीं चाहता हूं, मगर मैं कुछ चीज जरूर बताना चाहूंगा। मान्यवर, हमने, जैसा मैंने पहले कहा, मानवीय अधिकारों को हमने, हमारे संविधान ने व्यक्ति का स्वातंत्र, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट को प्रायोरिटी दी है, इसी के आधार पर हमने करा है। बलात्कार पहले 375 और 76 में था, अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती है, धारा 60 से आपराधिक अपराधों का वर्णन होता है। 63 नंबर बलात्कार को दिया गया है, सबसे पहला स्थान महिला के साथ अत्याचार। गैंग रेप को हमने धारा 70 में डाला है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आसपास डाला है। मर्डर जो पहले 303 था, महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव वध को लेकर 101 नंबर की धारा 300 की जगह अब होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया है, और हमने व्यक्ति का और विशेषकर महिला और बच्चों का गौरव प्रस्थापित करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा, मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं। जब जब वो सत्ता पर आते थे, 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त कर दो, मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त। मान्यवर, शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, बोलिए। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जानना चाहिए वो कोर्ट में जाए, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर, आज वो धारा यहां से समाप्त हो रही है। मान्यवर, इसके साथ ये कहते हैं कि आपने अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए। मैं सभी सदस्यों को विनंती करता हूं कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। मान्यवर, पहले आईपीसी की धारा 324A में जो शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत, अब बीएनएस में धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाए। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है। मान्यवर, भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में
जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोलते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं? घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहे। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब मान्यवर महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है। और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने प्रावधान किया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का भी काम किया है। और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की है। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है, तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे? मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर देश की जनता को, इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। हमने जो व्याख्या करी, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, उसको आतंकवादी माना जाएगा। अब एक कैटेगरी में तो मैं मानता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक कैटेगरी में पढ़ते हैं आप, इसमें आते हैं, तो निश्चित मानकर चलना, कठोर से कठोर दंड के आप भागी। मान्यवर, हमने बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीले गैसों और न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग के लिए बनाने का, बेचने का या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहा है। बस हो गया। अब इसमें क्या ऐसी गतिविधि है जिससे दुरुपयोग हो पाए? जहरीले गैसों को जनता के बीच में क्या प्रयोग करना चाहिए मान्यवर? बम विस्फोट करने चाहिए? डायनेमाइट से बिल्डिंगें उड़ानी चाहिए? मान्यवर, ये आतंकवाद के प्रति 70,000 लोगों से ज्यादा लोग जो बलि चढ़ गए, कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब 70% उसमें कमी आई है। और ये डेफिनेशन सभी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं मानता हूं इसकी गति और तेज होगी और देश पूर्णतः आतंकवाद से मुक्त होगा। इसमें कोई कहीं पर भी किसी को भी अन्याय होने की बात नहीं। मान्यवर, इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की। पहले संगठित अपराध में जो ब्रेन होता था वो कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वो धारा 120 से नहीं, सीधा इसमें अपराधी बनेगा। आर्थिक अपराध की व्याख्या को भी बहुत अच्छे से हमने स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जितने भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, वो सारे जजमेंटों का स्टडी कर हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है।
गैर इरादातन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते हुए लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगह पे स्नैचिंग देखते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में 3 साल की सजा प्लस जुर्माना का स्नैचिंग के लिए नया प्रावधान किया है, जिससे किसी को इसमें से लूफोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है मान्यवर। एक तो किसी ने किसी को मारा, थोड़ा इंजरी हुआ, ड्रेसिंग बेसिंग कराकर घर हो गए, एक प्रकार का, और आपने किसी को मारा, इससे वो ब्रेन डेड हो गया या परमानेंट अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बर्बाद हो जाए। मान्यवर, हमने मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आजादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया। माननीय, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल्स है तो देरी है। हमारा मूल दर्शन बताता है न्याय के लिए, समय पर जो न्याय मिलता है वो ही न्याय है, और उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। आप तो अधिवक्ता हो मान्यवर, कुछ चीजें आपको भी पसंद नहीं आएगी, परंतु ये जरूरी था, क्योंकि सालों सालों तक किसी को न्याय न मिले। तो हमने किया है, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लीकेशन करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। 3 से 7 साल के जो गंभीर मामले हैं, इसमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी 7 दिन में जांच करने के बाद उसको आपको एफआईआर में 7 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल केस की डेली डायरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वो आप पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाए। जांच का रिपोर्ट जो भेजना है, उसमें पहले था भेजना है, समय मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच का रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी का रिपोर्ट तुरंत ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो, पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच, पहले उसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि 7 दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने चिकित्सा जांच का रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। अब चार्जशीट, पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करना, ज्यादा से ज्यादा 60, 90 और 90 दिन तक आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, 180 दिन में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, जो कोर्ट संज्ञान लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया से मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिए। मैजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिए। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए
अर्जी का एप्लीकेशन कोई कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। बाद में पहले 35 आरोपी एक के बाद एक करते थे और 10 साल तक केस चलते रहते थे। प्ली बार्गेनिंग आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही प्ली बार्गेनिंग की अर्जी करते हो, जजमेंट के वक्त नहीं कर सकते हो आप माननीय। फिर ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रोविजन हमने किया है, ट्रायल इन एब्सेंशिया। मान्यवर, इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके कर कहीं ना कहीं दुनिया में छुप कर बैठे, उनको हम सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा, ऐसा भी एक विकृत तर्क ऑपोजिशन के दर तो बैठे बाहर सजा होते ही अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहां भेजने की बाध्यता आती है। इतनी समझ नहीं है। और मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुंबई धमाके में 300 लोगों को मारकर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब भारत की कोर्ट उसको फांसी की सजा इसके एब्सेंस में सुनाती है, तो आगे करने वालों के जहन में भय का निर्माण होता है। जो आगे हजारों करोड़ों रुपया देश का लूट कर जो विदेश में बैठ गए, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगी, सजा भी हो पाएगी। और अगर इसके सामने आपको अपील करनी है तो यहां आइए, सरेंडर करिए भारत के न्याय के सामने और फिर अपील करिए। मैं मानता हूं ये बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला हमने किया है। हमने कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक नहीं होते हैं। हमने 30 दिन में एडवर्टाइज अखबार में दे देनी है, बाद में कोई नोटिस उसको भेजने की जरूरत नहीं, वो नहीं आएगा तो कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। जमानत के लिए भी हमने बड़ा लिबरल लिया है। पहली बार अपराध करने वालों में सजाए 1/3 अगर उसके भुगत ली है, 7 साल के नीचे के केसों की बात कर रहा हूं, तो जमानत मिल जाएगी। और सभी मामलों में आधी सजा हो गई है, अगर दूसरी बार भी अपराध किया है तो उसको जमानत मिल जाएगी। जजमेंट और सजा ये 45 दिन के अंदर न्यायमूर्ति महोदय ने पूर्ण कर देना है। इसको आप लिंगरिंग नहीं रख सकते महीनों तक। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जजमेंट रिजर्व करने के बाद 45 दिन में कंपलसरी जजमेंट देना पड़ेगा। और जजमेंट देने के बाद, दोषी घोषित करने के बाद 7 दिन में सजा देनी पड़ेगी। दया याचिका के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज होने के 30 दिन में दया याचिका आप कर सकते हो। दया याचिका कोई एनजीओ नहीं कर पाएगा। जिसने गुनाह किया है उसको पछतावा जाहिर कर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने दया मांगनी पड़ेगी, तभी दया याचिका मानी जाएगी। ढेर सारी अर्जियां ऐसी आती जो जिन्होंने गुनाह किया है, वो कहते हैं हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते, और कोई जाकर उनकी ओर से दया की याचिका करे। अरे भाई, भारत के संविधान को नहीं मानते हो तो दया याचिका आपको अप्लाई ही नहीं होती है, फिर तो चढ़िए फांसी पर। जिसके अंदर पछतावा नहीं है, इसको दया याचिका का अधिकार नहीं। मान्यवर, इसके लिए भी हमने समय मर्यादा भी निर्धारित की है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है, इसके लिए EFIR से मैं मानता हूं ढेर सारी माताओं बहनों जो शर्म के मारे पुलिस थाने में नहीं जाती है, वो अपने घर से या किसी के भी मोबाइल से इसका अप्रोच कर सकते हैं। उनको बड़ा फायदा होगा। उनके जवाब लेने के लिए, उनको उपस्थित होने के लिए भी महिलाओं की गरिमा का सम्मान इसमें लिया गया है। मान्यवर, हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इस तीनों चरण में टेक्नोलॉजी को हमने कंपलसरी भी किया है और कानूनी जामा भी पहना है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किया गया। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने का काम
हमने कानून के माध्यम से और इसके लिए बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं, भाई तैयारी नहीं होगी तो क्या होगा। इसके अंदर हमने प्रोविजन लिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी एसपी के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी रेंज के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी जिले को कर सकती है, किसी शहर को कर सकती है, और अंततोगत्वा सब हो जाए तब राज्यों को करे। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन का काम समाप्त होता जाएगा, नोटिफिकेशन निकलते जाएंगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। माननीय, और मैं आशा करता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ यूटी को हम इस कानून के हिसाब से संपूर्ण डिजिटाइज करने का काम मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नंबर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा, और एसएमएस भेजने के बाद एसएमएस खुला है या नहीं खुला है वो भी रजिस्ट्री में ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भी हमने निर्माण कर लिया है, तो किसी को भागने की किसी नौबत आएगी। मान्यवर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने को रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखना पड़ेगा, रिपोर्ट बाद में देंगे। और पुलिस जांच के दौरान किसी भी बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ई फॉर्म के अंदर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, एक हमने करा है कि 7 साल से ज्यादा सजा है, 7 साल या इससे ज्यादा, वो सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी करना है। इसके लिए ढेर सारा मैन पावर चाहिए। कल लोकसभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया, बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है। 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांच बन गई है, और अगले साल से हर साल 35,000 फॉरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर हर साल वहां से ग्रेजुएट, और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब के जाले बुने हैं। और मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो लोग निर्दोष छूट गए उसमें से 32% लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहां कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी केस इज देयर, परंतु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, एफएसएल आने से उन लोगों का खराब समय शुरू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई इसमें से बचकर मान्यवर नहीं। मान्यवर, फोरेंसिक को एक कंसेप्ट के रूप में हमने स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई पुलिस थाना, ई गृह विभाग, ई जेल और ई फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। और इस लक्ष्य को हमने करने के लिए सभी मोर्चे पर हमारी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए भी ढेर सारे, मैं बहुत डिटेल में जानना चाहता, ढेर सारे प्रावधान हैं। एक समरी ट्रायल को 2 वर्ष तक के केस में समरी ट्रायल थी, अब 3 वर्ष तक कर हमने 40% केसों को ट्रायल के बाहर निकाल दिया। समरी ट्रायल से इसमें निर्णय होगा, तो जुडिशरी का बोझ हमने बहुत बड़ा कर्टेल करने का काम किया है। और सिविल सर्वेंट के विरुद्ध जब कोई भी केस होता था सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए, मगर मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी थी, तो कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया 120 दिन के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा। मान्यवर, जमानत और बॉन्ड, इतना बड़ा देश जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर अब तक चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। पहली बार हम जमानत और बॉन्ड
दोनों को कानून के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। अंडर ट्रायल कैदियों के लिए भी जैसा मैंने आगे कहा, 1/3 कारावास काट चुके हुए कैदी पहली बार के गुनहगार और कितना भी गुना किए 50% कारावास होगा तो उसको जामीन दे दी जाएगी। एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो रूल्स में होगी और सभी राज्यों के लिए वो कंपलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट से स्पिरिट लेकर एक विक्टिम प्रोटेक्शन का लीक प्रूफ स्कीम हमने बनाया है जो सबके सामने दी जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की भी इसके अंदर प्रोविजन डाला है। अगर गुनाह से कोई संपत्ति अर्जित किया है तो अब तक संपत्ति कुर्क करने का कोई प्रोविजन नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस एक अलग से अर्जी देगी कि इस गुनाह से इतनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, उसको संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में हम दे देंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी संपत्ति कुर्क करने की पद्धति को सरल बनाया गया है। तर्क संगत सजा की माफी किया गया है। आजीवन कारावास है तो 1 साल के अंदर आप उसको छोड़ नहीं सकते। हमने मृत्यु की सजा है तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। आजीवन कारावास है वो 7 साल तक सजा भोगेंगे तभी छोड़ पाओगे और 7 साल या उससे अधिक कारावास कम से कम 3 साल जेल में रहने के बाद ही छोड़े जाओगे। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का सांठगांठ होता है तो कितना भी 20 साल के बाद सजा होती है और 3 महीने में हार पहनकर स्वागत कराते कराते अपराधी बाहर आते हैं। ये अब संभव नहीं होगा मान्यवर, इसको हमने किया है। संपत्तियों का नुकसान ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह नीचे से ही आएंगे। आप कई बार थानों में गए होंगे, ढेर सारी साइकिलें देखी होगी, ऑटो देखी होगी, टेम्पो देखे होंगे, कोई दारू करने वाला, पूरा परेड का ग्राउंड थाना का ये संपत्तियों से हो जाता है। अब इसको संभालना नहीं है। 30 दिन में वीडियोग्राफी कर कर उसकी हराजी कर देनी है और पैसा कोर्ट में जमा करना है। निपटान होने के बाद मान्यवर, एक आदमी आज एसपी है एक एसपी है, इसने अपने पहले पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है। कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें एसपी का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। वो जब उसकी सुनवाई आती है तब डीजीपी बन जाते हैं और उसको बुलाते हैं। ना उनको कुछ याद होता है ना कुछ मालूम है। इतने 25-30 साल के बाद की बात हमने कह दिया कि जो एसपी होगा उसके किए हुए नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा वो ही गवाही देगा डीजीपी को। अगर कोर्ट कोई मामले में उनकी सीधी पूछताछ या बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहती है तो ही उसको समन कर सकती है, मगर वो कोर्ट को निर्णय करना है और किसी को मान्यवर नहीं दिया है। हमने ऑनलाइन सिर्फ पहले उपस्थिति दर्ज कराते थे 15 दिन में जेल में से, अब पूरी ट्रायल ऑनलाइन हो सकते हैं। आप चेन्नई हो तो भी गवाह अहमदाबाद की कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है। इसकी क्रॉस भी हो सकती है। सभी कुछ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। फॉरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है और मान्यवर आपको आनंद होगा, अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई आसाम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है। मान्यवर, ढेर सारे प्रोविजन करे हैं। छोटे मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस, जेलों का बर्डन भी घटेगा और मानवीय बात है। पहली बार अपराध हो गया है, छोटा मोटा अपराध है, जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में उसको न रखे। पहली बार भारतीय न्याय प्रणालिका में कम्युनिटी सर्विस के कंसेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम ये बिल कर रहा है। मान्यवर, बड़ा आनंद है। मान्यवर, इसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव करे हैं। मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करा है जो युग परिवर्तनकारी है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है। ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, इसकी डिटेल व्याख्या की है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशन, इसको कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ऐड किया गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की हमने अनुमति दी है।
कागजी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। अब पेन ड्राइव 50,000 पेज का चार्जशीट नहीं आएगा, एक पेन ड्राइव आपके पास आएगा जो आपके वकील के कंप्यूटर में डालकर देखना है। तो इस प्रकार की भी हमने करी है। साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख मैचिंग हैश मान देने पर भी हमने व्यवस्था करी है और पूरी ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सके इसको भी कानूनी जाती है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है। किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनल बुलाने की जरूरत है तो उनके पास ये अधिकार है और मैं मानता हूँ ये अधिकार न्याय के हित में जरूरी है। तो इतने केस के अंदर हमने न्यायाधीशों को अधिकार दिया है मान्यवर। और दस्तावेजों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जुड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी, थाने में जाती है एफएसएल की रिपोर्ट मिली भगत से सालों तक कोर्ट में थाने से नहीं पहुंचती है। अब कंपलसरी कर दिया, मेडिकल रिपोर्ट थाने में भेजोगे, कॉपी एक रजिस्ट्रार को कोर्ट के भेजोगे तो उसी दिन कोर्ट में चली जाएगी तो थानेदार भी समझ जाएगा वहां पहुंची गई तो वो भी रख देगा मान्यवर। और इस प्रकार के ढेर सारे छोटे लगभग कई बदलाव कर हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कानून कोई परिपूर्ण कभी बन ही नहीं सकता, समय बदलता है, जरूरियातें भी बदलती है, मगर हमने कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ मान्यवर 100 साल की टेक्निक के अंदर जो बड़ी बदलाव होंगे, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर ढेर सारे इसके एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया है। वो टेक्निक तो आज है ही नहीं तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो टेक्निक के लिए ओपन है और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। तो हमने बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है और ये सारी चीजों में इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन और इसकी गुप्तता पर भी बहुत बड़ा ध्यान देकर एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का प्रयास किया है मान्यवर। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं ये कानून इतने सालों के बाद, आजादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है और भारतीय दर्शन भी है। ये विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का देने वाला कानून बनने वाला है। ये त्वरित न्याय के हमारे मूल भारतीय न्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और ये कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है मान्यवर। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर आपका हिस्सा बहुत बहुत I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nyay Sanhita 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Nyay Sanhita 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 358 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clauses 2 to 358 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1,
the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 531 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 531 are adopted. The first schedule and the second schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of Bharatiya Sakshya Bill 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Sakshya Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 170 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 170 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. That may also be brought on record. Yes, when I said those against please say no, there was no voice. And my hearing capacity is very high. Even low decibel I receive. So these three bills that create history have been passed unanimously. Announcement regarding special mentions. The approved text of permitted special mentions of honorable members Dr. Amar Patnaik,
Shri Sushil Kumar Modi, Shri Niranjan Bishi, Dr. M. Thambid Rai, who are present now, shall be treated as laid on the table. Honorable members, today we have come to the conclusion of the 262nd session of Rajya Sabha. During the course of the session, we have successfully undertaken significant legislative activities with informed and insightful debate. A total of 17 bills, including important path-breaking bills related to Jammu and Kashmir, appointment of election commissioners, the post office bill, the telecommunications bill, and the three bills, namely Bharatiya Sakshya Bill, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, were passed during this session. These three bills unshackled colonial legacy of criminal jurisprudence that was hurtful to the citizens of the country and favoring alien rulers. After the historic step of abolition of Article 370 and provision of 1/3 reservation for women in parliament and state legislatures, the House afforded the benefit of the same to the people of Jammu and Kashmir through the bills passed during the session. The post office bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These bills represented the spirit of Panch Pran that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kal. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions, adversely impacting our overall productivity, and finally stood at 79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this chamber. Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the Honorable Deputy Chairman, Shri Harivanshji, whose guidance, experience, eloquence, and expertise had helped to conduct the proceedings of the House smoothly. My thanks also to Secretary General and his entire team of officers who have ensured seamless functioning of this session with utmost dedication. I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year in a sense that will continue wholesomely for the prosperity of Bharat, and this House plays a constructive role in delivering so. Thank you. Jai Hind. National song.
House stands adjourned sine die.